जब यह लड़का ट्रेनिंग ग्राउंड में पहली बार आता है, वह एक लकड़ी के पुतले पर आसानी से वार करता है। उसकी हर हरकत एकदम सही और तेज है। एक आखिरी वार के तौर पर वह अपनी माना में माना भर देता है और 3 वारों में पुतले को पूरी तरह तोड़ देता है। लूशियन सोचता है कि उसने अपने टीचर को इम्प्रेस कर दिया है, लेकिन स्वॉर्ड मास्टर आइजन बस हंसता है और कहता है कि उसके मूव्स बिल्कुल बेकार हैं। हमारा लड़का हैरान रह जाता है। उसका शरीर खास है, जो माना के लिए सबसे अच्छा जरिया है। वह अपनी माना की ताकत को सबसे ज्यादा हद तक बढ़ा सकता है और पूरी दुनिया का सबसे ताकतवर तलवारबाज बन सकता है। फिर भी उसका तलवारबाजी का टीचर उसे बेकार कहता है। पता चलता है कि हमारे लड़के की 2 मुश्किलें हैं। वह अपनी तलवार एक किराए के सिपाही की तरह चलाता है और उसे उसमें माना भरने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। इतना काबिल शरीर भी सब कुछ नहीं कर सकता। एक अनुभव वाला माना यूज करने वाला उसे लड़ाई में आसानी से हरा देगा। फिर आइजन उसे दिखाता है कि असली तलवारबाजी कैसी होती है और लकड़ी के पुतले को एक ही वार में धूल बना देता है। उसके बाद वह लूशियन से कहता है कि अगर वह उसी लेवल तक पहुंचना चाहता है तो बिना थके ट्रेनिंग करे। कुछ दिन की ट्रेनिंग गुजर जाती है और लूशियन को आखिर में ईजान के साथ लड़ने का मौका मिलता है। वह जितनी ताकत से कर सकता है हमला करता है, लेकिन स्वॉर्ड मास्टर एक हाथ से सब कुछ रोक देता है। लूशियन हर तरफ से अलग अलग मूव्स ट्राई करता है, लेकिन कुछ काम नहीं करता। आइजन सब कुछ आसानी से रोक देता है। ऊपर से किया गया एक ताकतवर वॉर भी नाकाम हो जाता है और लूशियन पीछे धकेल दिया जाता है। तब आइजन आगे बढ़ता है हमला करने के लिए, माना से भरी तलवार के साथ। अगर लूशियन उसे रोक नहीं पाता तो वह खत्म हो जाएगा, तो वह भी अपनी तलवार को चार्ज करता है। उनकी तलवारें माना के एक धमाके के साथ टकराती हैं। लूशियन हमले का जवाब दे पाता है और आइजन की तलवार को भी पीछे धकेल देता है। स्वॉर्ड मास्टर हैरान रह जाता है। उसने कभी इतनी ताकतवर माना पहले महसूस नहीं की। इस लड़के ने सिर्फ कुछ दिनों में जो तरक्की की है वह कमाल है। जब उनकी ट्रेनिंग खत्म होती है, पूरा ट्रेनिंग ग्राउंड टूट फूट गया है, जिससे नौकर सोचने लगते हैं कि वह कैसी ट्रेनिंग कर रहे थे। लूशियन पास में बैठा है, अपने कांपते हाथों को देखते हुए और अपनी टूटी हुई लकड़ी की तलवार को, और उसे सिर्फ एक बात का अफसोस है, अगर उसे यही ट्रेनिंग और टीचर अपनी पिछली जिंदगी में एक किराए के सिपाही के रूप में मिला होता तो वह इतनी बुरी तरह नहीं मरता, बिना किसी मौके के भी। जो किराए का सिपाही मरता नहीं, वह तीसरे दर्जे का होता है। उन्हें यही बताया जाता है। किराए के सिपाहियों को बहुत पैसे मिलते हैं क्योंकि उनसे उम्मीद की जाती है कि वह अपने मालिकों के लिए जान दे देंगे। ये वही बकवास है जो हर किराए का सिपाही सुनता है। जेक की नजर में सब अमीर लोग एक जैसे होते हैं। जब वह मुश्किल में होते हैं तो वह अपने खजाने खोल देते हैं, जमीन का वादा करते हैं और बड़े बड़े ओहदों की बातें करते हैं। जब चीजें खराब हो जाती हैं तो वह अपनी बात बदल देते हैं। अचानक बहाने, इल्जाम और झूठी ईमानदारी शुरू हो जाती है। जेक ने बड़े घर के बच्चों से ऐसी बहुत सी बातें सुनी हैं जो सही नहीं है, लेकिन कुछ भी उसके बराबर नहीं है जो उसे अब करने को कहा जा रहा है। उस अमीर कमांडर का आखिरी हुक्म खुदकुशी है। सीधी और साफ बात है। फैंग मर्सनरीज के कैप्टन के तौर पर जेक को हंसी आ जाती है। उस जैसा बेकार किराए का सिपाही से उम्मीद की जाती है कि वह एक नाइट की इज्जत के साथ मरेगा, जिसे एक आखिरी मिशन दिया गया है। फौज बुरी तरह हार चुकी है, शहर जल रहा है, किला टूट रहा है। बागियों की तलवारें पहले ही क्रॉफर्ड फैमिली की गर्दन पर हैं और भागने की कोई जगह नहीं बची है। जेक नुकसान कम करने के लिए तैयार है और गायब होने के लिए। अगर एम्पायर का सबसे काबिल कमांडर भी हार मान चुका है तो क्या फायदा। अफसोस की बात है कि जेक ने जिस एक अच्छी अमीर आदमी से मुलाकात की थी वह इस हाल में आ गया है। प्लान सीधा है। जब बाकी कल अपना आखिरी हमला करेंगे, जेक और उसके आदमी कमांडर के पास खड़े रहेंगे और रोक कर रखेंगे जब तक क्रॉफर्ड्स भाग नहीं जाते। अगर यह नाकाम होता है तो जेक को भागने की इजाजत है जब कमांडर मर जाता है। पैसे एक कीमती रतन के रूप में मिलेंगे जो फैंग मर्सनरीज को 3 साल तक चलाने के लिए काफी होंगे। जेक मना कर देता है, सिर्फ इसलिए कि वह बहुत हंसता है। इसका मतलब ये नहीं कि वह बेवकूफ है। यह हुक्म उसके आदमियों को जिंदा ढाल बना देता है, जिनका मतलब है अपने मालिकों के लिए कुछ और सेकंड्स खरीदना। सब जानते हैं कि बाकी फैंग मर्सनरीज पर रहम नहीं करेंगे। कमांडर कुछ और कहता है, लेकिन ऐसा नहीं है। वह झूठ है जो चलेगा नहीं। बागियों के लिए जेक और उसके आदमी पक्के दुश्मन हैं। जंग के दौरान उन्होंने बहुत कुछ किया है यह नफरत कमाने के लिए। उन्होंने खुद को लाशों के रूप में छुपाया, मरे हुए लोगों के बीच में, फिर उठे और पीछे से गले काटे। इज्जत की कभी परवाह नहीं की, सिर्फ नतीजे मैटर करते थे। जेक ने इस तरह से अनगिनत कमांडर्स को मारा है। यही एक वजह है कि क्रॉफर्ड इतने टाइम तक जिंदा रहे। बागियों को शायद जेक का सर लॉर्ड क्रॉफर्ड से भी ज्यादा चाहिए। कमांडर यह जानता है, इसलिए जेक और उसके आदमी इतने अच्छे शिकार हैं। जब जेक बात मानने से मना करता है, कमांडर उसे मारने की धमकी देता है और जबरदस्ती मर्सनरीज पर कब्जा करने की। एम्पायर के सबसे माहिर नाइट की तलवार के सामने जेक लड़ने की तैयारी करता है। तो अब एम्पायर का सबसे इज्जतदार आदमी ऐसा दिखता है। कोई माफी इसको सही नहीं ठहरा सकती। हैरानी की बात है, ये जेक को ठीक लगता है। एक बेकार आदमी को मारना एक इज्जतदार आदमी से आसान है। उसके बाद कोई कड़वा एहसास नहीं होता। उसका सबसे अच्छा ऑप्शन है कमांडर का सर बागियों को देना और भाग जाना, लेकिन वह बेहतर जानता है इस आदमी ने उसके लिए पहले ही तैयारी कर रखी है। शायद बाकी 2 कमांडर लेवल के सर फैंग मर्सनरीज की आजादी के बदले में मान लेंगे। जेक अपनी जान देने को तैयार है। उसने उन लड़कों को अपनी मतलबी ख्वाहिशों के लिए जंग में घसीटा।
वह सब एक साथ गरीबी से निकले थे, एक सपने के पीछे। उन्होंने उस पर भरोसा किया और उसके पीछे नरक तक गए। इसके लिए वह जिम्मेदार है, क्योंकि वह उनका कैप्टन है और यही एक कैप्टन करता है। यह सुनकर कमांडर को याद आता है कि असली नेतृत्व का क्या मतलब होता है। उसे शर्म आ जाती है। किसी और जिंदगी में वह क्रॉफर्ड्स के बजाय खुशी खरुशी जेक जैसे किसी की सेवा करता। अब और टाइम नहीं है। जेक हमला करता है। कमांडर हिलता नहीं है। वह जेक से कहता है कि उसे कभी माफ न करे और फिर उसे काट देता है। उनके बीच का फर्क बहुत ज्यादा है। जेक का सर पल भर में अलग हो जाता है। तुम इस टैलेंट नाम की बुरी चीज को हरा नहीं सकते। उसे उम्मीद है कि यह काफी होगा। उसके आदमियों को भागने का हुक्म दिया गया था। अगर वह वापस नहीं आता। वह तलवार से जिया, उसी से मरना सही लगता है। जैसे ही उसके ख्याल धुंधले होते हैं, एक सवाल रह जाता है। अगर वह एक अमीर की तरह उसी मौके के साथ पैदा होता तो वह कितनी दूर तक जा सकता था। फिर कुछ नहीं था, जब तक होश वापस नहीं आता। जेक अपनी होश में आता है, एक लड़के की घबराई हुई मिन्नत सुनते हुए। इसे समझने से पहले एक भारी हाथ उसके गाल पर पड़ता है, जिससे वह पूरी तरह जाग जाता है। एक लड़का उसके ऊपर खड़ा है, असली आंसू रो रहा है और उसे मास्टर लूशियन बुला रहा है। उसे लगता है कि यहाँ कुछ बहुत गलत है। सबसे पहले उसका दागदार, अनुभव वाला और पुराने कपड़े जैसा टूटा फूटा शरीर गायब है। उसकी जगह पर एक यंग मास्टर का शरीर था, इतना साफ और ताजा जिसमें ताजी घास की खुशबू थी। दूसरी बात, यह नाक पोंछा लड़का कौन था जिसने उसके गाल पर थप्पड़ मारा और जोर जोर से रो रहा था। लड़के ने सोचा कि वह मर गया था। लड़के का दिल यह बर्दाश्त नहीं कर पाया। एक पर्सनल नौकर के तौर पर उसे मार दिया जाता और अपने मालिक के पास दफनाया जाता। सबसे बढ़कर यह फैमिली के लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल होती। जेक समझ नहीं पाया कि वह आदमी क्या बक रहा था। यंग मास्टर्स, पर्सनल नौकर, फैमिली, इन सब का उसकी जिंदगी से कोई लेना देना नहीं था। आखिरी चीज जो उसे याद थी वह उसकी खूनी मौत थी। दुनिया में उसका सर अभी भी कैसे लगा हुआ है। उसका दिमाग बहुत तेज चलने लगा। हालात को समझते हुए और आसपास देखते हुए उसने सोचा कि किसी तरह वह एक बिल्कुल अनजान आदमी के शरीर में आ गया है। यह अनजान आदमी एक खूबसूरत लड़का निकला जिसका चेहरा बहुत अच्छा था। वह खुद को आईने में देखकर तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पाया, सिर्फ उसकी बेदाग खूबसूरती से ही। उससे अमीर होने का एहसास आ रहा था। सजावट से लगता है कि यह एक ऐसे घर के वारिस का है जहां बहुत पैसा है और जानकारी चाहिए थी। उसने कुछ अनजान यादों को खंगाला और अपने नौकर का नाम हंस याद किया। शुरुआत में उसने हंस से पूछा कि कौन सा साल है। लड़के ने जवाब दिया कि यह इंपीरियल साल 845 है। बिल्कुल 15 साल पहले जब जेक मरा था। वह पास्ट में वापस आ गया है ताकि कोई शक न करे। उसने अपने दिमाग में याद रखा कि हर नई जानकारी पर हैरान नहीं होना है। पहले उसे वह करना है जो करना जरूरी है। अपने अगले सवाल के लिए उसने हांस से पूछा कि क्या उसे मरने की इच्छा है। यह सुनकर लड़का डर के मारे अपनी पैंट गंदा करने वाला था। एक मामूली नौकर की हिम्मत कैसे हुई अपने मालिक के बेहोश शरीर को बिना इजाजत के छूने की। धमकी भरे अंदाज में उसने लड़के से पूछा कि उसे याद दिलाए कि वह कौन है। गहरा झुककर हांस ने यंग मास्टर लूशियन वाल्डेक के खिलाफ इतनी बड़ी बदतमीजी करने के लिए माफी मांगी। बड़े घर वाल्डेक का तीसरा बेटा लूशियन ने उस अमीर नाम को तुरंत पहचान लिया। वाल्डेक फैमिली एक ऐसा सहारा है जिसने एम्पायर को अपनी लंबी हिस्ट्री में सहारा दिया है। एक ऐसा खास परिवार जो एम्परर के सबसे करीबी मददगार थे। उनके पास इतनी ताकत है जो खुद इंपीरियल फैमिली के बराबर है। 15 साल पहले यंग जेक एक गार्ड के तौर पर इसी जगह पर काम करता था। अपनी पुरानी नौकरी पर वापस आने के बजाय उसका जन्म ग्रैंड ड्यूक के तीसरे बेटे के रूप में हुआ है। अपनी पूरी जिंदगी उसे पैसों के लिए हर तरह की बेइज्जती बर्दाश्त करना पड़ा, अपनी नीची पैदाइश की वजह से। अब उसे कहीं से भी एक सुनहरी मौका मिल रहा है। शायद किस्मत उससे उम्मीद करती है कि वह अपने मरते हुए सवाल का जवाब ढूंढे। अगर भगवान यही चाहते हैं तो उन्हें अपनी आंखें खोलकर देखना चाहिए। पहली बार उसने लूशियन वाल्डेक बनकर सूरज की गर्मी महसूस की। वह सबको दिखाएगा कि वह कितना ऊपर जा सकता है और कैसे जिएगा। लूशियन ने कुछ शानदार कपड़े पहने और अपने कमरे से बाहर निकला। अपने मर्सिनरी के दिनों में वह हर तरह की जगह गया था, लेकिन कोई भी वाल्डेक ग्रैंड डुची की शान के बराबर नहीं थी। उसे जल्दी से जल्दी इन सब चमकदार चीजों की आदत डालनी होगी। उसने देखा कि सुबह से सब नौकर उसे अजीब तरह से देख रहे थे, आपस में कानाफूसी कर रहे थे। उसे लगा जैसे दुश्मनों ने उसे घेर लिया हो। हांस के हिसाब से यह तो नॉर्मल था। आखिर वह अब तक अकेले ही रहा था। वह उस कमरे में 1 साल और 2 महीने से बंद था। उसे यह सुनकर अजीब लगा कि एक अमीर बच्चा जिसे सब कुछ मिल सकता है वह दुनिया से दूर रहेगा। एक बड़े घर के आदमी का दिमाग उसके लिए एक राज था। उनकी तरह बिहेव करना मुश्किल था। इस जगह पर वह शक्तिशाली रक्षक रहता है जिसने एम्पायर को बचाया है, ग्रैंड ड्यूक सिगमंड वाल्डेक। वह आदमी ऐसा नहीं था जो अपने बेटे को 1 साल से ज्यादा बेड पर बेकार पड़ा देखता रहे। या तो यह लूशियन एक परेशानी वाला बच्चा है जिसे फैमिली ने छोड़ दिया है, या फिर कोई खास बात है जिसकी वजह से ग्रैंड ड्यूक उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे। कुछ देर के लिए अपने पिता से न मिलना ही बेहतर होगा, लेकिन अब यह थोड़ा मुश्किल हो सकता है। हेड बटलर एडविन खुद यंग मास्टर से मिलने आए हैं। यह आदमी बचपन में एक दुश्मन फैमिली से हॉस्टेज बनकर कासल में आया था। उसे उसकी अच्छी काबिलियत के लिए पहचाना गया और वह ग्रैंड ड्यूक सिगमंड का खास आदमी बन गया। सब में से लूशियन को इस आदमी से सबसे ज्यादा बचना चाहिए। वह जरूर समझ जाएगा अगर कोई नीचे तबके का आदमी बिहेव करेगा।
अच्छा हुआ कि लूशियन 1 साल से ज्यादा से अकेले ही रहा है। इस हालत में वह उस सबसे शरीफ आदमी की नकल कर सकता है जिसे वह जानता है, उसका कातिल कमांडर। एक प्यारी मुस्कान के साथ लूशियन ने एडविन को उसकी फिक्र के लिए शुक्रिया कहा और बताया कि वह अब काफी ठीक हो गया है। और उसने यह भी कहा कि वह फैमिली के काम देखने आया है जिन्हें उसने अपनी गैर मौजूदगी में छोड़ दिया था। हेड बटलर उसकी बातों से थोड़ी देर के लिए हैरान रह गया। उसे तसल्ली हुई कि यंग मास्टर में कोई बदलाव नहीं आया था। अच्छा हुआ लूशियन का शरीफ बनने का नाटक काम कर गया। उसने जल्दी से जल्दी उस हालत से निकलने की कोशिश की, लेकिन एडविन ने उसे जाने से रोक दिया। अभी ग्रैंड ड्यूक अपने बेटे से मिलना चाहते हैं। तुरंत लूशियन को उसके पिता के स्टडी रूम में लाया गया। ग्रैंड ड्यूक सिगमंड एक बहुत सख्त आदमी है। अभी वह लूशियन से पूछ रहे हैं कि वह अभी तक जिंदा क्यों है। जाहिर है लूशियन अपने इस सपोज्ड पिता के अजीब सवाल से हैरान रह गया। ड्यूक ने पिछले 1 साल की उसकी सब हरकतों को नजरअंदाज करने का सोचा था। उसने अपनी माँ की मौत को बहाना बनाया था ताकि वह एक नोबल होने की अपनी जिम्मेदारी से बच सके। एक बिगड़े हुए बच्चे की तरह बिहेव कर रहा था, लेकिन उसने आखिर वह हद पार कर दी जो उसे नहीं करनी चाहिए थी। सिर्फ खुद को लोगों की नजरों से दूर बंद करके नाटक करने से खुश नहीं था, उसने खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, अपनी जिंदगी को हल्का समझकर। अब सोचो तो, हांस का पहले का घबराना और रोना सच्चा लग रहा था। वह कहना चाहता था कि जरूर कोई गलतफहमी हुई है, लेकिन उसके पिता बहानों से थक चुके थे। आखिरी बार ग्रैंड ड्यूक सिगमंड उसके उस छोटे से दिमाग में छुपी सारी बातें सुनना चाहते थे। वह अपने कमजोर शरीर और हाथ पैरों का इस्तेमाल करके नींद की गोलियां क्यों खाएगा ताकि हंगामा हो। उसने इस बड़े घर में बहुत लंबे समय तक काम किया था। हैरानी नहीं कि उसे लूशियन की कोई याद नहीं थी। 15 साल पहले जब वह सिर्फ एक मामूली गार्ड था। ग्रैंड ड्यूक फैमिली का तीसरा बेटा लूशियन वाल्डेक। दुख की बात है कि वक्त से पहले मर गया था। ग्रैंड ड्यूक ने 4 अलग अलग माओं से 4 बेटे पैदा किए थे। यूएनसी तो बस ऐसे ही बच्चे पैदा कर रहा था। जेक ने इस बड़े फैमिली के लिए 10 साल काम किया था और नेचुरली वह यंग लॉर्ड्स और उनकी माओं से कई बार मिला था, लेकिन उसे लूशियन या उसकी माँ से कभी मिलने की कोई याद नहीं थी। लेडी वाल्डेक एक गंभीर बीमारी से जल्दी ही मर गई थी और उसका बेटा भी बाद में किसी अनजान वजह से मर गया। तब गार्ड जेक ने सोचा था कि माँ और बेटे की किस्मत खराब थी, बीमार और कमजोर थे। लूसियस की असली मौत की वजह छुपाई गई होगी। उसकी माँ की मौत, फैमिली में उसकी कमजोर पोजीशन और कई और दुखी करने वाली वजहों को देखते हुए उस नौजवान के लिए बोझ बहुत ज्यादा हो गया होगा। उसने आखिर नींद की गोलियां खाने का फैसला किया, बस जानलेवा डोज से थोड़ा कम। सच तो यह है कि वह बस अपने पिता से थोड़ा सा ध्यान पाना चाहता था। यह मदद के लिए एक पुकार थी, लेकिन उसने यह नहीं सोचा कि 1 साल तक अकेले रहने से उसके कमजोर शरीर को कितना नुकसान हुआ था। दवा के असर को झेल न पाने की वजह से उसकी मौत हो गई। लूसियस वाल्डेक ने गलती से अपनी आखिरी सांस ली। नए लूसियस को इस मुश्किल टॉपिक से बाहर निकलना होगा। ड्यूक एक ऐसे बेटे के लिए थोड़े बेरहम लग रहे थे जिसे उन्होंने 1 साल से नहीं देखा था, और डांट थोड़ी सख्त लग रही थी। चाहे सिगमंड खुद को कितना भी सख्त दिखाएं, वह फिर भी एक पिता है। उनके अंदर जरूर कुछ चल रहा होगा, लेकिन यह किसी और की फीलिंग्स का ख्याल रखने का वक्त नहीं था। लूसियस नोबल होने की हद से गिरने वाला था। अगर उसने गलत बात कही तो उसे खुद को सुधारने का दूसरा मौका नहीं मिलेगा। जब ड्यूक आखिरी वार्निंग देते हैं तो समझ लो कि वह उसे पूरा करेंगे। लूसियस को अपनी सुनहरी फ्यूचर में दरारें पड़ने की आवाज सुनाई दे रही थी। अगर उसने ग्रैंड ड्यूक को अपने काम का अच्छा जवाब नहीं दिया तो उसे कम से कम एक दूर के मोनेस्ट्री में प्रीस्ट बनकर भेज दिया जाएगा। वह अभी दुनिया को अलविदा कहने के लिए तैयार नहीं था। सबसे बुरा नतीजा यह होगा कि उसे एक सख्त उत्तरी इलाके में भेज दिया जाएगा, जहां उसे बर्फ के मैदानों की हद जमा देने वाली ठंड और भूखे जानवरों का सामना करना पड़ेगा जिंदगी भर। वह अपनी गर्दन काटने और एक नई जिंदगी शुरू करने से बस कुछ घंटे दूर था। फिर भी पहली असली मुश्किल सामने आ चुकी थी। लूसियस ने किसी उलझी हुई फैमिली मैटर को अपनी कीमती दूसरी चांस बर्बाद नहीं करने दी, तो वह बोल पड़ा जैसे उसके पिता ने कहा था। पहले उसने अपनी बेवकूफी से वाल्डेक नाम खराब करने और सबको, खासकर अपने पिता को, बहुत चिंता देने के लिए दिल से माफी मांगी। उसने अपनी गलती मानी और वादा किया कि वह ग्रैंड ड्यूक जो भी सजा देंगे उसे खुशी से मान लेगा। लेकिन यह एम्पायर के सबसे शक्तिशाली आदमियों में से एक को हिलाने के लिए काफी नहीं होगा। अपने पिता की ममता को जगाने की बजाय उसने ड्यूक से कहा कि वह दिल खोलकर खरुश हो। जो हो गया वह बदला नहीं जा सकता। अपनी जिंदगी को, जो मौत के मुंह से वापस आई है, पिछले वक्त से जोड़ने की बजाय वह आगे के अच्छे फ्यूचर के लिए मेहनत से जीना चाहता है। उसकी बात, यकीन और कॉन्फिडेंस ने उसकी बातों को सच बना दिया। लेक्चर देने की बजाय उसने अपने सामने वाले आदमी से गुजारिश की, एक ग्रैंड ड्यूक की तरह नहीं बल्कि एक पिता की तरह एक हिम्मत देने वाला शब्द कहे। लूसियस का मानना है कि जो बच्चा गलत है उसे अपने माँ बाप के सामने दिल से पछताना चाहिए, और माँ बाप को ऐसे बच्चे को खुशी से अपनाना चाहिए। क्या यह पिता और बेटे के बीच का सही फर्ज नहीं है जो ऊपर वाले के कानून से बांधे हैं? हेड बटलर एडविन यंग मास्टर की बातों की तारीफ से काफी हैरान था। उसने बच्चे की ऑरा और माहौल में बहुत बड़ा बदलाव महसूस किया। लूसियस उस कमजोर बच्चे से बहुत अलग बिहेव कर रहा था और बोल रहा था जो हमेशा डरता रहता था। उसके सामने वाला नौजवान बिल्कुल अलग आदमी था। लड़के ने जो कुछ कहा था उस पर गौर करने के बाद ड्यूक सिगमंड को माँ बाप के फर्जों पर लेक्चर सुनना अच्छा नहीं लगा। फिर भी उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान दिखी।
अपने बेटे की बात सुनकर उन्हें एहसास हुआ कि वह इतना जी चुके हैं कि सब कुछ देख लिया है। अपने पिता की सख्त आवाज को थोड़ा नरम होते हुए सुनकर लूसियस ने अंदर ही अंदर चैन की सांस ली। जैसा उसने सोचा था, झुकने और घबराने की बजाय अपने पिता के सामने हिम्मत से खड़ा होना सही फैसला था। एक चूहे की तरह जो हमेशा डर डर के चलता है, उसकी बजाय ग्रैंड ड्यूक एक जंगली कुत्ते की हिम्मत को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, जो जानता है कि कैसे फैसले से हमला करना है। सिगमंड वाल्डेक को उसकी 10 साल की सर्विस अब काम आ रही थी। ड्यूक ने कभी नहीं सोचा था कि उनका सबसे दुखी बेटा मौत से वापस आने के बाद इतना हिम्मत वाला होगा, क्योंकि लूसियस ने खुद मेहनत का जिक्र किया था। सिगमंड ने अपने तीसरे बेटे से उसके आगे के प्लान्स के बारे में पूछा। सोच समझकर अपने शब्द चुनते हुए लूसियस ने जवाब दिया कि पहला कदम सबसे पहले अपने टूटे हुए शरीर को ठीक करना होगा। उसके बाद उसके दिमाग में उस सबसे टैलेंटेड फाइटर की तस्वीर चमकी जिसके साथ उसने कभी टीम बनाई थी और लड़ा था। एक बार जब उसका शरीर ठीक हो जाएगा तो वह तलवार चलाना ठीक से सीखना चाहता है और इस बार इसे सीरियसली लेगा। उसने सोचा कि ठीक से खाना और सोना आखिर उसकी ताकत वापस लाएगा और सब कुछ किसी न किसी तरह ठीक हो जाएगा। ड्यूक के चेहरे से गुस्सा गायब हो गया। वह अपने बेटे की हैरतअंगेज अच्छी बातों से प्रभावित थे। लूसिया ने जो कुछ कहा वह सिर्फ खोखली बातें हैं या नहीं, यह तो वक्त ही बताएगा। उसे शुरू करने के लिए ड्यूक सिगमंड ने हेड बटलर एडविन को बच्चे को कुछ देने की इजाजत दी जो मदद करेगा, उन कुछ शब्दों की बजाय जो अभी असर नहीं करेंगे। एक सुधरे हुए अकेले रहने वाले को मदद देना ज्यादा फायदेमंद होगा। एडविन ने उनके ऑर्डर्स मान लिए और अंदाजा लगाया कि इसमें ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। कमरे में लूसियस ही अकेला था, जिसे नहीं पता था कि वह बूढ़े लोग किस बारे में बात कर रहे थे। उसे यह समझने में ज्यादा वक्त नहीं लगा कि उसके पिता की मदद कैसी दिखती थी। कई गाड़ियां कासल तक आईं और अपना भारी सामान उतारा। मददगारों ने अनगिनत लकड़ी के संदूक उठाए और उन्हें घर के सामने लाइन से लगा दिया। हर संदूक के अंदर बेहिसाब दौलत थी, सोने के सिक्कों से लेकर कीमती गहने तक। लूसियस ने इतने सारे रिसोर्सेज कभी नहीं देखे थे, तब भी नहीं जब वह मर्सेनरी का काम करता था। क्या एक बड़े नोबल होने का यही मतलब है? उसे बिना कुछ किए इतना बड़ा अलावेंस मिला था। यह सारा खजाना सिर्फ 1 महीने के लिए था। उसकी जेबों में सोने के सिक्के भरे थे। शायद कुछ नया करने में इन्वेस्ट करना अच्छा होगा, कुछ ऐसा जो उसके कमजोर शरीर को पूरी तरह बदल दे। वह खुद को एम्पायर में सबको दिखाते हुए और सबसे बेहतर बनते हुए देख सकता है। उसे बस एक बहुत खास दवा बनानी है। अपने तीसरे बेटे से मिलने और बात करने के बाद ग्रैंड ड्यूक सिगमंड को अपने साफ सुथरे बगीचे में घूमने का मन किया। एडविन उनके पीछे पीछे चल रहा था जब वह अपने ख्यालों में थे। हेड बटलर के हिसाब से यह वह जगह थी जिसे लेट ग्रैंड डचेस लूशियन की मां मरने से पहले बहुत पसंद करती थी। ड्यूक ने इस पुरानी यादगार जगह पर कुछ वक्त से विजिट नहीं किया था। यह साफ था कि उन्होंने आज ही इसे बदलने का फैसला क्यों किया। यंग मास्टर लूशियन के अचानक बदलाव ने सिगमंड को पिछले दिनों की याद दिलाई होगी, भले ही बच्चा कुछ देर के लिए अपने पिता की नजरों से गिर गया था। ड्यूक को फिर भी उस लड़के के लिए थोड़ा प्यार था। आखिर वह ग्रैंड डचेस का बच्चा था जिसे ग्रैंड ड्यूक सबसे ज्यादा चाहते थे। खूबसूरत बगीचे के बीच में पहुंचने पर सिगमंड ने कहा कि उनका बेटा कितना बेचारा हो गया था। वह बच्चा हमेशा अपनी आंखें इधर उधर घुमाता रहता था, जैसे उसे अपने आसपास की हर चीज से डर लगता हो। अगर सिगमंड थोड़ी सी भी आवाज ऊंची करते तो वह एक मरे हुए कुत्ते की तरह रोने लगता था। लूशियन का रवैया लेट डचेस से इतना अलग हो गया था। सिगमंड ने उस पर लगभग हार मान ली थी। उन्होंने सोचा था कि लूशियन की अपनी माँ से सिर्फ शक्ल मिलती है, लेकिन सिगमंड का उस लड़के के बारे में ख्याल आज पहली बार बदला। उस मीटिंग के बाद उन्हें लगा कि वह गलत हो सकते हैं। एडविन ने भी यह बड़ा बदलाव देखा होगा। डरने की बजाय उस बच्चे ने अपने पिता की आंखों में सीधे देखा और हिम्मत से अपनी बात कही। वह दबाव में नहीं झुका और उसने सच्ची हिम्मत दिखाई। वह शुरू से जानते थे कि लूशियन का दिल नरम था। शायद वह अपने भाइयों से थोड़ा देर से खिला। आखिर उसमें ग्रैंड ड्यूक का खून था। फिर भी सिगमंड अपनी उम्मीदें बढ़ाने से बच रहे थे। अब से वह लूशियन को ऐसे काम देंगे जिन्हें सिर्फ कुछ अच्छी बातों से हल नहीं किया जा सकता। इसी बात पर एडविन ने एक आने वाली मुश्किल का जिक्र किया। उन्होंने लूशियन को दोबारा पैसे देना शुरू कर दिया था। यह बात बाहर पहले ही लीक हो चुकी थी। जांच करने पर एडविन को पता चला कि दूसरा यंग मास्टर जॉर्डी वाल्डेक इसमें शामिल था। और तो और जॉर्डी ने पहले ही अपनी चाल चल दी थी। उसने लूशियन की हेडमेड को निकाल दिया और अपनी खास आदमी को उस पोजीशन पर बिठा दिया, अपने छोटे भाई को कंट्रोल में रखने का साफ इरादा दिखाते हुए। सिगमंड समझते हैं कि उनके दूसरे बेटे के मन में छोटे वाले के खिलाफ मां के मामलों की वजह से गहरी फीलिंग्स हैं, लेकिन उसकी जिद चिंताजनक है। एडविन ने बीच में आने की पेशकश की, लेकिन ग्रैंड ड्यूक ने उसे मदद करने से रोक दिया। भले ही यह उसके लिए बहुत सख्त हो सकता था, जिसने अभी पहले कदम उठाए थे। जॉर्डी की बुरी हरकतें सिर्फ छोटे मोटे ट्रिक्स हैं जो काम नहीं करते। अगर लूशियन ने अपने आसपास को पहले ही ठीक से संभाला होता। वही क्या, इसे बस एक कीमत मान सकते हैं जो तीसरे वाले को चुकानी पड़ेगी, क्योंकि वह जल्दी होश में नहीं आया। सिगमंड अभी देखना चाहते हैं कि उनका बच्चा ऐसी मुश्किल को कैसे हैंडल करेगा। अगर लूशियन फेल होता है तो यह उसकी गलती होगी। वाल्डेक फैमिली का खून ही चाबी है, लेकिन दरवाजा हमेशा अपनी ताकत से ही खोलना चाहिए। यही शेर का तरीका है। कुछ दिन बाद लूशियन वापस अपने कमरे में खुद को बंद कर चुका था और हांस दरवाजे पर खड़ा था, जिससे उसके स्टाफ में चिंता वाली बातें शुरू हो गई थीं। 3 दिन हो गए थे जब से रुके हुए पैसे दोबारा मिलना शुरू हुए थे।
जब वह भरे हुए संदूक आए तो हांस अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाया। यंग मास्टर ने इतने सारे पैसे मिलने का रीजन यह बताया कि ग्रैंड ड्यूक से बात अच्छी रही। पिता और बेटे के खराब रिश्ते को देखते हुए हंस समझ गया कि यंग मास्टर के लिए यह बिल्कुल भी आसान नहीं रहा होगा। पर्सनल नौकर को अपने बॉस को दुख में डूबे रहने की बजाय आगे बढ़ते देखकर बहुत गर्व महसूस हुआ। हांस को पता नहीं था लूशियन का दिमाग इस दौलत से खुलने वाली पॉसिबिलिटीज से घूम रहा था। इतने सारे रिसोर्सेज के साथ उसके पास शायद इतना सब कुछ था कि वह अपने कमजोर शरीर को पूरी तरह बदल सके। अगर वह दवा बना लेता है तो आइडियल फिजिकल फॉर्म उसकी पहुंच में है। उसे सिर्फ 3 दिन लगे सपोर्ट फंड को खत्म करने में अपने कमरे को एक गंदी ड्रग डेन में बदल दिया। वह अपनी मेथोडोलॉजी को परफेक्ट करने के लिए लगातार काम कर रहा था। हांस अब तक क्यूरियोसिटी से भरा होगा, लेकिन उसे बिना सवाल किए दरवाजा अच्छे से गार्ड करते देखना उसकी वफादारी दिखाता है। लूशियन की वर्क टेबल पर ऐसे ब्रूइंग टूल्स थे जिन्हें एक ग्रैंड ड्यूक का बेटा अपनी जिंदगी में कभी नहीं छूता। उसके चारों तरफ बहुत महंगी जड़ी बूटियों के क्रेट्स थे जो सिर्फ चांदनी में उगती हैं। इस वक्त तक उस रेयर मूनलाइट हर्ब का आम इस्तेमाल भी डिस्कवर नहीं हुआ था। लूशियन ने अपना पूरा महीने का अलाउंस खर्च कर दिया जितना वह खरीद सकता था। सबको लूशियन अभी एक पागल आदमी लग सकता है, लेकिन 1 साल बाद ये फैसला बहुत फायदा देगा। मूनलाइट हर्ब की कीमत 10 गुना बढ़ जाएगी, नहीं 20 गुना से भी ज्यादा। वह बेसिकली 2010 में फूल के शेप का बिटकॉइन खरीद रहा था। अब जब वह खुद इस चमत्कारी जड़ी बूटी से वैल्यू निकालने पर काम कर रहा है तो उसे अल्केमिस्ट गिल्ड की हिम्मत के लिए नया सम्मान मिला है। जब उन्होंने मूनलाइट हर्ब्स पर काम करना शुरू किया, कामयाबी शायद साफ नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत की और पूरे एम्पायर के सारे मूनलाइट हर्ब्स इकट्ठे कर लिए। उन्होंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा दांव खेला जब गिल्ड का फ्यूचर दांव पर था। उस हिम्मत की वजह से एल्केमिस्ट्स ने एक ऐसी अनोखी दवा बनाई जिसने पूरे एम्पायर को हिलाकर रख दिया। लोग उस चमत्कारी दवा को देवताओं का पीना कहते थे, नेक्टर। सिर्फ एक दवा को भगवान का नाम देने की वजह से एल्केमिस्ट गिल्ड पर चर्च की तरफ से भगवान का अपमान करने का इल्जाम लगने का खतरा था। लेकिन जब नेक्टर का असर लोगों को पता चला तब सब लोग उसे पाने में इतने बिजी हो गए थे कि पिघी पे सचे भगवान का अपमान करने के इल्जाम भूल गए। 3 दिन तक अपनी एल्केमी सेट पर मेहनत करने के बाद लूशियन ने आखिरकार नेक्टर का एक सफल बैच बना लिया। नेक्टर ने एक ऐसी बात को चुनौती दी जो हजारों सालों से कभी गलत नहीं मानी गई थी। एक मार्शल आर्टिस्ट कितना आगे जा सकता है यह उसके पैदा होते ही तय हो जाता है। बहुत लंबे समय तक उस हद को एक पक्का नियम माना जाता था जिसे कोई तोड़ नहीं सकता। पैदाइशी फितरत पहले से ही तय होती थी और किसी का शरीर कभी बदला नहीं जा सकता। यह पुरानी सोच नेक्टर की वजह से जल्दी ही टुकड़े टुकड़े हो गई। सिर्फ एक बॉटल पीने से यह उन लोगों को भी एक अच्छा योद्धा बना सकती है जिनमें बिल्कुल भी टैलेंट नहीं है। जो उसने जल्दी से अपने कमरे में बनाया था वह असली वाले जितना असरदार नहीं था। आखिर वह कोई असली अल्केमिस्ट तो नहीं है, उसे तो सिर्फ बड़े पैमाने पर बनने वाली चीजें बनाना आता है। लेकिन यह बॉटल काफी होनी चाहिए अभी उसके बहुत टूटे हुए शरीर को ठीक करने के लिए। उसकी किस्मत अच्छी थी कि वह वक्त में वापस आ गया ताकि ये सब हो सके। बाद में जब पूरे एम्पायर में गड़बड़ का दौर शुरू हुआ तो सबसे पहले अल्केमिस्ट गिल्ड को जलाया गया। सरकारी लोगों ने नेक्टर की रेसिपी को एक ऐसी चीज माना जो ताकत का संतुलन बिगाड़ सकती है। अपने तख्तों पर बैठे लोगों ने असली रेसिपी को इतिहास से मिटाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ लोगों ने काफी क्लूज इकट्ठे कर लिए और कुछ वैसा ही बना लिया। उनमें से एक जेक द मर्सनरी था। ज्यादा लोग जिन्होंने मूनलाइट हर्ब पर एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की वह उसके साइड इफेक्ट से मर गए, लेकिन वह कामयाब रहा। बिना किसी हिचकिचाहट के जेक मूनलाइट हर्ब ले पाया, वह मूनलाइट हर्ब ले पाया। लूशियन ने नए बने नेक्टर की बोतल खोली और उसके अंदर का सब कुछ पी गया। ऐसा करते ही वह पहला इंसान बन गया था जिसने कुदरत की ताकत को अपनी ताकत में बदल दिया था। यह इस बात पर डिपेंड करता है कि एनर्जी का दौरा कितना अच्छा होता है। वह अपने शरीर में फैल रही माना की ताकत को इस्तेमाल करके खुद को और बेहतर बना सकता था। जो ताकत और क्वालिटी कोई निकाल सकता है वह हर इंसान में बहुत अलग होती है। नेक्टर की चमत्कारी ताकत का इस्तेमाल करके उसने जबरदस्ती अपने शरीर के अंदर के बंद रास्तों को खोलना शुरू कर दिया। लूशियन ने सोचा था कि जब उसके रास्ते खुल जाएंगे तो दवा का असर खत्म हो जाएगा, लेकिन वह गलत था। आमतौर पर इस प्रोसेस की वजह से बहुत दर्द होना चाहिए, लेकिन उसे बिल्कुल ठीक लग रहा था। इसके उल्टा बहुत सारी माना बिना किसी रुकावट के उसके पूरे शरीर में फैल रही थी, जैसे वह अपनी सही जगह ढूंढकर बैठ रही हो। एक नए पैदा हुए बच्चे के शरीर में भी आमतौर पर ऐसी गंदगी होती है जो कभी न कभी खून के दौरे को रोक देती है। क्या ऐसा हो सकता है कि लूशियस वाल्डेक पैदाइशी तौर पर ही उन महान लोगों में से है जिन्हें कुदरत ने खास ताकत दी है? जब सूरज डूबने लगा, हांस के घबराहट में इधर उधर चलने की आवाज लूशियन के कमरे के बाहर सुनाई दे रही थी। आखिरकार वह दरवाजा जो पिछले कुछ दिनों से बंद था थोड़ा सा खुला। यंग मास्टर आखिरकार अपनी तन्हाई से बाहर निकला और हांस से पूछा कि जब वह अंदर बंद था तो कुछ हुआ क्या। हमेशा की तरह वह रोने वाला नौकर परेशानी में अपने मालिक के पास दौड़ा। हांस ने बार बार यंग मास्टर को आवाज देने की कोशिश की, लेकिन उसे कभी कोई जवाब नहीं मिला। वह सिर्फ दिन रात दरवाजे की रखवाली कर सकता था। वह डर गया था कि कुछ हो गया है या लूशियन फिर से अकेला रहने लगा है, लेकिन सच्चाई इससे बहुत अलग थी। यंग मास्टर की आंखें पहले से भी ज्यादा तेज हो गई थीं। उसे सबसे ज्यादा जानने वाला होने की वजह से हांस समझ गया था कि कुछ तो जरूर बदला है।
लूशियन एक अलग इंसान लग रहा था और महसूस हो रहा था। बाहर से अभी कोई बड़ा बदलाव नहीं दिखेगा। अपने फैंसी कपड़ों के नीचे वह अभी भी एक पतला बच्चा है, सिर्फ हड्डियां और चमड़ी। उसे ठीक करने के लिए अभी भी अच्छे खाने और वक्त की जरूरत है। जो असल में मैटर करता है वह अंदर का बदलाव है। अभी उसका दिल सबसे शुद्ध माना को तेजी से पंप कर रहा है। अंदर से वह बहुत तेजी से बदल रहा है। लूशियन की पैदाइशी बनावट ने इस रिजल्ट को पॉसिबल बनाया। नेक्टर का बिना रुकावट वाला असर महसूस करते हुए उसे यकीन हो गया है कि उसके शरीर की ताकत उसे उन महान लोगों की कैटेगरी में रखती है जो दुनिया बदलते हैं। अगर सब कुछ ठीक रहा तो वह 1 साल से भी कम समय में एक मर्सनरी कैप्टन के रूप में अपनी सबसे ऊंची ताकत को भी पार कर सकता है, क्योंकि हांस ने पिछले कुछ दिनों में उसकी बहुत मदद की थी। वह एक तरह से उस लड़के का एहसानमंद है। वह मानता है कि इनाम और सजा हमेशा साफ होनी चाहिए। लड़के के कंधे पकड़कर उसने हांस से ध्यान से सुनने को कहा। उसने हांस को सलाह दी कि वह अपनी सारी बचत अपने अंडरवेयर तक खाली कर दे और उससे एक बहुत फायदेमंद इन्वेस्टमेंट में लगा दे, बिल्कुल शुरू से। ऐसा करो। और लूशियन ने वादा किया कि वह उस गरीब नौकर को सबसे आसान पैसा देगा जो वह कभी कमा सकता है। एक दयालु संत की तरह महसूस करते हुए लूशियन ने हांस को शामिल करने का वादा किया जैसे ही इन्वेस्टमेंट बहुत बढ़ेगी। वह पूरी तरह से सीरियस था। उसके जमाने में कोई भी नोबल ऐसे नौकर का ख्याल नहीं रखता था। चमत्कारी दवा पीने के 1 हफ्ते बाद लूशियन का मन किया कि वह पास के शांत जंगल में घूमने जाए। वह पूरी सैर के दौरान सीटी बजा रहा था और गुनगुना रहा था, जबकि हांस अपने यंग मास्टर को ऐसे देख रहा था जैसे वह पागल हो गया हो। लूशियन बस ऐसी जन्नत जैसी जिंदगी की तारीफ कर रहा था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि जिंदगी इतनी आरामदायक हो सकती है। ड्यूक के घर में जब भी वह राजा की तरह खाना चाहता था तो स्वादिष्ट भोजन आ जाता था। उसका कमरा बिना उसके कुछ किए साफ और चमकता रहता था। नौकरानियां बिना कहे उसका बिस्तर भी तैयार कर देती थीं। जब वह सिर्फ एक मामूली मर्सिनरी था तो भूखा रहना उसकी रोज की आदत थी। नोबल होने की सुविधा की वजह से वह पूरी तरह से अपने शरीर को ठीक करने पर ध्यान दे पाया है। उसने एक मसला भी हल कर लिया जो पिछले 1 हफ्ते से उसे परेशान कर रहा था। उसने जेक के होने के बारे में रिसर्च की है, जिसे इस टाइमलाइन में हाउस वाल्डेक का गार्ड होना चाहिए था। गार्ड्स के मौजूदा कैप्टन से पूछने पर उसे पता चला कि जेक नाम के आदमी जैसा कोई भी कभी अप्लाई नहीं किया था। जिस जगह पर वह 10 साल से काम करता था वह अब किसी और आदमी ने ले ली है जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा। अभी के लिए यही सबसे अच्छा है। अपने पिछले रूप से मिलने से कुछ अच्छा नहीं होगा, यह तो ध्यान भटका सकता है। और वैसे भी उसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वह अपने पिछले रूप का सामना कर सके। वह शायद वहीं शर्म से मर जाएगा। जैसे ही वह शांत जंगल में अपनी मंजिल के पास पहुंचे, हांस ने आगे बढ़ने पर अपना शक जाहिर किया। पिछले लूसियस को हमेशा ट्रेनिंग ग्राउंड्स में कदम रखना नापसंद था, लेकिन अभी वाले लूशियन को बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता। हांस ने अपने मालिक को याद दिलाया कि जब पिछली बार लूसियस को दूसरे यंग मास्टर ने डांटा था तब उसने कसम खाई थी कि वह उस खराब जगह पर कभी वापस नहीं आएगा। हांस के रिएक्शन से यह समझना आसान है कि तब क्या हुआ होगा। ग्रैंड ड्यूक के घर के एक नोबल बच्चे के लिए तलवार चलाना सीखना एक जरूरी चीज है। उसके बड़े भाई जॉर्डी ने ट्रेनिंग ग्राउंड्स को उसे नीचा दिखाने के लिए सही जगह बनाया होगा, तलवार ट्रेनिंग के नाम पर। उसने छोटे लूशियन के दिमाग में पूरा डर भर दिया था, यह पक्का करते हुए कि उत्तराधिकार का कोई भी दुश्मन फिर कभी ट्रेनिंग ग्राउंड्स में कदम न रखे। यह समझना आसान है कि जॉर्डी ने ऐसी बेरहम चीज क्यों की होगी, लेकिन अब उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो कुछ भी पिछले समय में हुआ वह पिछले समय की बात है। अब उस डर को खत्म करने का वक्त है। हांस को बस थोड़ा भरोसा रखना है और अपने मालिक के पीछे चलना है। ट्रेनिंग ग्राउंड्स के अंदर वाल्डेके के नाइट्स में खुसर पुसर होने लगी, यह सुनकर कि तीसरा यंग मास्टर अपनी मर्जी से उनकी पवित्र जगह पर आया था। एक मूंछों वाला नाइट खास तौर पर परेशान था कि वाल्डेक फैमिली के उस लड़के ने ट्रेनिंग ग्राउंड्स में कदम रखने की हिम्मत की। वह इसे एक मौका समझता है उस बच्चे को याद दिलाने का कि पिछली बार जब वह यहाँ आने की कोशिश कर रहा था तो क्या हुआ था। सबसे पहले उसने किसी को भेजा ताकि तीसरे बेटे के आने की खबर उस आदमी को दे जो ग्राउंड्स की देखभाल करता है। मिस्टर मस्टाश ये पक्का करेगा कि बॉस के आने से पहले सब कुछ अच्छे से तैयार हो जाए। फैसिलिटी में घुसते ही लूशियन ने एक ऐसी जगह देखी जिसका उसने कभी सपना भी नहीं देखा था। रैक्स में बहुत सारे एक्स्ट्रा हथियार रखे हुए थे। ट्रेनिंग में उनके टूटने की चिंता करने की जरूरत नहीं थी। जगह और स्टेज बहुत खुले थे जो सीरियस मूवमेंट के लिए परफेक्ट थे। यह सोचकर भी अजीब लगता है कि यह सब सिर्फ एक इंसान की प्राइवेट फैसिलिटी है। अगर उसे और उसके लड़कों को ऐसी जगह पर ट्रेनिंग करने का मौका मिलता तो शायद उनमें से कुछ और ज्यादा जीते। उसकी यादें टूट गई मूछें घुमाने वाले नाइट की खराब आवाज से। उसने तीसरे यंग मास्टर को अंदर आते देखकर मजाकिया हैरानी जाहिर की। मिस्टर मस्टाश ने लूशियन को याद दिलाया कि पिछली बार क्या हुआ था जब यंग मास्टर जॉर्डी ने तीसरे बेटे को सबके सामने सबका सिखाया था। उसने उस घटना को एक भेड़ के बच्चे से कंपेयर किया जिसे भेड़िया पीछा कर रहा हो। मूंछों वाले नाइट ने हंसकर और छुपके से लूशियन का मजाक उड़ाया, एक नौकर को योद्धाओं की पवित्र जगह पर लाने के लिए। उस नाइट का नाम हेनड्रिक है और उसके इंट्रोडक्शन में भी लूशियन का छुपा हुआ मजाक था। 1 साल पहले हेनड्रिक ने खुद लूशियन को तलवार चलाना सिखाया था दूसरे यंग मास्टर के साथ। उसे यह अनुभव अच्छा लगा था। पिछले लूशियन के लिए यह बात नहीं कही जा सकती थी। अपने बड़े भाई के अलावा इस हेनड्रिक ने भी तीसरे यंग मास्टर के अंदर तलवार चलाने का गहरा डर भर दिया था।
अभी वाला लूशियन पिछले लूशियन से बिल्कुल अलग था। इस मूंछों वाले कमीने को अपने सामने इतराते हुए देखकर बातें बहुत इंटरेस्टिंग हो गईं। पारंपरिक रूप से नाइट्स को इज्जत और वफादारी की निशानी माना जाता है। वह आमतौर पर नोबल फैमिलीज में पैदा होते हैं और बचपन से ही मार्शल आर्ट्स और अदब में सख्ती से ट्रेनिंग पाते हैं। एक बार जब वह जंग के मैदान और मिशन से काफी अच्छा काम कर लेते हैं तो वह अपने लॉर्ड से ऑफिशियली नाइटहुड पा सकते हैं, जिससे उनका दर्जा एक असली नाइट के रूप में बढ़ जाता है। लूशियन की राय में नाइट्स कुछ नहीं बस महंगे शिकार करने वाले कुत्ते हैं जो अपने मालिकों के फैंसी पट्टे पहने हुए हैं। उन्हें लॉर्ड्स और ऊंचे खानदान वालों को इज्जत देनी पड़ती है और उनकी खुशामद करनी पड़ती है जो उन्हें दौलत और इज्जत दे सकते हैं। उसके सामने खड़ा यह घमंडी कमीना हेनरिक वह भी ठीक से नहीं कर सकता। फैमिली में लूशियन की कमजोर पोजीशन शायद उसके खराब बर्ताव में एक वजह है, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत है कि वह बदतमीजी करे, ज्यादातर उस आदमी की वजह से जो उसके पीछे है। जॉर्डी की पकड़ उसे ऐसा महसूस कराती है जैसे उसे कोई छू नहीं सकता। सच कहूं तो लूशियन इस बेवकूफ इडियट को बहुत तेज ट्रेनिंग देना चाहेगा, उसकी सोच को बिल्कुल शुरू से तोड़कर फिर से बनाना चाहेगा और भी बहुत कुछ। अगर मौका मिलता तो उसे इस आदमी के साथ खेलने में बहुत मजा आता। बदकिस्मती से उसे यह याद रखना होगा कि अगर वह हद पार करता है तो उसके पिता कैसे रिएक्ट करेंगे, चाहे पसंद हो या न हो। नाइट्स एक नोबल घर की मुख्य लड़ने वाली ताकत होते हैं। वह कीमती चीजें हैं। कोई भी गलत सजा लॉर्ड और नौकर के बीच बिना वजह का तनाव पैदा करेगी। लूशियन अभी पूरी ताकत से नहीं जा सकता, यह सही वक्त नहीं है, एक साफ आवाज में उसने कहा। वह पिछले समय की एक छोटी सी घटना की वजह से ट्रेनिंग ग्राउंड से दूर नहीं रह सकता। उसने ऐलान किया कि अब से वह तलवार चलाना सीखने के लिए ज्यादा बार आएगा। उसने पहले ही बहुत सारा वक्त बर्बाद कर दिया है, उसे बहुत कुछ कवर करना है। तीसरे यंग मास्टर को तलवार चलाना सीखने की बात करते सुनकर हेनरिक हंसने लगा। उसने कहा कि लूशियन की उम्र देखते हुए अब तलवार चलाना सीखना बहुत देर हो चुका है। उसने समझाया कि 15 साल की उम्र के बाद शुरू करना नामुमकिन होगा। 16 साल के एक घर में बंद रहने वाले के लिए यह तो बस खत्म है। तलवार के रूप गुप्त टेक्निक्स और विरासत हैं जो उन लोगों ने छोड़ी हैं जो उनसे पहले आए थे। बस पूर्वजों द्वारा बनाए गए मूवमेंट्स को फॉलो करके नई जनरेशन को नई बातें समझ में आ सकती थीं। वह शरीर को भी सुधार सकते थे, जो पुरानी ज्ञान की सबसे अच्छी मिसाल थी। लेकिन तलवार के रूप सिर्फ उन लोगों के लिए हैं जिनमें शुरू से ही माना का खुला रास्ता हो। हेनरिक के हिसाब से वह माना के रास्ते 16 साल के बाद बंद हो जाते हैं। अगर लूशियन अब शुरू करता है तो यह सिर्फ फिजिकल एक्सरसाइज ही होगी। बिना ज्ञान के तलवार के रूप एक खोखली चीज की तरह है, बिल्कुल बेकार। शायद यह तीसरे यंग मास्टर को ज्यादा सूट करेगा। एक बेकार नोबल के लिए बेकार ट्रेनिंग। वह तो एम्पायर का सबसे बड़ा डांसर भी बन सकता है जब वह यह सब कर रहा हो। इस तरह वह बिना सोचे समझे तलवार घुमाने की बजाय यह ढूंढने में वक्त बचा सकता है कि वह असल में किस चीज के लिए बना है। हेनरिक ने यह भी सुझाव दिया कि लूशियन को बस अपने दिन बगीचों की देखभाल में बिताने चाहिए। आखिर इस दुनिया में हर किसी का एक रोल होता है जो उसे निभाना होता है। बाकी नाइट्स की खामोशी से लगता है कि वह हेनरिक के मजाक को सपोर्ट करते हैं। मूंछों वाला नाइट खुद पर बहुत गर्व कर रहा था, एक नोबल लड़के को नीचा दिखाने के लिए, उसे चुप करवाकर और कुछ भी बोलने के लायक न छोड़कर। सच तो यह है कि यह कहना कि माना का रास्ता 16 साल की उम्र में बंद हो जाता है एक पूरा झूठ है। ये ऐसी चीज है जिसे थोड़ी सी जांच से आसानी से पकड़ा जा सकता है, लेकिन हेनरिक को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर उसे कभी पकड़ा भी गया तो वह बस बेवकूफ बन जाएगा और चुपचाप बात को दबा देगा। उसका असली मकसद तो पहले ही पूरा हो चुका है। वह बस एक बेवकूफ बच्चे की उम्मीदों को पूरी तरह से तोड़ना चाहता था जो जवाब भी नहीं दे सकता। ट्रेनिंग ग्राउंड में हर रात लूशियन को एक बेचारा कीड़े की तरह देखता है जो डर से जमा हुआ है, भले ही उसे एक मामूली नौकर मजाक उड़ा रहा हो। जवाब में तीसरे यंग मास्टर ने उसकी बात मान ली और एक धीमी कांपती आवाज में जवाब दिया। उसने कहा कि हेनरिक की बात किताबों से थोड़ी अलग लगती है। जहां तक उसे पता है माना का रास्ता 16 नहीं बल्कि 25 साल की उम्र में बंद होता है। अगर वह अब शुरू करता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हेनरिक ने बदतमीजी से कहा कि वह सही है। लूशियन ने मौके का फायदा उठाया और अपने बड़े भाई जॉर्डी को फंसा दिया, यह पूछकर कि क्या हेनरिक का बॉस भी इस बात पर वही सोच रखता है। बेवकूफ हेनरिक ने कॉन्फिडेंस से जवाब दिया कि उसका बॉस उसे सपोर्ट करेगा। उसे पता भी नहीं था कि वह अभी एक चालाकी से बिछाए जाल में फंस गया है। लूशियन ने अफसोस किया कि हाउस वॉल्डेक शायद इन दिनों बर्बादी की तरफ जा रहा है। उसने अपने इस एक्ट में बेवकूफ हांस को भी शामिल कर लिया। तीसरे यंग मास्टर ने शिकायत की कि उसके सामने खड़ा यह बेवकूफ नाइट वह सबसे बेसिक बात भी नहीं समझ सकता जो गली का एक आम कुत्ता भी जानता होगा। कितने ही अच्छे टैलेंट्स की किस्मत को इस बेवकूफी ने छीन लिया होगा। अगर उसके घर के नाइट्स अपने छोटे दिमाग में एक बुनियादी सच्चाई भी याद नहीं रख सकते तो नाइट्स की अगली जनरेशन बर्बाद है। हेनरिक की जुबान की वजह से लूशियन अपने प्यारे भाई के खाली दिमाग पर इल्जाम लगा सकता था। अगर जॉर्डी अपने ट्रेनिंग ग्राउंड्स को ऐसी बेवकूफी से चलाता है तो यह घर के लिए शर्म की बात है और एक साफ संकट है। यकीनन हेनरिक जैसा एक मामूली नौकर लॉर्ड के अपने बेटे को धोखा देने की कोशिश नहीं करेगा। लूशियन की जोशीली बातें सुनकर मिस्टर मस्टाश थोड़ा लड़खड़ाया। ग्रैंड ड्यूक के बेटे को धोखा देने का इल्जाम लगना एक सीरियस बात है। वाल्डेक फैमिली का एक नाइट ऐसी छोटी हरकत नहीं करेगा, है ना?
गलत बात कहने के डर से हेनरिक अपनी पहले कही बात पर अडिग रहा। लूशियन इस मामले को सीरियसली आगे बढ़ाना चाहता है। इस तरह की लापरवाही को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अब वक्त आ गया है इस बड़े नाइट को दिखाने का कि जब वह गलत तरीके से जुबान चलाता है तो क्या होता है। सर हेनरिक को शायद बिल्कुल भी एहसास नहीं है कि यह मामला कितना सीरियस है। अगर वह सिर्फ लूशियन को जलील करना चाहता था तो दयालु यंग मास्टर उसे माफ कर देता। वह यह बात मानने को तैयार है कि हेनरिक और इस जगह पर बाकी सब लोग उसे दुश्मनी से देखते हैं क्योंकि उसने अपनी नोबल जिम्मेदारियां भुला दी थीं और बेकार में वक्त बर्बाद किया था। वह अपने लोगों को कभी नहीं डांटेगा अगर वह उसे जिम्मेदार ठहराते हैं। इसके अलावा अगर नाइट्स और उसका भाई जो एक ग्रैंड डुची का सहारा है गलत ज्ञान से टैलेंट को रिक्रूट करने में रुकावट डाल रहे हैं तो लूशियन चुपचाप नहीं बैठेगा और आंखें बंद नहीं करेगा। बेवकूफी से इज्जतदार वाल्डेक नाइट्स की मिलिट्री ताकत में दरार पड़ जाएगी। साफ साफ कहूं तो यह उनके लोगों के लिए बड़ा खतरा ला सकता है। थोड़े से शब्दों में लूशियन ने बाजी पलट दी और मजाक को एक इज्जतदार भाषण में बदल दिया। एक ऐसे इंसान के रूप में जो गर्व से वाल्डेक नाम रखता है यह सही है कि वह ऐसी गलत हरकत पर गुस्सा हो। उसने अपनी बात अच्छे से रखी और बेवकूफ हेनरिक को अपनी बातों की सीरियसनेस समझा दी। उसे बेहतर होगा कि वह अपनी मूंछों को इस टक्कर के नतीजे के लिए तैयार रखे। लूशियन ने इस घटना को अपने पिता को रिपोर्ट करने की धमकी दी और जॉर्डी के नौकर के खिलाफ अंदरूनी कार्रवाई की मांग की। हेनरिक को यकीन नहीं हो रहा था कि अभी क्या हुआ है। वह बच्चा जो जरा से मजाक पर कांप जाता था अब जवाब दे रहा है। लूशियन 1 साल पहले एक भेड़ के बच्चे जैसा कमजोर था, अब वह एक भूखे भेड़िए जैसा है। एक ऐसा शक्तिशाली शिकारी जो बिना सोचे समझे छोटे से हेनरिक को कुचल सकता है। यह हंगामा देखकर ट्रेनिंग ग्राउंड के मालिक को बीच में आना पड़ा। जॉर्डी वाल्डेक, ग्रैंड ड्यूक का दूसरा बेटा, आखिरकार सामने आया। हेनरिक की हालत खराब हो रही थी जबकि वह खुश था कि उसका बड़ा भाई बिल्कुल सही वक्त पर आ गया। जॉर्डी ने अपने छोटे भाई को घिन से देखा। घबराहट में हेनरिक जल्दी से अपने मालिक के पास भागा ताकि बता सके कि क्या हो रहा था। उसकी जुबान लड़खड़ा रही थी। वह ऐसी सफाई देने की कोशिश कर रहा था जिससे उसकी कोई गलती न लगे। उसकी घबराहट भरी हिचकिचाहट से तंग आकर जॉर्डी ने उसे चुप करा दिया। सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। जॉर्डी शुरू से ही दूर से सब देख रहा था। उसने हेनरिक की शर्मनाक हरकत अपनी आंखों से देखी और सुनी थी। उस नाइट को शर्म आनी चाहिए कि वह एक बच्चे की बातों में आ गया जो उसकी आधी उम्र का भी नहीं था। जॉर्डी बहुत मायूस था। नाइट का कंधा बहुत जोर से दबाते हुए जॉर्डी ने उसे हुक्म दिया कि वह अपना गंदा चेहरा ठीक करे अगर वह अपने मालिक को और मुश्किल में नहीं डालना चाहता। हांस लूशियन के पीछे छिप गया जब जॉर्डी उनकी तरफ आया। कमजोर दिल वाला नौकर कांप रहा था जबकि तीसरे यंग मास्टर ने अपने बड़े भाई की आंखों में सीधा देखा। जॉर्डी को बहुत वक्त बाद देखकर लूशियन ने अपने बड़े भाई के चेहरे का मजाक उड़ाया। जॉर्डी वाल्डेक को सब अमीरों में सबसे अमीर मानते थे। वह अपनी बहुत बुरी शख्सियत के लिए मशहूर था, लूशियन की पहली जिंदगी में भी, क्योंकि उसका असर ग्रैंड ड्यूक के पहले बेटे से बहुत कमजोर था। जॉर्डी बाहर के लोगों को अपने साथ मिलाता था। उनमें से ज्यादातर का अंजाम बहुत बुरा होता था। जब जॉर्डी किसी को बेकार समझता था तो वह अक्सर उन्हें जुर्म में फंसा देता था या उन्हें छोड़ देता था। अभी के लिए लूशियन ने अपने बड़े भाई को एक अदब भरी मुस्कुराहट और सही तरीके से सलाम किया। उन्होंने बहुत वक्त से बात नहीं की थी, इसलिए उसने कुछ आम सी बातें कहीं। बिना किसी हिचकिचाहट के जॉर्डी ने लूशियन को एक बेवकूफ इंसान कहा। उसने कहा कि उसने सब कुछ देखा है जब से छोटे भाई ने उसके ट्रेनिंग ग्राउंड में कदम रखा है। जॉर्डी ने उस पर इल्जाम लगाया कि उसने हिम्मत की और उनके इज्जतदार परिवार की शान को खराब किया। लूशियन ने अपना नाटक जारी रखा और बड़े भाई से कहा कि वह अपने इल्जाम को और खोलकर बताए। जॉर्डी ने बहाना बनाया कि सर हेनरिक ने बहुत वक्त से थ्योरी नहीं पढ़ी थी, इसलिए पहली बातचीत बस एक गलतफहमी थी। फिर भी उसके इज्जतदार नाम को बीच में लाना और फिजूल की उलझन पैदा करना साफ गलती थी। इसके लिए हेनरिक जिम्मेदारी से बच नहीं सकता। लेकिन जॉर्डी का अपने आदमी को एक छोटी सी बात के लिए डांटने या सजा देने का कोई इरादा नहीं है, क्योंकि अपने बेकार छोटे भाई के उल्टा वह कहता है कि वह वफादारी की अहमियत जानता है और सर हेनरिक ने परिवार के लिए कितना खून बहाया है। और तो और जो भाग गया, जो आम तलवारबाजी की ट्रेनिंग भी नहीं सह पाया, उसे एक असली नाइट पर उंगली उठाने और इल्जाम लगाने का कोई हक नहीं है। जॉर्डी ने जोर देकर कहा कि लूशियन को पहले अपने नौकर चाकर की इज्जत करना सीखना चाहिए, इल्जाम लगाने से पहले। यह सिर्फ अपना काम ईमानदारी से करने वाले नाइट ऑर्डर की वजह से है कि वाल्डेक मौजूद रह सकता है और राज कर सकता है। जॉर्डी अपने आदमियों की तरफ मुड़ा और अपने छोटे भाई की तरफ से आज की इस गड़बड़ के लिए सच्चे दिल से माफी मांगी। लूशियन की बातों को एक न समझ बच्चे का गुस्सा मानकर जिसे नरमी दिखानी चाहिए, उसने अपने बेवकूफ छोटे भाई का खास ख्याल रखने का वादा किया। लूशियन काफी प्रभावित हुआ कि जॉर्डी ने उसकी जुबानी हमले को कैसे संभाला। इस आदमी का दिमाग बहुत तेज चलता है। लूशियन ने खास तौर पर अपनी गालियां और इल्जाम जॉर्डी पर लगाए थे, लेकिन दूसरे बेटे ने चालाकी से उसे घुमा दिया और नाइट्स के खिलाफ बेइज्जती में बदल दिया, उन्हें भड़का दिया और अपनी इज्जत भी बचा ली। आज तो बस एक शुरुआत थी। वह जॉर्डी की तारीफ करेगा मौजूदा मसले को संभालने के लिए। सीने पर हाथ रखकर लूशियन ने गलतफहमी को माना और जॉर्डी के सही डांटने से बचने के फैसले की तारीफ की, एक बड़े भाई की बेइज्जती करने की हिम्मत करने के लिए। लूशियन ने जॉर्डी की बातों को दिल से लेने का नाटक किया, उन्हें कीमती सलाह मानते हुए। अपने बड़े भाई की तारीफ करते हुए जॉर्डी बहुत खुश था। लूशियन ने घुमा फिराकर उसे खाली दिमाग वाला बेवकूफ कहने का एक तरीका ढूंढ लिया।
उसने पहले ऐसी शर्मनाक बातें कहने के लिए शर्मिंदगी जाहिर की, खुद को एक ऐसा छोटा भाई बताया जो बड़े भाई की मेहरबानी से सीखने को बेचैन है। लूशियन ने जॉर्डी की बहुत ज्यादा तारीफ की। हांस को हुक्म दिया कि वह बड़े भाई की सीख को तुरंत लिख ले। कागज से काम नहीं चलेगा। ऐसे शब्दों को सबसे अच्छी रेशम पर कढ़ाई की जानी चाहिए। ऐसा करने से दो मकसद पूरे होते हैं। वह जॉर्डी का इस्तेमाल लूशियन की कमजोर छवि को मिटाने के लिए कर रहा है, जबकि सबके दिमाग में एक नई और मजबूत छाप बना रहा है। यह एक नया रूप है। वह दयनीय तीसरा यंग मास्टर अब नहीं रहा। उसकी जगह एक ऐसा आदमी है जो अमीरों का खेल खेलना जानता है। यह सब कहकर लूशियन ने जॉर्डी से जाने की इजाजत मांगी। आखिर उन दोनों के लिए कुछ भी अच्छा नहीं होगा अगर वह नौकर चाकर के सामने झगड़ते रहे। जॉर्डी हारा नहीं था, लेकिन लूशियन की मीठी जुबान वाली गुस्सा दिलाने वाली चालों से वह गुस्से से भर गया। वह उस छोटे कमीने को अपने इलाके में थोड़ी देर और रखना चाहता था ताकि उसे और सख्त सबक सिखा सके। लेकिन लूशियन ने उसे याद दिलाया कि उनके पिता आजकल उस पर गहरी नजर रख रहे हैं। शुरुआत से कुछ न होने की वजह से उसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। उसके भाई के लिए ऐसा नहीं कहा जा सकता। वह मुड़ा और जॉर्डी की खामोशी को अपनी इजाजत समझा। लूशियन ने हांस को पकड़ा और बिना किसी रुकावट के ट्रेनिंग ग्राउंड से तेजी से निकल गया। उसे जॉर्डी के साथ थोड़ी देर मजाक करने में मजा आया, इसलिए अब वह जा रहे हैं। जैसे ही लूशियन बाहर निकला, हेनरिक ने अपने मालिक जॉर्डी को उकसाने की कोशिश की ताकि वह उसे बिना कुछ कहे जाने से रोके। यह सबसे बुरी चीज थी जो वह कर सकता था। अभी जॉर्डी गुस्से से फट रहा था। वह जानता था कि उसे किसी तरह धोखा दिया गया था। लूशियन और हांस ने वही खूबसूरत रास्ता लिया जो उन्होंने पहले लिया था। वह नौकर काफी बेचैन महसूस कर रहा था, यह जानकर कि उन्होंने दूसरे बेटे को नाराज किया था। लूशियन किसी और से बेहतर जानता है कि दूसरा यंग मास्टर जॉर्डी क्या कर सकता है। हांस उस राक्षस से होने वाले बदले से डर रहा है। अगर इस बार किसी तरह किस्मत अच्छी रही भी तो अगली बार वह ठीक रहेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं। हांस एक बेचारे जानवर जैसा लग रहा था जो शिकार होने से डर रहा हो। लूशियन समझ गया कि हांस ऐसा क्यों कर रहा था। वह बच्चा एक ऐसी चीज से गुजर रहा है जो सिर्फ वही लोग समझ सकते हैं जिन्होंने अमीरों के नीचे काम किया हो। जब कोई बेकार अफसर गड़बड़ करता है और अपनी गलती से पल्ला झाड़ लेता है तो छोटे लोग अक्सर पीछे रहकर तकलीफ उठाते हैं। एक ऐसे मालिक से ज्यादा गुस्सा दिलाने वाली कोई चीज नहीं जो परवाह न करे। लूशियन यह एहसास बहुत अच्छे से जानता है और वह छोटे हांस को उस सब से नहीं गुजरने देगा जिससे वह खुद गुजरा है। उसने अपने नौकर को यकीन दिलाया कि एक मामूली नाइट उन्हें छू भी नहीं पाएगा। वह ऐसा होने ही नहीं देगा। पिछले कुछ पागल दिनों में हांस ने बहुत मुश्किल वक्त देखा है। लूशियन उसके किए हुए सब काम के लिए शुक्रगुजार है। जब मालिक बेवकूफों जैसा काम करता है तो नीचे वाले ही पिस जाते हैं। अजीब यंग मास्टर के नौकर के तौर पर हांस ने काफी तकलीफ उठाई होगी। उसके डर को कम करने के लिए लूशियन ने उसे एक बात का वादा किया। अब से वह अपने लोगों को नीचा नहीं दिखने देगा। वह अपने मालिकों के दिखने वाले बेवकूफाना कामों के बावजूद कभी डर में नहीं जिएंगे। हांस ने दूसरे यंग मास्टर के वादे को दिल से लगा लिया और उसका सहारा देने वाला हाथ पकड़ लिया। वल्डेका राज्य में वापस लूशियन अपने भरोसेमंद नौकर के साथ बाहर घूम रहा है। ट्रेनिंग हॉल की घटना के बाद उसे अजीब लगा कि चीजें अजीब तरह से शांत हो गई थीं। वह जानता है कि जॉर्डी ऐसा आदमी नहीं है जो चुपचाप मार खा ले और बदला न ले। आज लूशियन को पता चला कि उसका भाई पीछे से क्या छोटी सी चाल बना रहा था। उसे एक कागज मिला जिसने उसे पहले से भी ज्यादा गुस्सा दिला दिया। हैरानी की बात यह है कि यहाँ तक कि आमतौर पर शांत रहने वाला हांस भी उस कागज में लिखी बातों को नजरअंदाज नहीं कर पाया। मालिक और नौकर ऐसे चल रहे थे जैसे उनके साथ सबसे बुरी नाइंसाफी हुई हो। उसके भाई ने उस एक चीज को छूने की हिम्मत की जिसे उसे कभी नहीं छूना चाहिए था, लूशियन का खर्चा। हांस सिर्फ इसलिए साथ था क्योंकि उसकी तनख्वाह भी काट ली गई थी। लूशियन आज सुबह जल्दी उठा और बहुत खुश था। वह जानता था कि इस महीने के खर्चे का प्लान बताने वाला खत आ रहा है। यह वह दिन था जब उसे और मूनलाइट जड़ी बूटियां खरीदनी थी और जरूरी सामान जमा करना था। पिछले महीने की खरीदारी के बाद उसके खाते में पैसे वापस आने थे। कम से कम ऐसा ही होना चाहिए था। लेकिन उस कागज पर लिखी रकम देखकर उसकी मुस्कुराहट तुरंत गायब हो गई। वह इतना हैरान हुआ कि उसके हाथ से वह कागज छूट गया। खर्चे के हिसाब के मुताबिक उसका खर्चा 75% कम कर दिया गया है। इसी तरह हांस की तनख्वाह 30% कम कर दी गई थी। वह कमीना जॉर्डी ने उसके हिसाब से छेड़छाड़ करने की हिम्मत की। उस हेडमेड के जरिए जिसे उसने लूशियन के घर में लगाया था, यह माफ करने के लायक नहीं था। उन्होंने यह करने की हिम्मत की, यह जानते हुए कि गबन करना एक बड़ा जुर्म है जिसके लिए सख्त सजाए मौत मिलती है, अमीरों के समाज में भी। लूशियन ने माना कि थोड़ा उसकी भी गलती थी। उसका भाई ऐसी अजीब हरकत सिर्फ इसलिए कर पाया क्योंकि उसकी सुरक्षा में कमी थी। तीसरी डचेस के गुजर जाने के बाद लूशियन ने खर्चे का इंतजाम किसी और को दे दिया था। डाना, जो पहले की हेडमेड थी और जो बहुत वक्त से परिवार के साथ थी, ईमानदारी से और अच्छे से खर्चे का इंतजाम करती थी। डाना की जगह उस नई छोटी हेडमेड को दे दी गई जो अभी लूशियन का घर चला रही है। आज वह पहली बार नई हेडमेड से आमने सामने मिला था। मुस्कुराते हुए उसने अपने मालिक को अदब से सलाम किया। उसने अपना नाम जेनी बताया। जब उसे पहली बार रखा गया था तब वह घर के मालिक से मिलना चाहती थी, लेकिन तब लूशियन का अलग थलग रहने से बाहर आने का कोई इरादा नहीं था। अच्छी बात है कि बिस्तर पर पड़े रहने का लंबा वक्त अब खत्म हो गया है। हांस को यंग मास्टर से बात करते वक्त उसकी आवाज का तरीका बिल्कुल पसंद नहीं आया।
लूशियन ने माना कि जेनी ने कुछ भी गलत नहीं कहा था। आज वह सब परिचय और छोटी मोटी बातें छोड़ना चाहता है। वह नौकरानियों के कमरे में और जरूरी बातों पर बात करने के लिए आया था। पैसे के मसले को जल्दी से हल करने के लिए उसने सीधे जेनी से सवाल पूछने का फैसला किया। उसने पूछा कि क्या उसने ही इस महीने का अजीब खर्चे का प्लान बनाया था। उसने अपनी हंसी दबाई। जेनी ने गर्व से माना कि पूरा प्लान उसने ही लिखा था। उसने बताया कि लूशियन ने पहले की हेडमेड को पूरी ताकत दे दी थी। दाना की जिम्मेदारियां संभालने के बाद उसने बस वही काम किए जो उसे दिए गए थे। जेनी ने चालाकी से कहा कि वह थोड़ी उलझन में है कि यंग मास्टर उससे सवाल क्यों कर रहे हैं जब उसने इतने वक्त से इतनी मेहनत से काम किया है। आखिर खर्चे का प्लान बनाना असल में एक काम था जो घर के मालिक को खुद करना चाहिए था। लूशियन जानता था कि जेनी उस बात को बहाना बनाएगी। उसकी लापरवाही की वजह से फिर से थोड़ी गलती उसकी भी थी। इसके लिए उसे यह मानना पड़ा कि कुछ नहीं किया जा सकता था, लेकिन फिर भी कुछ ठीक नहीं लग रहा था। खर्चे के प्लान के मुताबिक उसके पिता ने जो ज्यादातर पैसे वापस दिए थे वह किसी तरह हर नौकर की तनख्वाह बढ़ाने में लगा दिए गए थे। क्योंकि उसके घर के नौकर लापरवाही की वजह से तकलीफ में थे, वह पैसे के नुकसान को हर्जाना मानने को तैयार है। लेकिन अगर ऐसा है तो हांस की तनख्वाह बढ़ाने की बजाय काटी क्यों गई थी? एक बच्चा भी देख सकता था कि यह साफ तौर पर पैसे का हमला था जो उस नई हेडमेड ने किया था। जेनी अनजान बन गई और जोर देकर कहा कि कोई गलती हुई होगी। उसने घर चलाने की मुश्किल को ऐसी चूक के लिए बहाना बनाया। उसने अपने नीचे काम करने वाली नौकरानियों को गवाह बनने के लिए कहा ताकि वह यह बताएं कि वह कितनी ज्यादा काम करती है। यह देखकर कि वह उसकी नजर के नीचे जम गए थे, साफ दिख रहा था कि जेनी ने नौकर चाकर के जरिए घर पर कब्जा कर लिया था। घबराई हुई मुस्कुराहटों के साथ सब नौकरानियां जल्दी से जेनी के फैसले का बचाव करने लगीं और मिस जेनी की तारीफ करने लगीं। उन्होंने यहाँ तक कि हेडमेड की अब से और अच्छे से मदद करने का वादा किया ताकि ऐसी चूक से बचा जा सके। लूशियन ने हार मानकर लंबी सांस ली और हांस के साथ वापस चला गया। एक बार हांस ने अपने मालिक से जवाब देने की उम्मीद की थी, लेकिन उसने नहीं दिया। घर लूशियन के नाम पर है, लेकिन उसके घर के हाथ पैर किसी और की सुन रहे हैं। नौकरानियों के कमरे से बाहर निकलने से पहले लूशियन ने जेनी से आखिरी सवाल किया। उसे उम्मीद थी कि वह ध्यान से जवाब देगी। उसने सीधे उससे पूछा कि उसका मालिक कौन है। उस सवाल का जवाब देने के लिए जेनी ने जोर देकर कहा कि वह पहले अपने लॉर्ड जॉर्डी से बात करेगी। लूशियन के हिसाब से जो हिस्से सड़ गए हैं उन्हें काट कर निकालना होगा ताकि शरीर जिंदा रह सके, और अभी उसका दिल अंदर से सड़ रहा है। उस सड़न का इलाज वाल्डेक इलाके की अंधेरी गलियों में मौजूद एक शराब खाने में मिल सकता है। एक काले चौगे में छिपा हुआ तीसरा यंग मास्टर हांस को उस संदिग्ध जगह पर घसीट कर ले गया, अपने दिमाग को शांत करने के लिए मछली पकड़ने के बहाने से, खुले पानी की जगह। उसके बजाय वह जमीन के नीचे एक लड़ाई के अड्डे में घुसे जो बिगड़े हुए जुआरियों से भरा था। शराब खाने के बीच में एक रिंग था जहां लड़ने वाले लोगों के लिए लड़ते थे। अगर लूशियन से पूछो तो यह मछली पकड़ने के लिए सबसे अच्छी जगह है। कौन जानता है, शायद आज कोई बड़ा हाथ लगेगा। मेन इवेंट के पास से गुजरते हुए वह खाली बार की तरफ चला। बारटेंडर ने उसे दूर से देखा और तुरंत उसे चेताया कि यह जगह बच्चों के घूमने की नहीं है। लूशियन ने शिकायत की कि एक जुए के अड्डे को ग्राहकों की बात हो तो नखरे नहीं करने चाहिए। क्या होगा अगर वह ग्राहक जुआ खेलने के लिए बहुत पैसे वाला निकला? जैसे ही उसने अपना चेहरा दिखाया, बारटेंडर का रवैया अच्छा हो गया। कुछ वजह थी कि लूशियन ने हेडमेड को सब स्टाफ के सामने डंडे से नहीं पिटवाया। पहली, जेनी सिर्फ एक मामूली मुलाजिम नहीं है, उसकी बहुत बड़ी सपोर्ट है। वह उस दाई की बेटी है जिसने जॉर्डी को बचपन से पाला था। वह उसे अपनी बहन की तरह देखता है। उस औरत को लापरवाही से छूना आग को और बढ़ाकर एक बड़ी मुश्किल पैदा करेगा। दूसरी, लूशियन के घर में पदक्रम पूरी तरह से गड़बड़ था। जितना उसने सोचा था उससे भी बुरा। उसकी मौजूदा मुश्किल आम समझ से बहुत परे है और उसे एक सही इलाज की जरूरत है। आखिरी, उसका पिता ड्यूक नजर रख रहा है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वह आदमी खर्चे में की गई दखलंदाजी से अनजान हो। दूसरे शब्दों में, अपने घर की गड़बड़ को ठीक करना बस एक और इम्तिहान है जिसे उसे पास करना है। उसे बस ग्रैंड ड्यूक और उसके स्टाफ को दिखाना होगा कि उसके पास क्या है। काम शुरू करने के लिए उसने फैसला किया कि वह अपने कम किए गए खर्चे में से जो बचा था उसे लेगा और इस गंदे जुए के अड्डे में टेबल्स पर बैठ गया। धीरे धीरे लेकिन पक्के तौर पर उसकी चिप्स का ढेर बढ़ता गया क्योंकि उसने हर कार्ड का हाथ बिल्कुल सही खेला। डीलर के अच्छे से पत्ते फेंटने की आवाज पूरे हॉल में भर गई। यह लूशियन की जेबों में वापस आते हुए पैसे की आवाज थी। उसे बैठे हुए कुछ घंटे हो गए थे और वह अपना पैसा बढ़ा रहा था। वह इतना ज्यादा जीत रहा था कि उसकी टेबल के आसपास लोग जमा हो गए थे। उसने अभी अभी डीएन के एक पुराने खिलाड़ी को बिना किसी मुश्किल के हरा दिया था। डेन का रेगुलर होने के नाते वह पुराना खिलाड़ी यकीन नहीं कर पा रहा था कि उसे एक छोटे लड़के ने हरा दिया है। लूशियन टेबल पर बहुत बकवास कर रहा था, जिसकी वजह से वह खेलने में बहुत गुस्सा दिलाने वाला दुश्मन बन गया था। अच्छी बात यह थी कि उस पुराने खिलाड़ी को पता था कि कब नुकसान रोककर पीछे हटना है। हांस का दिमाग घूम गया था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसका मास्टर इतना बड़ा जुआरी है। अपने आसपास चिप्स के बड़े बड़े ढेर लगे होने के साथ लूशियन ने एक नया दुश्मन मांगा, खासकर ऐसा जो उसे संभाल सके। जुआ के पैसे से अपनी जेब भरने के अलावा वह इस गैम्बलिंग डेन के गरीब लोगों को एक और वजह से हरा रहा था। उसके हिसाब से जिस आदमी को वह ढूंढ रहा था वह अब अपना दांव चलने वाला था। जैसा सोचा था
छुपे हुए गैम्बलिंग डेन का दरवाजा पूरा खुल गया और एक नए खिलाड़ी का स्वागत किया। लूशियन की बात बिल्कुल सही निकली। अब बड़े शिकार को पकड़ने का वक्त आ गया था। एक तगड़ा आदमी हॉल में आया और सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। उसका चेहरा खुरदुरा था और उसके चेहरे पर एक बुरा निशान था। उस आदमी ने माफी मांगी कि वह इतने खास मेहमान को पहचान नहीं पाया और देर से स्वागत करने के लिए भी। उसने अपना नाम ह्यूगो बताया, जो इस छोटी सी जगह का मैनेजर था। ह्यूगो ने अपनी उंगलियां चटकाईं और उसके डीलर्स काम पर लग गए। उन्होंने गैम्बलिंग डेन के बाकी सब लोगों से माफी मांगी क्योंकि उन्हें कुछ खास वजह से दिन के लिए अपना काम बंद करना पड़ेगा। ट्रेंड एम्प्लॉइज ने सब जुआरियों को अदब से डेन से बाहर निकाला और अगली बार आने पर उन्हें और ज्यादा अच्छा ट्रीट करने का वादा किया। ह्यूगो के बिजनेस को नुकसान हो रहा था क्योंकि उसके बाकी मेहमानों को तकलीफ हो रही थी, लेकिन अभी इसकी कोई परवाह नहीं थी। जब तक यंग मास्टर लूशियन शांति से जुआ खेल सकते हैं तब तक यह सब ठीक है। लूशियन सच में हैरान था कि ह्यूगो ने उसे पहचान लिया, जबकि वह कुछ वक्त से लोगों के सामने नहीं आया था। वैसे भी इस गलत काम में जिंदा रहने के लिए ऐसी समझ जरूरी है। एक बार फिर उस बड़े आदमी ने देर से स्वागत करने के लिए माफी मांगी। लूशियन ने कहा कि वह बस थोड़ा बदलाव के लिए आया था, इसलिए कोई नुकसान नहीं हुआ। ह्यूगो ने उसके चिप्स के जमा हुए ढेर की तारीफ की। बहुत वक्त हो गया था जब से इस जगह के किसी मेहमान ने इतने बड़े जीत के ढेर लगाए थे। अगर लूशियन को बुरा न लगे तो ह्यूगो ने टेबल पर उसका अगला दुश्मन बनने की इजाजत मांगी। तीसरे यंग मास्टर ने उस बड़े आदमी को आगे बढ़ने के लिए उकसाया। एक खास कस्टमर सर्विस वाली मुस्कान के साथ ह्यूगो ने नर्म होकर कहा कि वह यंग मास्टर का मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन वह अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगा कि वह कुछ चालें दिखा सके जो उसने वक्त के साथ सीखी हैं। यकीनन गैम्बलिंग डेन के मैनेजर के खिलाफ एक खेल वक्त बिताने के लिए काफी होगा। उस बड़े आदमी से आ रहे दबाव को महसूस करते हुए हांस ने अपने मास्टर के कान में फुसफुसाया। उसे पैसे निकालकर जाने को कहा क्योंकि उन्होंने पहले ही बहुत पैसा कमा लिया था। उसे उस दाग वाले आदमी के बारे में बहुत बुरा लग रहा था। हांस ने महल में बहुत से डरावने लोग देखे थे, इसलिए वह जानता था कि यह आदमी बहुत खतरनाक है। खासकर ह्यूगो की आंखों ने हांस के दिल पर असर किया। ऐसी आंखें मिलना सच में मुश्किल है। लूसियन को यह सुनकर खुशी हुई कि हंसा के एक बड़े घर में नौकर के रूप में काम करने के साल बेकार नहीं गए थे। जो कुछ भी हांस ने महसूस किया था वह सब सच था। ब्लैक शार्क ह्यूगो के चेहरे पर भले ही एक नर्म मुस्कान हो, लेकिन उसने अपना यह नाम ऐसे ही नहीं कमाया था। लूसियन की पिछली जिंदगी में ह्यूगो का नाम अंडरवर्ल्ड में एक कुदरती आफत की तरह डर पैदा करता था। उसका सफर वाल्डेक इलाके के एक शहर की अंधेरी गलियों से शुरू हुआ था। उसने अपने तगड़े शरीर का इस्तेमाल अपने दुश्मनों को जख्मी करने के लिए किया। हिंसा और चालाक योजनाओं के साथ वह एक ऐसी ताकत बन गया जिसे कोई रोक नहीं सकता था। ब्लैक शार्क ह्यूगो को मशहूर होने और बदनाम होने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। उसने जुआ, स्मगलिंग और यहाँ तक कि कॉन्ट्रैक्ट किलिंग्स में भी हाथ डाला। वह हर उस जुर्म में शामिल होता था जिसमें सबसे ज्यादा पैसा मिलता था। अपने बेरहम तरीकों से उसने धीरे धीरे अपना काम बढ़ाया और किंग ऑफ द नाइट के नाम से जाना जाने लगा। 5 इलाकों के अंडरवर्ल्ड पर राज करता था। बाद में उसने एम्पायर के टूटने वाले वक्त को एक सीढ़ी की तरह इस्तेमाल किया ताकि वह लोगों के सामने आ सके। अच्छी पॉलिटिकल चालों से उसने खुद को बैरन का खिताब दिलाया। वह पहले लोगों में से था जिसने बदलते हुए हालात को अपनाया और एम्पायर के डरावने वॉरलॉर्ड्स में से एक बन गया। लेकिन अभी ब्लैक शार्क ह्यूगो अंडरवर्ल्ड में बस एक नया खिलाड़ी है, लेकिन इससे यह सच नहीं बदलता कि वह एक बहुत खतरनाक आदमी है। आज शिकार को फंसाने और खूनी पानी में एक जंगली शार्क को पकड़ने का वक्त आ गया था। टेबल पर ताश के पत्ते और चिप्स का एक पहाड़ रखा हुआ था। लूशियन ने कहा कि वह एक सिंपल कार्ड गेम खेलें। ह्यूगो मान गया और कहा कि उन्हें बैटिंग लिमिट नहीं रखनी चाहिए। आखिर वह वाल्डेक फैमिली के यंग मास्टर को छोटे दांव से बोर नहीं होने दे सकता था। लूशियन खुशी खुशी इस शर्त पर मान गया। वह बस खुश था कि उसे कोई ऐसा मिला जो उसकी बात सही से समझता था। अंदर ही अंदर ह्यूगो लूशियन को एक आम लड़का समझता था जो सिर्फ अपने फैमिली के नाम की वजह से अकड़ दिखाता है। एक अनजान बच्चा जिसे यह भी नहीं पता कि उसकी खुशनुमा बातें ही उसके गले में फंदा बनेंगी। कमरे में गहरी खामोशी छा गई जब डीलर ने उनके पत्ते बांटे। सच कहूं तो उसने उम्मीद नहीं की थी कि वह लड़का पहले के डीलर्स को हरा देगा। फिर भी ह्यूगो लूशियन की जीत का फायदा उठा सकता था। उसकी नजर में एक नादान बच्चा जो थोड़ी सी जीत के नशे में चूर है, वह हारने पर और ज्यादा तकलीफ में डूब जाएगा। ह्यूगो हर खेल में इस बेफिक्र अमीर लड़के को पूरा निचोड़ देना चाहता था। खेल शुरू करने से पहले लूशियन ने ऐसे दिखाया जैसे उसे कुछ याद आया हो जो उसे करना था। एक दूसरे की जेब खाली करने की कोशिश करने से पहले लूशियन ह्यूगो से एक सवाल पूछना चाहता था। यह उनकी पहली मुलाकात थी, लेकिन यंग मास्टर को वह क्रिमिनल मास्टरमाइंड पहले ही काफी पसंद आ गया था। एक नेता को उसके साथियों के आसपास के माहौल से ही जांचा जा सकता है। यह साफ था कि यह गैम्बलिंग डेन कोई कानूनी काम नहीं था। इतने बड़े पैमाने पर एक छुपे हुए बिजनेस को चलाना कोई छोटा काम नहीं है। अगर ह्यूगो कानून की पतली रेखा को पार करता तो वाल्डेक फैमिली को जरूर पता चल जाता और बहुत पहले ही सफाया हो गया होता। ह्यूगो ने कहा कि वह अपनी जगह जानता है और बड़े लोगों को नाराज न करने का ध्यान रखता है। लूशियन वाल्डेक फैमिली का सदस्य हो सकता है, लेकिन उसने ब्लैक शार्क को यकीन दिलाया कि वह सख्त किस्म का आदमी नहीं है। बातों को घुमाने के बजाय लूशियन ने एक सच्चा जवाब मांगा। वह जानना चाहता था कि ह्यूगो मास प्रोडक्शन कब शुरू करने वाला है।
बिना पलक झपकाए ब्लैक शार्क ने पूछा कि वह लड़का किस बारे में बात कर रहा था। जब लूशियन ने वेस्ट्रा में तैयार की जा रही उस चीज का जिक्र किया तो ह्यूगो का दिल बैठ गया। वाल्डेक फैमिली के तीसरे यंग मास्टर ने आमतौर पर यह बॉम्ब फोड़ा कि वह उस इलीगल हेलुसिनोजन के बारे में जानता था जिस पर ह्यूगो काम कर रहा था। सच की इस बात ने उस अंडरग्राउंड कमरे की हवा निकाल दी। दरवाजे पर खड़े गार्ड्स भी हैरान रह गए। सब में से हांस सबसे ज्यादा हैरान था और यह साफ दिख रहा था। ह्यूगो ने अपने पत्ते टेबल पर गिरा दिए जब उसका दिमाग सही जवाब सोचने लगा। आखिर में उसने अनजान बनने का फैसला किया, लेकिन उसकी हिचकिचाहट ने साफ कर दिया कि वह घबराया हुआ था। अपने चिप्स के साथ खेलते हुए लूशियन ने अपनी बात पर और जोर दिया। अपने चेहरे पर एक चालाक मुस्कान के साथ उसने यह भी कहा कि वह जानता था कि ह्यूगो को मार्किस लोग्रिन ने काम दिया था। वह हिस्सा हेलुसिनोजेंस वाल्डेक इलाके को इलीगल ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन से हिलाने के लिए बनाए गए थे। वह मार्किस की सस्ती चालों को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। उसकी राय में अमीर फैमिलीज के बीच एक हद होती है जिसे पार नहीं करना चाहिए। उसने ह्यूगो से पूछा कि क्या वह भी यही सोचता है। लूशियन के इस धोखे को देखने के तरीके से ब्लैक शार्क को ज्यादा असरदार मानना सही होगा। वाल्डेक इलाके में इतना घिनौना जुर्म करने की हिम्मत और कौन कर सकता था उसके अलावा। अगर एक भी छोटी सी गलती हो जाती और वह पकड़ा जाता तो ग्रैंड डची से जुड़े हर कोई उसे टुकड़े टुकड़े कर देता। ग्रैंड ड्यूक के पास जितनी भी ताकत थी वह सब उसे कुत्ते की तरह ढूंढती, बिना किसी छूट के। अभी ह्यूगो का दिमाग उलझा हुआ था। अगर उसने गलत बात कही तो उसे मौत और पूरी तरह से पकड़े जाने का खतरा था। इस इलाके में वाल्डेक फैमिली सबसे बुरा दुश्मन हो सकती है। आमतौर पर यह बात 2 साल तक दुनिया के सामने नहीं आती। उस वक्त के आसपास ग्रैंड ड्यूक को एक रिपोर्ट मिली थी जिसमें उसके इलाके में एक नए ड्रग के फैलने की जानकारी थी। जेक उन सिपाहियों में से एक था जिन्हें ब्लैक शार्क के ठिकाने पर छापा मारने के लिए भेजा गया था, लेकिन वह बहुत देर कर चुके थे। ह्यूगो पहले ही शहर से भाग चुका था और अपने डीएन में किसी भी गलत काम का कोई निशान नहीं छोड़ा था। लूशियन का उस वक्त धोखा खाने का अनुभव अब काफी मददगार साबित हुआ। सब कुछ सामने होने के बाद भी ह्यूगो ने कहा कि जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। उसने कहा कि वह बस एक छोटा सा मैनेजर है जो एक छोटे से गैम्बलिंग जॉइंट में थोड़े पैसे कमाता है और वह कभी ड्रग्स में हाथ नहीं डालेगा। पूरे यकीन के साथ उसने कहा कि कोई जलता हुआ कॉम्पिटिटर उसके खिलाफ झूठी अफवाहें फैला रहा होगा ताकि उसे नुकसान पहुंचा सके। अगर उसे मौका मिला तो उसने खुद उस अफवाह का पता लगाने का वादा किया, क्योंकि वह बड़ा आदमी झुकने को तैयार नहीं था। लूशियन ने कहानी में थोड़ी और जानकारी जोड़ी। उसने ह्यूगो से पूछा कि क्या वह चावल की मिल जो वह चला रहा था वह बस एक आम दुकान थी, और क्या वह अंडरग्राउंड रास्ता जो महल के ठीक बाहर तक जाता था वह बस एक मासूम भागने का रास्ता था। एक आखिरी बार लूशियन ने अपने पहले सवाल का जवाब मांगा, क्या वह मास प्रोडक्शन के स्टेज के करीब है? ह्यूगो अपनी कुर्सी में ढीला पड़ गया। किसी तरह उसे चेकमेट की पोजीशन में फंसा दिया गया था। वह लड़का नकली दुकान और गुप्त रास्ते के बारे में जानता है। अगर वह इतना जानता है तो अब बहाने बनाना बेकार है। एक जंगली जानवर की तरह घिरकर ह्यूगो ने उसी वक्त ड्यूक के तीसरे बेटे को मारने का सोचा। उसके आदमियों ने पहले ही अपने छुपे हुए हथियार निकाल लिए थे। बिना गार्ड्स के एक अमीर लड़के को एक ही झटके में आसानी से मारा जा सकता है। लूशियन ने ब्लैक शार्क को कहा कि वह कुछ ऐसा करने से पहले अच्छे से सोच ले जिसका उसे बाद में अफसोस हो। आखिर वह अपनी जिंदगी को दांव पर लगाकर जुआ खेल रहे थे। उसने ह्यूगो को याद दिलाया कि वह अपनी अगली चाल को ध्यान से सोचे, यह देखते हुए कि वह अपनी इस जगह तक कैसे पहुंचा है। उस बड़े आदमी ने ग्रैंड ड्यूक सिगमंड के बेटे को मारने के बेकार ख्याल को छोड़ दिया। अगर वह पकड़ा गया, और इसके बहुत ज्यादा चांसेस थे कि वह पकड़ा जाएगा, ह्यूगो को ऐसी हालत में डाल दिया जाएगा जहां मौत की भीख मांगना ही रहम का रास्ता होगा। अपनी जान बचाने के लिए उसने अपनी इज्जत को भुला दिया और घुटनों पर गिर गया। पूरी ईमानदारी के साथ उसने ग्रैंड ड्यूक के गुस्से से बचने की भीख मांगी। वह समझ गया था कि यंग मास्टर खुद उसे ढूंढने आया था, बजाय इसके कि वह नाइट्स की फौज के साथ उसके दरवाजे तोड़ देता। अगर वाल्डेक फैमिली के बाकी लोगों को उसके जुर्मों का पता होता तो उसका सर कब का उड़ गया होता। इस वक्त अगर लूशियन उसे कुत्ता बनने को कहता तो वह कुत्ता बन जाता। अगर लूशियन उसे भौंकने को कहता तो वह भौंकता। अगर रेंगने को कहा जाता तो वह रेंगता। ह्यूगो के आदमी उसके पीछे खड़े हो गए और अपने बॉस के साथ झुककर भीख मांगने लगे। वह आदमी जो एम्पायर के भविष्य में सबसे ताकतवर लोगों में से एक बनने वाला था, उसकी ऐसी हालत हो गई थी। थोड़ा सोचने के बाद लूशियन अपनी आरामदायक कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। ऐसे काम के कुत्ते को अपने पास रखना बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता। आखिर उसे कुछ अच्छे हाथ पैरों की जरूरत थी। यह सुनकर ह्यूगो ने उसकी हर बात मानने की कसम खाई। लेकिन लूशियन ह्यूगो जैसे आदमी के लिए यह नहीं चाहता था। यह थोड़ा बोरिंग होगा। वह जानता था कि ब्लैक शार्क सिर्फ एक शिकारी कुत्ता बनकर कभी खुश नहीं रहेगा। भीख मांगने वाले आदमी की आंखों में आंखें डालकर लूशियन ने सभी लोगों के लिए एक बेहतर डील पेश की। उसने ह्यूगो से पूछा कि क्या वह इसके बजाय नाइट बनने की कोशिश करना चाहेगा। यह शब्द सुनकर ब्लैक शार्क के अंदर कुछ गहरी भावनाएं जाग उठीं। हर दूसरे लड़के की तरह उसने भी कभी पागलपन की हद तक नाइट बनने का सपना देखा था। आखिर में उसे उस सपने को छोड़ना पड़ा। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, जिंदगी की सच्चाई उसे साफ दिखने लगी। चाहे उसने कितनी भी स्किल बनाई हो, कितना भी मजबूत वह बना हो, और कितनी बार उसने अपने मास्टर के लिए अपनी जान दांव पर लगाई हो,
उनकी नजर में वह बस एक नीची जाति का किसान था। वह बस एक काम का औजार था, एक मांस का टुकड़ा जिसे असली ताकत वाले लोग इस्तेमाल और गलत इस्तेमाल करते थे। उन चीजों की वजह से जो उसके कंट्रोल में नहीं थी, उसके जन्म की हालत की वजह से वह अपना सपना पूरा नहीं कर सकता था, चाहे उसने कितना भी खून बहाया हो। लूशियन के सवाल का जवाब देने के लिए, बिल्कुल, वह नाइट बनना चाहता था। वह इतना ज्यादा चाहता था कि वह नाइट बनने के मौके के लिए खुशी खुशी अपना सर जमीन पर पटक देता। अगर वह उस सपने को पूरा कर पाता तो वह अपनी रूह भी किसी को बेच देता जो उसे सच कर सके। लूशियन के सामने एक कमजोर आदमी था जो बचपन के सपने से चिपका हुआ था। वाल्डेक फैमिली की इज्जत के नाम पर उसने ह्यूगो को एक असली नाइट बनाने का वादा किया। अगर उसके पास ऐसी ईमानदारी और इज्जत हो कि वह भविष्य में कभी खुद पर शर्मिंदा न हो, तो सिर्फ दर्जा कोई रुकावट नहीं बनेगा। उसी पल लूशियन का चमकता चेहरा ह्यूगो के दिमाग में बस गया। उसने ह्यूगो को एक इंसान की तरह जीने का मौका दिया, न कि सिर्फ एक औजार की तरह। उस गैम्बलिंग डेन की मुलाकात के कुछ दिन बाद लूशियन ने अपने एनेक्स में अपने घर के सभी स्टाफ के साथ एक मीटिंग रखी। उसने अपनी बढ़ती हुई टीम में एक नए सदस्य को सबके सामने पेश किया। ह्यूगो उसके पास खड़ा था, एक बाहर से नया हायर किया गया काबिल आदमी। अपने मास्टर के आम अंदाज के बिल्कुल उल्टा ह्यूगो ने खुद को जोश और कॉन्फिडेंस के साथ पेश किया। उसने कहा कि वह अपने नए सीनियर्स के साथ काम करने के लिए एक्साइटेड है, लेकिन उसका डरावना चेहरा स्टाफ को परेशान कर रहा था। मेड्स और बटलर्स को समझ नहीं आ रहा था कि यंग मास्टर के अचानक ऐलान पर कैसे जवाब दें। जब इंट्रोडक्शन हो गया, लूशियन अब मुख्य काम की तरफ बढ़ना चाहता था। उसने अपने लोगों को हुक्म दिया कि हेडमेड जेनी को तुरंत उसके ऑफिस में ले आएं। यंग मास्टर का हुक्म सुनते ही बटलर्स तुरंत पीछे हट गए। लूशियन ने कहा कि नए आदमी को हेडमेड से मिलाना ही सही होगा। आखिर वह पिछली बार की तरह गंदी बात नहीं कर सकते। वह बस बहुत बिजी जेनी को पहले खबर देना चाहता था। जैसा सोचा था, उसका पूरा स्टाफ ऐसे रिएक्ट किया जैसे वह हेडमेड को जवाब देते थे, न कि उसे। अंदर की हालत अब आम तरीकों से ठीक नहीं हो सकती थी। एक भी मेड या बटलर ने उसका हुक्म नहीं माना। उनके लिए लूशियन एक सड़ी हुई रस्सी से ज्यादा कुछ नहीं था जिसमें कोई असली ताकत नहीं थी। उसे अपनी ताकत का ऐसा सबूत दिखाना होगा जो इतना पक्का हो कि वह अपने घर पर वापस कंट्रोल कर सके। एक बटलर आगे आया और लूशियन से उनकी हालत पर भी गौर करने की भीख मांगी। इस एनेक्स में सब जानते थे कि हेडमेड जेनी को लॉर्ड जॉर्डी पसंद करते हैं। उसने पूरे घर और स्टाफ पर कब्जा कर लिया था। बटलर्स और मेड्स अपने बेकार लॉर्ड के खिलाफ बोलने की हिम्मत कर रहे थे क्योंकि वह आग में घी डालकर उन्हें मुश्किल में डाल रहा था। वह पहले की तरह शांति से रहना पसंद करते थे जब यंग मास्टर बस अपने बिस्तर पर पड़ा रहता था। हांस अब इन छोटे नौकर की बातें और नहीं सुन सकता था। उसने सब पर चिल्लाया कि होश में आओ और अपनी भूली हुई जिम्मेदारी याद करो। इस घर का मास्टर यंग मास्टर लूशियन है, न कि वह लाल बालों वाली औरत या वह बेकार जॉर्डी। एक तरफ से यह पागलपन देखने के बाद ह्यूगो ने मौजूदा हालत को अच्छे से समझ लिया और एक आसान हल पेश किया। क्योंकि यंग मास्टर के तेज शब्द इन बेकार नौकर पर बर्बाद करना सही नहीं लगता, तो वह एक ज्यादा असरदार तरीका ला सकता है। उसने काफी सुन लिया था और समझ गया था कि क्या करना है। ह्यूगो ने अपने मास्टर को यकीन दिलाया कि वह इस मसले को संभाल लेगा। जो लोग अब ऊंच नीच में फर्क नहीं कर सकते, उनके लिए वफादारी सिखाने का तरीका बहुत आसान है। उसने कहा कि उसका तरीका थोड़ा सख्त हो सकता है, इसलिए उसे बॉस की इजाजत चाहिए। लूशियन खुश था कि ह्यूगो का दिमाग कितनी तेज चलता है। यही असल वजह थी जिसकी वजह से उसने उस बड़े आदमी को रिक्रूट करने की कोशिश की। इस बार किस्मत सच में उसके साथ थी। ह्यूगो अभी ड्रग बनाने के शुरुआती दौर में था। अगर यह और आगे बढ़ गया होता तो वह ब्लैक शार्क को कभी अपनी तरफ नहीं ला पाता। उसने ह्यूगो को वही करने की इजाजत दी जो वह दोनों सोच रहे थे। उसने अपने नए भरोसेमंद आदमी को पूरी तरह से सख्ती करने की इजाजत दे दी। काम शुरू करने के लिए ह्यूगो उस प्रोटेस्ट करने वाले बटलर के पास गया, उस छोटे से नौकर पर हावी होते हुए। ब्लैक शार्क को करीब से देखकर कोई भी डर से कांप उठता। उसका डरावना शरीर और कातिलाना नजर सबको हैरान कर देती थी। वह ऐसे लगता था जैसे घिनौने जुर्म करता हो। बटलर ने खुद को यकीन दिलाया कि लूशियन ने जरूर किसी गली के गुंडे को उठाया होगा। उसने अकड़कर उस बड़े बेवकूफ को कुछ सलाह देने की पेशकश की, यह कहकर कि वह इस घर की हालत जानता है, और ह्यूगो को सही तरफ चुनने की चेतावनी दी। उस अकड़ वाले बटलर ने यंग मास्टर जॉर्डी की बेरहमी का डर दिखाकर ह्यूगो को भगाने की कोशिश की। यह सब नौकर मानते थे कि लूशियन के खिलाफ पलड़ा कब का झुक चुका है। यकीनन वह बड़ा गुंडा कुछ पैसों के लिए अपनी जान दांव पर लगाने जितना बेवकूफ नहीं होगा, है ना? ह्यूगो को उस अकड़ वाले बटलर की आखिरी बातें बेकार लगी। उसकी मुट्ठी बटलर के चेहरे पर लगी और उसने उसे हिलाकर रख दिया। एक ही बार काफी था उस आदमी की खोपड़ी को हिला देने के लिए। उस मुक्के में इतनी ताकत थी कि उसने उस घमंडी बटलर को एक गुड़िया की तरह पास की दीवार पर उड़ा दिया। हांस की आंखें बाहर निकलने वाली थीं, जबकि लूशियन खुद को ऐसे जानवर को काम पर रखने के लिए शाबाशी दे रहा था। ह्यूगो धीरे से चलकर बटलर की बेजान बॉडी के पास गया। एक मामूली सा मुक्का ही काफी था उस आदमी की अक्ल ठिकाने लगाने के लिए। बाकी बटलर्स डरते हुए नए आदमी को कासल के अंदर हिंसा करने के लिए डांटने लगे। ब्लैक शार्क पर उनकी खोखली और कमजोर बातों का बिल्कुल भी असर नहीं हुआ। ऐसा ही हुआ कि ह्यूगो पागल लोगों को सबक सिखाने में माहिर है। उसके लिए यह पहला काम बिल्कुल सही था। कुछ देर बाद हाउस के स्टाफ में से किसी भी तरह की नाफरमानी के निशान नहीं दिखे। उन्होंने तो यहाँ तक तीसरे यंग मास्टर का हुक्म मान लिया, हेडमेड जेनी को अंदर लाने का, चाहे उन्हें जोर भी लगाना पड़े।
उसके चेहरे पर थप्पड़ का निशान साफ दिख रहा था। जेनी गुस्से से बोली और सबको यकीन दिलाया कि वह उसके साथ ऐसा करने के बाद बच नहीं पाएंगे। उसकी खोखली धमकियों से डरने की बजाय सुधरे हुए बटलर्स ने उसे चुप रहने और चलने को कहा। उसे हमेशा हुक्म चलाने की आदत थी। उसे लोगों का उस पर आवाज उठाना पसंद नहीं था। वह बकबक करती रही उन लोगों को सजा देने के बारे में जो उसके खिलाफ थे। तभी रुकी जब लूशियन के ऑफिस का दरवाजा खुला। उसके सामने एक अजीब सा नजारा था। उसकी बात मानने वाले मेड्स और बटलर्स जमीन पर घुटने टेकने पर मजबूर थे, अपनी गलतियों पर सोचने के लिए। जेनी के लिए उनका डर, ह्यूगो ने जो डर उन्हें दिखाया था, उसने उस डर को खत्म कर दिया था। इसी बीच तीसरा यंग लॉर्ड खिड़की के पास खड़ा था, हाथ पीछे बंधे हुए थे, अपनी शक्ति बढ़ा रहा था। वह रोकी हुई हेडमेड की तरफ मुड़ा और उसे देखकर मुस्कुराया और हाथ हिलाया। वह खुश था यह देखकर कि उसके एम्प्लॉयज आखिरकार अपना काम सही से कर रहे हैं। लूशियन ने उसके गाल पर थप्पड़ का निशान देखा और लड़के के जोश को माफ कर दिया। जेनी गुस्से से फट पड़ी। उसे यकीन था कि उसका मामूली सा यंग मास्टर उसके साथ ऐसा करने के बाद बच नहीं पाएगा। उसने लूशियन के सामने झुकने से मना कर दिया, जैसे बाकी सबने किया था, और दोहराती रही कि उसका यंग मास्टर जॉर्डी इस हरकत को कभी माफ नहीं करेगा। उसने हिम्मत की यह कहने की कि अगर वह अभी रुक जाते हैं तो वह आज की घटना को बिना किसी बड़ी सजा के खत्म होने देगी। लूशियन बस हंसने लगा। उसने बिना किसी परवाह के अपनी डेस्क से चाबुक उठाया और उस बदतमीज मेड की तरफ चल पड़ा। जब अभी शुरुआत ही हुई है तो अच्छी चीज को खत्म क्यों करें? अभी तो दिन शुरू ही हुआ है और उसका चाबुक चलाने का मन कर रहा है। उसने हेडमेड जेनी से कहा कि वह जो चाहे कह ले, उसे जो कुछ भी कहना है अभी कह ले, क्योंकि आज का दिन खत्म होने से पहले वह नरक के दरवाजे पर दस्तक दे रही होगी। सजा ए मौत एक तरीका है जो पुराने जमाने से इस्तेमाल होता आया है गलत काम करने वालों को चेतावनी देने के लिए। यह दिखाने वाला भी है और असरदार भी। तलवार के पास वजह होती है, एक साफ निशाना, और सबसे बढ़कर यह उन लोगों पर एक गहरा असर छोड़ता है जिन्होंने उसे होते हुए देखा। दूसरे शब्दों में यह एक आजमाया हुआ तरीका है। लूशियन हाथ में चाबुक लिए हेडमेड जेनी की तरफ चला। उसने उसे नफरत और घिन से भरी हुई आंखों से घूरा। उसने बिना किसी भावना के वापस देखा। उसकी नजर में कोई हलचल नहीं थी। आज वह ग्रैंड ड्यूक को यह इशारा दे सकता है कि कमजोर और बेकार तीसरा बेटा अब नहीं रहा। उसने उंगली के इशारे से अपने बटलर्स को बुलाया। उन्होंने जेनी को मजबूती से पकड़ लिया ताकि वह अपनी जगह पर रहे और उसे घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। वह औरत जो कुछ देर पहले पूरे घर पर हुक्म चलाती थी, अब दबोच दी गई थी, हिल भी नहीं पा रही थी। ऐसी मुश्किल हालत में भी उसने लूशियन के खिलाफ बोलने की हिम्मत की, यह मानने से इनकार करते हुए कि लड़का अपनी धमकियों को पूरा नहीं कर पाएगा। उसे पूरा यकीन था कि अगर कोई उस पर एक भी खरोंच लगाता है तो यंग मास्टर जॉर्डी चुपचाप नहीं बैठेगा। जेनी ने यह बात बड़े गर्व से कही कि उसकी माँ जॉर्डी की धाय माँ थी। वह भाई बहन की तरह बड़े हुए थे। इस वक्त तक लूशियन उसकी खोखली चेतावनियों से बोर हो चुका था। यह उसके पास सुधरने का आखिरी मौका है। फिर भी वह वही पुरानी बात बार बार दोहराती रही। अगर वह लूशियन के भाई का नाम बेकार में झपते हुए मर जाती है तो क्या यह एक हंसने वाली जिंदगी नहीं होगी? अगर जेनी के पास कोई और चाल है तो अभी उसे चलने का वक्त है। एक खराब रेडियो की तरह वह बकबक करती रही कि यंग मास्टर जॉर्डी क्या करेगा। लूशियन को बीच में आना पड़ा और उसकी गलत सोच को ठीक करना पड़ा। उसके पास उसे मारने की काफी वजह थी। उस पर एक नोबल का अपमान करने, काम में लापरवाही, लोगों को भड़काने और पैसे की हेरा फेरी के इल्जाम थे। उसने जो इतने सारे जुर्म किए थे, उसे पागल ही होना चाहिए यह सोचने के लिए कि जॉर्डी के साथ उसका धाय माँ वाला रिश्ता उसे बचा लेगा। वह इस दुनिया में अपनी जगह को लेकर बहुत गलतफहमी में है। ज्यादा से ज्यादा जिस जॉर्डी का नाम वह बार बार ले रही है, वह लूशियन को कुछ बार मार सकता है, बस इतना ही। और अगर ग्रैंड ड्यूक बीच में आता है तो वह इतना भी नहीं कर पाएगा। इसके उल्टा उनका बाप तो लूशियन को इनाम भी दे सकता है, एक ऐसे बिगड़े हुए नौकर को सही से संभालने के लिए जो उसके घर में अंदरूनी समस्याएं पैदा कर रहा था। जेनी शायद भूल रही है कि जॉर्डी भी सिर्फ ड्यूची का एक और वारिस है। वही खिताब उस आदमी का भी है जो उसके बिल्कुल सामने खड़ा है। अपनी पहली मुलाकात में लूशियन ने उसे सब कुछ ठीक करने का मौका दिया था, लेकिन उसने इसके बजाय बड़े घमंड और बेइज्जती के साथ बात की। उसने यह हालत खुद ही पैदा की है। तीसरे यंग मास्टर को सच बताते हुए सुनकर उसकी गलतफहमी टूट गई। जब से उसे लाया गया था, पहली बार जेनी डर से कांप उठी। अपनी जान बचाने की कोशिश में उसने अपनी गलतियां मान ली और माफ करने की भीख मांगी। बदकिस्मती से उसे खुद को बदकिस्मत ही समझना पड़ेगा। लूशियन ने उस चाबुक को पूरी ताकत से चलाया। मांस के फटने और खून के छिटकने की आवाज ऑफिस में गूंज उठी। जेनी को पकड़े जाने की खबर जल्दी ही दूसरे यंग मास्टर तक पहुंच गई। अपने नाइट्स के साथ जॉर्डी जल्दी से लूशियन के ऑफिस की तरफ गया। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसका बेकार छोटा भाई ऐसे बड़े कदम उठाएगा। कुछ दिन पहले ही उसने जेनी से सुना था कि वह लड़का नौकर के कमरे में बेइज्जती के बाद पीछे हट गया था। अब वह हर उस आदमी को मारने की धमकी दे रहा है जो उसके खिलाफ है। सिर्फ यही बात जॉर्डी को हैरान नहीं कर रही थी। अगर ऐसा कुछ होता है तो उसने लूशियन के अलग घर में कुछ लोग लगाए थे। उन लगाए हुए नौकर को लूशियन को रोकने की पूरी कोशिश करनी चाहिए थी, जेनी का साथ देते हुए। लेकिन हालत अब वापस न आने वाले मोड़ पर पहुंच चुकी थी। एक ही दिन में लूशियन ने पूरे एनेक्स पर कब्जा कर लिया था, उन लोगों समेत जो जॉर्डी को जवाबदेह थे।
नाइट्स ने अपने यंग मास्टर को यकीन दिलाया कि खबरें गलत होंगी, इसलिए उन्हें थोड़ी देर के लिए शांत हो जाना चाहिए। उन्होंने सोचा कि डरपोक लूशियन में किसी को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत नहीं है। सबसे बढ़कर उन्होंने अभी भी माना कि तीसरा यंग मास्टर उनके लॉर्ड जॉर्डी से दुनिया में सबसे ज्यादा डरता है। यह बातें सुनकर जॉर्डी शांत हो गया। यह तब तक था जब तक उन्होंने चाबुक के मांस में घुसने की आवाज और उसके बाद की दर्द भरी चीख नहीं सुनी। जॉर्डी ने लूशियन के ऑफिस का दरवाजा जोर से खोला। उसकी आंखें तुरंत चाबुक की तरफ गईं, जिससे ताजा खून पूरे फर्श पर टपक रहा था। लूशियन जेनी के पीछे खड़ा था। उसकी पीठ बुरी तरह से कटी हुई थी और उसके ताजा जख्मों से खून बह रहा था। यह एक ऐसा नजारा था जिसे जॉर्डी ने कभी नहीं सोचा होगा। यहाँ तक कि जालिम जॉर्डी भी ऐसे दर्दनाक नजारे से हैरान रह गया। जब उसने अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया, लूशियन ने बस पूछा कि उसका इज्जतदार भाई उसके इलाके में क्यों आया है। उसने उनका सही से स्वागत न करने के लिए माफी मांगी। वह अभी थोड़ा बिजी है, इसलिए जॉर्डी और उसके नाइट बाद में वापस आ सकते हैं। अपने घर में नाफरमानी की जड़ को उखाड़ना कुछ लोगों के लिए मुश्किल हो सकता है। अपने भाई की मौजूदगी को नजरअंदाज करते हुए उसने ह्यूगो से जेनी को फिर से सीधा खड़ा करने को कहा। दूसरे यंग मास्टर ने अपने नाइट्स ओलिवर और गर्ट को हुक्म दिया कि वह बीच में कूदकर जेनी को तुरंत उसके पास ले आएं। ओलिवर और गर्ट ने अपने मास्टर की बात सुनी और आगे बढ़े। जवाब में लूशियन ने ह्यूगो को एक खतरनाक हुक्म दिया। अगर कोई भी उसकी जगह से 3 कदम के अंदर आता है तो ह्यूगो हेडमेड का गला काटने के लिए आजाद है। लूशियन खुशी खुशी इसके बाद की पूरी जिम्मेदारी लेगा। उसकी पागल आंखें देखकर ओलिवर और गर्ट तुरंत रुक गए। हाथ में तेज धार वाला हथियार लिए ह्यूगो ने अपने बॉस को यकीन दिलाया कि वह गला काटने का काम संभाल लेगा, इसलिए यंग मास्टर लूशियन बेफिक्र रह सकते हैं। हथियार की नोक जेनी के मांस को छूती है और ज्यादा खून निकलता है। वह बस अपने प्यारे लॉर्ड जॉर्डी के लिए चीख सकती थी। दूसरे यंग मास्टर ने ब्लैक शार्क से मिन्नत की कि वह तुरंत खंजर छोड़ दे। उसने ऐलान किया कि अगर उसके हुक्म नहीं माने गए तो सिर्फ ह्यूगो का ही नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार का सर काट दिया जाएगा। उनके कटे हुए सर शहर की दीवारों पर लटका दिए जाएंगे। ह्यूगो ने जॉर्डी की मामूली धमकी पर पलक तक नहीं झपकाई। उसका मास्टर लॉर्ड लूशियन है, उसे किसी और का हुक्म मानने की कोई वजह नहीं है। बाद में जो भी हो वह अपना फर्ज निभाएगा और अपने मास्टर की मर्जी पर चलेगा। जॉर्डी को तुरंत एहसास हुआ कि इस हालत में उसके पास कोई ताकत नहीं है। उसने अपना सवाल लूशियन की तरफ मोड़ दिया। अपने छोटे भाई से पूछा कि जेनी ने ऐसा क्या किया था जिसके लिए उसे इतनी कठोर सजा मिल रही है। लॉर्ड लूशियन ने जल्दी से उसके जुर्म गिनाए। अपने से बड़े लोगों का अपमान करना, हुक्म न मानना और हाउस के बजट में हेरा फेरी करना, वह तो बस एक सही सजा दे रहा है। उसने अपने भाई से कहा कि वह होश में आए और पब्लिक और प्राइवेट मामलों को सही से समझे। ऐसा करके उसने जॉर्डी को एक ऐसी हालत में डाल दिया जहां से निकलना मुश्किल था। हाउस वाल्डेक के मौजूदा उत्तराधिकार के नियम के मुताबिक पहला वारिस लॉर्ड ट्रिस्टन वाल्डेक है। उसके बाद दूसरा यंग मास्टर जॉर्डी वाल्डेक है। एक दो तरफा ताकत की लड़ाई है जो पक्की हो चुकी है। दूसरे शब्दों में आखिरी टक्कर तक। जॉर्डी के लिए सबसे जरूरी चीज अपनी ताकत को मजबूत करना है। अपने छोटे भाई के हाथों हाल ही में हुई उसकी बेइज्जती ने उसे कुछ नुकसान पहुंचाया था। उसे हेनरिक नाम के एक करीबी नाइट को निकालना पड़ा था। अगर वह जेनी को नहीं बचा पाता, जिसे उसका दाहिना हाथ माना जाता है, तो वह खत्म हो जाएगा। इससे उत्तराधिकार की दौड़ में उसकी हैसियत कमजोर पड़ जाएगी। उसकी लापरवाही एक बड़ा मोड़ बन जाएगी, जिससे उसके चेलों में भरोसा टूट जाएगा और दरारें पड़ सकती हैं। दूसरे शब्दों में वह पूरी तरह से फंस चुका था। यह समझकर जॉर्डी ने लूशियन की बात मान ली और सच्चे दिल से जेनी को माफ करने की गुजारिश की। उसके नाइट्स और कमरे में मौजूद हर नौकर हैरान रह गया, लेकिन ह्यूगो अलग था। उसने अपने निशाने पर नजर रखी और अपने हाथ हथियार पर रखे। लूशियन को अपने भाई का यह दिखावा बेकार लगा। उस कमीने का एक शब्द इस मामले को दबाने के लिए बिल्कुल भी काफी नहीं है। अपने कीमती घर को किसी को बर्बाद करने देने के बाद सिर्फ बातें काफी नहीं होंगी। जॉर्डी को लगता होगा कि उसकी जुबान सोने की बनी है या कुछ और। एक बार फिर उसने साबित कर दिया कि सभी नोबल एक जैसे होते हैं। अब वह भी उसके साथ खेलने लगा। उसने जॉर्डी से पूछा कि उसके लिए हार मानना क्या मतलब रखता है। इस हालत में कोई जीत नहीं है। लूशियन तो बस तीसरे यंग मास्टर के रूप में अपना फर्ज निभा रहा है और कुछ नहीं। इसके अलावा हेडमेड ने ऐसे जुर्म किए हैं जो किसी को नहीं छोड़ते, चाहे उनका दर्जा कुछ भी हो। अगर वह इस मामले को बस दबा देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं तो वाल्डेक परिवार के बारे में सब क्या सोचेंगे। वह भी चाहता है कि यह मामले शांत हो जाएं, लेकिन कानून ने उसके हाथ बांध रखे हैं। उसके पास बस वजह नहीं है नियमों के खिलाफ जाने और खुली गलतियों को नजरअंदाज करने की। जॉर्डी ने अपने दांत पीसे और मुट्ठी बंद की। उसने लूशियन को कहा कि वह घुमाव फिराव बातें करना बंद करे और अपनी मांगे सीधे सीधे बताए। तीसरे यंग मास्टर ने कहा कि पुराने जमाने से दूसरे की दौलत पर हाथ साफ करने वालों को आमतौर पर ऐसी ही सजा मिलती है। शायद वह इस मामले को जाने देगा अगर चोरी की गई रकम का कई गुना वापस कर दिया जाए। अगर एक सही कीमत मिल जाती है तो लूशियन शायद माफ कर देगा और भूल जाएगा। यह जॉर्डी पर है कि वह एक बहुत बड़ी रकम दे। हलचल शांत होने के बाद वाल्डेक हाउस में सब कुछ नॉर्मल हो गया। ग्रैंड ड्यूक सिगमंड वाल्डेक को सोचते हुए देखा जा सकता है कि उनके बेटों के बीच क्या हुआ था। हेड बटलर एडविन ने उन्हें पूरी रिपोर्ट दी कि क्या हुआ था और कैसे इस घटना को खत्म किया गया। पहले तो ड्यूक को यह जांचने की जरूरत महसूस हुई कि रिपोर्ट का हर शब्द सही है या नहीं।
एडविन ने ही घटना की रिपोर्ट की जांच की थी ताकि सिगमंड को यकीन हो सके कि यह सच है। आखिर में जॉर्डी लूशियन को एक बड़ी रकम देने पर राजी हो गया, चोरी की गई भत्ते की रकम का 10 गुना। एडविन की रिपोर्ट में यह भी था कि यंग मास्टर लूशियन का नया आदमी, जिसका नाम ह्यूगो है, जिसने लूशियन के एनेक्स में लगाए गए हर जासूस को जल्दी से निकाल दिया। नतीजे के तौर पर तीसरे यंग मास्टर ने अपने घर पर पूरा कब्जा कर लिया है, उसे कासल के किसी भी दूसरे इलाके से ज्यादा सुरक्षित जगह बना दिया है। एडविन से मिलने के बाद और सच्चाई जानने के बाद ग्रैंड ड्यूक सिगमंड ने लूशियन को बात करने के लिए बुलाया, अपने बाप की बात मानकर। तीसरा, यंग मास्टर जितनी जल्दी हो सका अपने बाप के ऑफिस में आया। सिगमंड ने अपने बेटे को देखा और कहा कि उसकी नजर पहले से अलग लग रही थी। ग्रैंड ड्यूक ने उससे हाल ही में की गई गड़बड़ के बारे में पूछा और लूशियन ने अपने बाप को ठीक करते हुए कहा कि यह सिर्फ एक गड़बड़ नहीं थी, उसने तो बस उन नौकर को सबक सिखाया जो अपने मास्टर की ताकत को पहचान नहीं पाते थे, लेकिन ऐसा करके उसने अपने भाई की बेइज्जती कर दी। सिगमंड ने उसे चेतावनी दी कि जॉर्डी इस घटना को लंबे समय तक नहीं भूलेगा। उसे यकीन नहीं था कि उसका तीसरा बेटा इस सब को संभाल पाएगा या नहीं। लूशियन ने इस बात को गलत बताया कि कुछ संभालने जैसा है या नहीं, अपनी बात पर अडिग रहते हुए कि उसने तो बस सही नियम और व्यवस्था बनाए रखी जैसे नोबल करते हैं। अगर वह ऐसे साफ फर्ज से बचता है भविष्य के नतीजे के डर से, तो वह वाल्डेक नाम को गर्व से कैसे उठा पाएगा। उन्होंने तो बस एक फैसला किया जो उनके परिवार के नाम पर शर्म नहीं लाएगा। उसके बाप को उसका जवाब पसंद आया। ग्रैंड ड्यूक ने चेतावनी दी कि जॉर्डी भविष्य में भी लड़ाइयां करता रहेगा। अगर ऐसा होता है तो लूशियन को जवाब देने का हक रहा है, लेकिन उसे यह याद रखना चाहिए कि झगड़ों को इतना न बढ़ाए कि घर और उनकी इज्जत को नुकसान पहुंचे। सिगमंड ने यह भी जोर दिया कि वह जॉर्डी का साथ देगा, चाहे कौन सही हो या गलत। लूशियन ने सही तरीके से इस खुले पक्षपात का विरोध किया। उसके बाप ने बस उससे कहा कि इस फैसले पर हैरान न हो। जॉर्डी कभी कभी जल्दी करता है, लेकिन वह एक अच्छा लीडर है जो घर के लिए बहुत कुछ करता है। लेकिन लूशियन ने पूरा 1 साल बर्बाद कर दिया कुछ अच्छा करने की बजाय। फैमिली का हेड होने के नाते जो घर के लिए काम करता है उसको बचाना ही सही बात है। उसकी बातें थोड़ी सख्त लग सकती हैं, लेकिन लूशियन समझ गया था। अगर वह गलत नहीं है तो ऐसा लग रहा था जैसे उसके पिता उसे कह रहे हैं कि वह अपने भाई से आगे बढ़े। ग्रेट ड्यूक सिगमंड चाहते हैं कि वह अपनी ताकत बढ़ाए और वाल्डेच घर के लिए काम करे। ऐसा करेगा तो उसे अपने सवालों का जवाब मिल जाएगा। लूशियन समझ गया कि यह आदमी उसके अंदर डर पैदा कर रहा था ताकि वह और तेज दौड़े। अगर वह अब भी ऐसी पक्की बात कह रहा है तो इसका मतलब है कि जल्दी ही अगला लीडर कौन होगा यह तय हो जाएगा। एक अलग तरीके से उसे अपने पिता की घुमाव फिराव वाली सलाह अच्छी लगी कि वह हर मौके को पकड़े अपने दूसरे भाइयों से आगे बढ़ने के लिए, इससे पहले कि देर हो जाए। उसने सोचा, क्या सब पिता ऐसे ही होते हैं? अगर ग्रैंड ड्यूक अपने बच्चे के लिए इतना चिंता कर रहे हैं तो लूशियन ने सोचा कि वह उनकी मदद करे और कुछ अच्छे पॉइंट्स भी बना ले। उसने अपने पिता की डेस्क पर एक डॉक्यूमेंट सरका दिया और ग्रैंड ड्यूक को अपना अगला कदम दिखाया, और वह बहुत बहुत बड़ा कदम था। ड्यूक ने डॉक्यूमेंट उठाया, उसके अंदर की बातें पढ़ी। जैसे ही वह एक एक लाइन पढ़ता गया, धीरे धीरे गुस्सा उस पर हावी हो गया। उसके हाथ ने कागज को मसल दिया। जो उसने अभी पढ़ा था उससे परेशान होकर उसने जल्दी से अपने बेटे से पूछा कि क्या यह जानकारी सच में सही है। अगर लूशियन ने यह रिपोर्ट अपनी बड़प्पन की इच्छा से बनाई है तो उसे अभी बताना चाहिए, लेकिन उस डॉक्यूमेंट की हर लाइन सच थी, बिना किसी झूठ के। इसके अलावा उसने पहले ही एक अंदर के आदमी को पकड़ लिया था जो मार्किस लोग्राउंड के कहने पर ड्रग्स फैला रहा था। उसने अपने पिता से कहा कि वह अच्छी तरह से जांच करें। ग्रैंड ड्यूक के रिएक्शन से लग रहा था कि वह सिर्फ जांच से ज्यादा कुछ करने वाले हैं। पूरा कमरा सिगमंड की घुटन भरी शक्ति से भर गया। उसका गुस्सा माना के रूप में बाहर निकल रहा था। उसने बर्नहार्ड लोग्रांड को गाली दी, वह बेशर्म मार्की का बेटा। एक दूसरे नोबल ने वाल्डेक इलाके को खतरनाक चीजों से गंदा करने की हिम्मत की। इस बात का जवाब जरूर देना होगा। पहली बार लूशियन ने उस तलवार की ताकत महसूस की जो एम्पायर को बचाती है। वाल्डेक घर का मालिक ऐसा नहीं है जिससे कोई पंगा ले। इस तरह से उसे भी कुछ नुकसान हो सकता है। अपने पिता के गुस्से से आगे बढ़ते हुए लूशियन ने और बोलने की हिम्मत की। उसने सोचा कि अगर वह यह बात सम्राट को बताते भी हैं तो लोग्रन घर के पास इतना टाइम होगा कि वह किसी को बलि का बकरा बनाकर सजा से बच जाएंगे। सारा काम छोटी व्यापारिक कंपनियों बहावन मर्चेंट गिल्ड के जरिए हुआ था। ऊपर से मार्क्यूसेट्स की सीधी शामिल होने का कोई निशान नहीं है, और ज्यादा जोर लगाना और गहराई में जाना चीजों को और खराब ही करेगा। अभी सम्राट अलग अलग ग्रुप्स की लड़ाइयों से बच रहे हैं और एम्पायर को इस मामले में बीच में आकर सुलह करानी पड़ेगी। थोड़ा शांत होने के बाद सिगमंड अपने बेटे की राजनीति की समझ से प्रभावित हुए। लूशियन ने सोचा कि उनके बड़े घर के खिलाफ इतना बड़ा गलत काम करने के बाद भी मार्किस लोग्रान को बस हल्की सी सजा मिलेगी, शायद कुछ पैसे का नुकसान होगा, और बस। वाल्डेक घर के खिलाफ देशद्रोह का जुर्म करने की हिम्मत की। क्या उनका कम से कम एक हाथ नहीं काट देना चाहिए? अपने बेटे के सुझाव पर थोड़ी देर सोचने के बाद ग्रैंड ड्यूक बैठ गए और अपने जज्बातों को काबू किया। वह पूरी डिटेल में सुनना चाहते थे कि यह लड़का ऐसी मुश्किल सिचुएशन को कैसे हैंडल करेगा। खुशकिस्मती से लूशियन तैयार था। उसने मार्किस को फंसाने का तरीका पहले ही ढूंढ लिया था। प्लान में एक अंदर का आदमी शामिल है जो हाल ही में उसकी तरफ आ गया है, जिसका नाम ह्यूगो है।
उस आदमी के पास कोई टाइटल नहीं है, लेकिन उसने लोग्रन का बहुत भरोसा जीता है और जल्दी ही बड़े लेवल पर पहुंच गया है। सिगमंड को याद आया कि उसने इस बाहर वाले आदमी के बारे में हेड बटलर की पूरी रिपोर्ट में कुछ सुना था। उसे लगा जैसे उसके बेटे ने शुरू से ही इस सिचुएशन का अंदाजा लगा लिया था। एक गद्दार का इस्तेमाल करके उलटा जाल बिछाना जरूर अच्छा लगता है। मार्कोसेटिस के नजरिए से एक वफादार एग्जीक्यूटिव के हाथों धोखा होना मुश्किल होगा। पहले ही जमीन तैयार कर दी थी ताकि ऐसा लगे कि ड्रग का उत्पादन ठीक से चल रहा है। जल्दी ही लोग्रन का कोई बड़ा आदमी सीधे तौर पर शामिल होगा। इस प्लान के राजनीतिक असर को देखते हुए इस मामले को हल्के में नहीं लिया जा सकता। यह प्लान अच्छा लगता है, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी कमी है। वह सब कुछ एक ही चीज पर दांव लगा रहे हैं, एक गली के व्यापारी पर। ग्रैंड ड्यूक ने अपने बेटे को याद दिलाया कि इंसानी फितरत को बदला नहीं जा सकता। वह किसी ऐसे आदमी के साथ एक कदम भी नहीं चल सकते जिस पर भरोसा न हो। लूसियन ने कहा कि वह उस आदमी पर भरोसा नहीं करता, बल्कि उसकी अंदर की इच्छा पर। ह्यूगो एक ऐसा आदमी है जो नाइट बनने के लिए कुछ भी करेगा ताकि उसका नाम पूरे एम्पायर में जाना जाए। वह इतना मोटिवेटेड है कि अपना नाम इतिहास में दर्ज कराना चाहता है। वह एक ऐसे आदमी पर भरोसा कर सकते हैं जो पागलपन की हद तक एक सपना चाहता है। लूशियन उस सपने पर भरोसा करने को तैयार है, क्योंकि वह अपनी पिछली जिंदगी में भी एक पागल सपने देखने वाला था। यह सच में एक जज्बाती वजह है जिसे ग्रैंड ड्यूक सपोर्ट करने में हिचकिचा रहे थे। अगर प्लान बिगड़ जाता है तो लूशियन जिम्मेदारी से भागने वाला नहीं है। उसके नीचे काम करने वाले की गलती आखिर में उस पर ही आएगी, भले ही उसे अपनी जान दांव पर लगानी पड़े। वह मौका लेने को तैयार है। सिगमंड समझ गए कि उसका बेटा हर बात सच कह रहा है। अभी के लिए वह इस आइडिया पर और सोचेगा। जब लूशियन का शरीर ठीक हो जाएगा तो उसने लड़के को ट्रेनिंग ग्राउंड में आने को कहा। ग्रैंड ड्यूक ने आखिरकार उसे लायन हार्ट तलवार के लायक समझा। अब से लूशियन को फैमिली का अगला हेड बनने के उम्मीदवारों में से एक माना जाएगा। उस रात बाद में हिगमंड अपनी लाइब्रेरी में देर तक काम करता रहा। उसने लूशियन के साथ जो बात की थी वह एडविन को बताई, और हेड बटलर ने इतनी बड़ी गलती के लिए माफी मांगी। बूढ़े आदमी को शर्म आई कि केलहाइम में, जो वाल्डेक घर का दिल है, इतनी बुरी चीज उसकी जानकारी के बिना हो रही थी। ग्रैंड ड्यूक ने जिम्मेदारी ली कि उसने एडविन को सिर्फ सीमा के मामलों पर ध्यान देने को कहा था। हेड बटलर पहले ही बहुत थका हुआ है। वह खुशकिस्मत थे कि लूशियन ने इस गड़बड़ को कंट्रोल से बाहर होने से पहले ही ढूंढ लिया। बर्नहार्ड लोग्रेन ने अपनी पूरी कोशिश की थी कि वह अपना हाथ छुपा सके। इस ड्रग का मकसद न तो पैसा कमाना था और न ही ताकत बढ़ाना। इसका खास मकसद वाल्डेक्स घर की इज्जत को खराब करना था। लोग्रन्स शायद ऐसी गंदी चालाकियों का इस्तेमाल बाद में और प्लान बनाने के बहाने के रूप में करना चाहते हैं। एम्पायर की मौजूदा हालत जानते हुए भी कुछ नोबल अभी भी राजनीति में अंधे हैं। इससे भी ज्यादा जरूरी, सिगमंड ह्यूगो नाम के आदमी पर और गहराई से रिपोर्ट चाहते थे। एडविन की रिसर्च के मुताबिक ह्यूगो ऊपर से एक मामूली गुंडा है जो एक जुए का अड्डा चलाता है। असल में वह एक नई ऑर्गेनाइजेशन का लीडर था जो तेजी से अंडरवर्ल्ड पर कब्जा कर रही थी। कागज पर वह ऐसा आदमी नहीं है जो किसी के नीचे काम करे, इसलिए तीसरे बेटे का ब्लैक शार्क को काबू करना और भी ज्यादा असरदार लगता है। एडविन ने इस शानदार कदम को लूशियन की कमाल की ग्रोथ का नतीजा बताया। किसी वजह से ग्रैंड ड्यूक को यह एहसास नहीं छोड़ रहा था कि लूशियन के बदलाव में जितना दिखता है उससे कहीं ज्यादा है। ह्यूगो अंडरवर्ल्ड में खड़ा रहा और सफल हुआ, जहां चालाकी और बेरहमी चलती थी। अगर वह एक बेवकूफ होता जो बचपन के सपने पूरे करने की खोखली बातों पर भरोसा करता, तो उसे बहुत पहले ही कुचल दिया गया होता। उस चालाक अपराधी ने जरूर लूशियन की असली ताकत को देखा होगा, एक ऐसे लॉर्ड के रूप में जिस पर अपनी जान दांव पर लगाई जा सके। यह प्लान से पहले है, लेकिन क्योंकि लूशियन अपनी कला दिखाता जा रहा है, सिगमंड को लगा कि उसके लिए रास्ता खोलना सही है। कल से ग्रैंड ड्यूक ने फैमिली की गुप्त टेक्निक भूले हुए तीसरे बेटे को सिखाने का प्लान बनाया है, और उसके तलवारबाजी के टीचर के रूप में कौन होगा? सिगमंड के दिमाग में पहले से ही कोई है, सर आइजन, एक ऐसा नाम जिसे एम्पायर का हर तलवारबाज जानता है। बूढ़े आदमी की शांति को उसकी बुढ़ापे में तोड़ना दुख की बात है। लूशियन को अपने साथ लेना उसके लिए भी जरूर एक खास समय होगा। अब समय आ गया है कि सर आइजन को उसकी अकेली रिटायरमेंट ट्रेनिंग से बाहर निकाला जाए। लूशियन को फैमिली हेड बनने के उम्मीदवारों में से एक के रूप में ऑफिशियली मान लिए जाने की खबर उसके घर भेजी गई। हांस को यकीन नहीं हुआ कि यंग मास्टर, जिसे पहले ही जल्दी से बच्चे पैदा करने के लिए मजबूर किया गया था, जो कुछ समय पहले एक दुखी हालत में था, उसने अपनी जिंदगी पूरी तरह बदल दी थी। वह पर्सनल नौकर लूशियन से एक रोते हुए बच्चे की तरह चिपक गया। ह्यूगो को बीच में आना पड़ा और उसे उठाना पड़ा, जैसे उसका कोई वजन ही न हो। साइज और एक्सपीरियंस में फर्क होने के बावजूद ह्यूगो हांस को इज्जत से अपना सीनियर कहता है। ब्लैक शार्क ने सोचा कि यंग मास्टर की टैलेंट को देखते हुए अगला लीडर चुना जाना बिल्कुल नॉर्मल था। अपने मास्टर के भविष्य के रास्ते को देखते हुए उसने सीनियर हांस से कहा कि वह लूशियन के राइट हैंड मैन के रूप में सही से काम करे। यंग मास्टर का राइट हैंड मैन कहलाना और हांस के दिमाग को शानदार ख्यालों से भर दिया। खुद को पूरा मुस्कुराने से नहीं रोक पाया, जबकि वह नम्रता से कह रहा था कि उसमें अभी भी बहुत कमी है। ह्यूगो जैसे केपेबल जूनियर के होते हुए वह ये टाइटल लेने की हिम्मत नहीं करेगा। ह्यूगो ने हांस के झूठे नम्रता वाले एक्ट में उसका साथ दिया, उसकी तारीफ करते हुए उसे बच्चे की तरह ऊपर नीचे उठाता रहा। जिस तरह से ब्लैक शार्क ने हांस को हैंडल किया, उससे जरूर पता चला कि एक एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉई कितना फर्क ला सकता है। लूशियन ने ह्यूगो की बातों के सपोर्ट में बोला,
खबर ऑफिशियली बाकी फैमिली को बताने से पहले हांस और ह्यूगो ने लूशियन से पहले सुनी थी। हमें मानना पड़ेगा कि हांस का नरम स्वभाव कभी कभी उसकी कमजोरी लग सकता है, फिर भी वह लड़का सच में अपने यंग मास्टर की परवाह करता है। उसमें इतनी हिम्मत है कि वह लूशियन के साथ सबसे बुरे दिनों में भी खड़ा रहेगा। अगर उसे और एक्सपीरियंस मिलता है और वह बढ़ता रहता है तो उसमें अंदर के मामलों को संभालने की बहुत अच्छी क्षमता है। वह किसी और से ज्यादा भरोसेमंद पीछे का रक्षक बनेगा। जहां तक ह्यूगो की बात है, उसकी क्षमताओं पर कोई सवाल नहीं है। लूशियन को बस उसके नाइट बनने का रास्ता बनाना है। अगर वह ऐसा कर पाता है तो ह्यूगो की क्षमताएं पूरी तरह से बाहर आएंगी। ब्लैक शार्क भविष्य में और भी कीमती बन जाएगा, लूशियन की सबसे मजबूत तलवार के रूप में काम करते हुए। अभी अपने खास लोगों के मामले में क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी को इंपॉर्टेंस देना बेहतर है। अपने लोगों को एक एक करके जितना हो सके उतना अच्छा बनाना ही उसकी जीत का तरीका होगा। लूशियन के बढ़े हुए स्टेटस के ऐलान के साथ चीजें और भी बिजी होने वाली हैं। वह आगे का सफर अकेले नहीं कर पाएगा, लेकिन इन दो लोगों के साथ वह एक बेहतर भविष्य की तरफ बढ़ पाएगा। ह्यूगो ने कसम खाई कि वह उसे कभी निराश नहीं करेगा। उसकी कसम का वजन साफ दिख रहा था। हांस ने भी हमेशा की तरह भरोसेमंद रहने का वादा किया। अगली सुबह लूशियन जल्दी उठ गया। ट्रेनिंग ग्राउंड में जाने के लिए एक्साइटेड था। अरीना के बीच में अकेला उसने नजारा और माहौल को देखा। उसने अपनी आंखें बंद की और अपनी पिछली जिंदगी के बारे में सोचा। तब वह पूरे कॉन्टिनेंट के हर कोने में एक चीज ढूंढ रहा था। उसने एम्पायर के सबसे मुश्किल इलाकों में हिम्मत दिखाई ताकि पुराने मार्शल आर्ट्स का सार ढूंढ सके, जिसे कहा जाता था कि वह एक तलवारबाज को एक ऊंचे लेवल पर पहुंचा सकता है। वह तलवार के फॉर्म्स के आइडिया से बहुत ज्यादा लगाव रखता था। हजारों तलवार फॉर्म्स में से एक ऊंचा लेवल होता है, एडवांस तलवार फॉर्म्स। वह कुत्ते की तरह संघर्ष करता रहा, लेकिन अपनी खोज के अंत में जो उसे मिला वह एडवांस तलवार फॉर्म नहीं था जिसे वह बेचैनी से चाहता था, और न ही वह इंटरमीडिएट तलवार फॉर्म जो नाइट कैप्टन्स प्रैक्टिस करते थे। उसकी कोशिशों का नतीजा सिर्फ एक कमजोर वर्जन था जिसे नए नाइट्स इस्तेमाल करते थे। उसे इस कड़वी सच्चाई का सामना करना पड़ा कि असली ताकत नोबल खून के बिना नहीं मिल सकती। एक मामूली मर्सेनरी के रूप में एक कमजोर तलवार फॉर्म सीखने का छोटा सा मौका भी बहुत बड़ी किस्मत माना जा सकता था। जब भी वह जंग के मैदान में अपने स्क्वाड मेंबर्स को नहीं बचा पाया, उसे याद दिलाया गया कि वह कितना छोटा है। एक असली तलवार फॉर्म की प्यास और इच्छा ने उसे और भी सताया। जो चीज वह पहले इतनी गहराई से चाहता था वह अब उसकी पहुंच में है। वह सिर्फ वाल्डेक फैमिली के अगले लीडर के उम्मीदवारों और उनके सबसे खास सहायकों को सिखाई जाती है। यह एक पुरानी तलवार फॉर्म है जो एडवांस्ड तलवार फॉर्म से भी कहीं ज्यादा बेहतर है। आज वह दिन है जब उसे लायन हार्ट तलवार सीखने का मौका मिलेगा। उसका दिमाग संभावनाओं से भरा हुआ था। वह सच में कितना बड़ा तलवारबाज बन सकता है, यह जानते हुए कि वह अपने सपने को पूरा करने से बस कुछ ही दूर है। शुरू करने से पहले ही उसे घबराहट हो रही थी। लेसन अभी बहुत दूर है। वह सुबह से इतना एक्साइटेड है कि घंटों से अरीना में घूम रहा है। लेसन शुरू होने से पहले माना सर्कुलेशन से अपने दिमाग को शांत करना उसके समय का बेहतर इस्तेमाल होगा। अपनी पिछली जिंदगी में सही ट्रेनिंग के बिना उसने तलवारबाजी चोरी करके या टुकड़ों में जानकारी इकट्ठी करके सीखी थी। उसका कोई मास्टर नहीं था। दिन भर देते की ताकत वह जिंदगी में मिले इस दूसरे मौके की और ज्यादा कदर करने लगा। लूशियन अरीना के बीच में बैठा था, पैर मोड़कर ध्यान की मुद्रा में। उसे पता नहीं था कोई ऊपर से देख रहा था। वह कोई लूशियन को चुपचाप देख रहा था जब वह पूरी शांति में ध्यान कर रहा था। वह कोई और नहीं, सर आइजन थे। वह कुछ देर से देख रहे थे, फिर भी लड़के का ध्यान बिल्कुल नहीं हटा था। उन्होंने सोचा कि तीसरे यंग मास्टर को अपने पिछले रूप को छोड़ने के लिए कुछ तो हुआ होगा। वह लड़का जो सिर्फ डरता और छुपता था अब एक अनुशासित आदमी बन गया था। शुरू में सर आइजन ग्रैंड ड्यूक के बुलावे से हैरान थे, जिसमें लूशियन के तलवारबाजी इंस्ट्रक्टर के रूप में काम करने का ऑफर था। ड्यूक सिगमंड ने माना कि वह पहले इस बच्चे पर लगभग हार मान चुके थे। सोचा था कि कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन लूशियन के अभी वाले रूप को देखकर वह उस लड़के में बहुत सारी कीमती चीजें देख सकते थे। ग्रैंड ड्यूक ने इस काम को बूढ़े आदमी के लिए एक छोटा सा मनोरंजन बताया। उनकी आंखों ने सिगमंड की असाधारण टैलेंट को पहचानने की क्षमता पर भरोसा किया, लेकिन टैलेंट से ज्यादा किसी और चीज ने ग्रैंड ड्यूक को आकर्षित किया। जिस चीज ने उसे सच में हैरान किया वह लूशियन की सोच थी। वह इसे शब्दों में बयान नहीं कर सकते थे, लेकिन उन्हें यकीन था कि सर आइजन समझ जाएंगे कि उनका क्या मतलब है जब वह लड़के को खुद देखेंगे। अभी की बात पर वापस आते हैं। सोर्ड सेंट आइजनब्राइटर वही देख रहे थे जिसके बारे में सिगमंड बात कर रहे थे। इस दुनिया में एक सोर्ड सेंट एक ऐसा सुपर ह्यूमन होता है जो सर्कुलेशन की सबसे ऊंची सीमा तक पहुंच गया है। वह कुछ खास लोग जिन्होंने पूरी तरह से जागृति पा ली है। यह एक सबसे बड़ा टाइटल है जो उन्हें दिया जाता है जिन्होंने तलवारबाजी की सबसे ऊंची चोटी हासिल की है। एम्पायर के लंबे इतिहास में सिर्फ कुछ ही लोग उस चोटी तक पहुंचे हैं। पूरे एम्पायर के तलवारबाजों के लिए वह भगवान से कम नहीं है। इतनी बड़ी शख्सियत लूशियन के सामने खड़ी है। यंग मास्टर का मुंह खुला का खुला रह गया। आखिर हर दिन तो भगवान नहीं मिलते। सोर्ड सेंट आइजनब्रिंटर एक बूढ़े आदमी जैसे दिखते हैं, जिनके सर पर सफेद बाल हैं और उन्होंने आम ट्रेनिंग के कपड़े पहने हैं। उन्होंने लू टाई चियन को अदब से झुककर सलाम किया। कुछ साल हो गए थे जब वह लूशियन की बर्थडे पार्टी में आखिरी बार मिले थे।
उन्होंने बड़े अदब से अपना तारुफ कराया, जैसे वह इस दुनिया के सबसे मशहूर योद्धाओं में से एक न हो। बॉन्ड्स ने बताया था कि लूशियन को तलवारबाजी सीखने के लिए एक ऐसे नाइट के पास भेजा गया है जिसने वाल्डेक घराने की 2 पीढ़ियों तक सेवा की थी। उसके उस अटेंडेंट ने यह बात छुपा दी थी कि वह नाइट कोई और नहीं बल्कि खुद सोर्ड सेंट है। लूशियन को खुद को रोकना पड़ा ताकि वह ज्यादा एक्साइटेड न हो और अदब से झुककर उनका जवाब दिया, यह बताते हुए कि सोर्ड सेंट से सीखना कितने बड़े सम्मान की बात होगी। आइजन ऐसी गंभीर बात सुनकर हल्के से हंसे। उन्होंने कहा कि अब वह सिर्फ एक आम बूढ़े आदमी है जिनका नाम ज्यादा बड़ा बना दिया गया है और एक बड़े घराने का अगला मुखिया बनने वाला इंसान इतनी आसानी से अपना सर नहीं झुकाना चाहिए। लूशियन ने कहा कि भले ही उसकी जिम्मेदारी अपने परिवार की इज्जत बनाए रखना है, लेकिन वह सोर्ड सेंट जैसे बड़े इंसान के सामने कभी भी अदब में कमी नहीं करेगा, चाहे उनका रिश्ता मास्टर और नौकर का हो। आइजन एक ऐसे इंसान है जो पूरे सम्मान के लायक हैं। बच्चे को इतना एक्साइटेड देखकर बूढ़े आदमी को थोड़ा अजीब लगा। उन्होंने मान लिया और यंग लॉर्ड को वैसे ही करने दिया जैसे उसे ठीक लगे। एक भी सेकंड बर्बाद किए बिना उनकी ट्रेनिंग का पहला दौर शुरू हो गया। आइजन ने लूशियन को बाहर के ट्रेनिंग ग्राउंड में चक्कर लगाने को कहा। इससे पहले कि वह पहला काम पूरा बता पाते, यंग लॉर्ड पहले ही दौड़ने के लिए तैयार हो गया था। पूरे जोश के साथ उसने अपने उस्ताद की तरफ देखा, जैसे उनकी इजाजत का इंतजार कर रहा हो। उसके जोश से हैरान होकर बूढ़े आदमी ने उसे एक पल रुकने को कहा। आइजन को समझ नहीं आया कि बच्चे ने कोई सवाल क्यों नहीं पूछा। वह क्यों दौड़ रहा था, कितना दौड़ना था, इस खास एक्सरसाइज का क्या मतलब था। ज्यादातर शरीफ बच्चे तो पूरी ताकत लगाने से पहले ऐसे ही सवालों की बारिश कर देते। बेशक लूशियन को भी जानने की इच्छा थी, लेकिन उसने सोचा कि उसे दौड़ने को कहा गया है क्योंकि यह जरूरी है। उसका मानना है कि एक चेले को अपने उस्ताद की बात माननी चाहिए और काम पर भरोसा करना चाहिए। आइजन ने लूशियन की आंखों में एक अलग चमक देखी जो दूसरे यंग लॉर्ड्स से अलग थी। इस बच्चे में तलवार के लिए एक सच्ची और साफ लगन थी। उसे आखिरकार समझ आ गया कि ड्यूक ने उस मीटिंग में क्या कहा था और बिना किसी रुकावट के उन्होंने लूशियन को दौड़ने का इशारा दिया। अपने चेहरे पर जोश भरी मुस्कान के साथ लूशियन अपनी रफ्तार बनाए रखने में कामयाब रहा और अपनी रफ्तार बनाए रखी। लूशियन धूप से भरे ट्रेनिंग ग्राउंड में निकल गया। जब वह पूरे मैदान के चक्कर लगा रहा था, आइजन चुपचाप दूर से देख रहे थे। लूशियन गोल गोल दौड़ने के इस आम काम को भी बहुत गंभीरता से ले रहा था। हर कदम एक जैसा था और धीरे धीरे उसकी रफ्तार बढ़ती जा रही थी। सच तो यह है कि एक और वजह थी जिसकी वजह से उसने मास्टर आइजन का हुक्म बिना सोचे मान लिया। वह पहले ही इस दौर का असली मकसद समझ गया था। उसे एक आम फिजिकल काम दिया गया था ताकि उसकी चेले के तौर पर काबिलियत जांची जा सके। मतलब यह एक टेस्ट था यह देखने के लिए कि उसमें वह बात है या नहीं। लूशियन यह जानता था क्योंकि जब वह मर्सनरी कैप्टन था तब वह भी ऐसी ही चाल चलता था। वह नए भर्तियों को छोटे मोटे काम देता था जो कोई और नहीं करना चाहता था और खुद किनारे से देखता रहता था। सिर्फ उनके चेहरे के हाव भाव और उस छोटे काम के प्रति उनके रवैये को देखकर एक उस्ताद नए आदमी के बारे में बहुत कुछ जान सकता है। इस आम टेस्ट में टॉप करने के लिए तैयार लूशियन ने अपना इरादा पूरा 100% देकर दिखाया। वह हमेशा ध्यान रखता था कि आइजन उसके हर छोटे फैसले को देख रहे हैं, क्योंकि उसने पहले ही सोर्ड सेंट को एक अच्छे जवाब के साथ अपनी बेहतरीन सोच दिखा दी थी। अब सिर्फ एक चीज साबित करनी बाकी थी, वह है हिम्मत। आज लूशियन का मकसद था तब तक दौड़ना जब तक वह थक कर गिर न जाए। यह उसका प्लान था, लेकिन एक्सरसाइज के 1 घंटे बाद उसे लगा कि कुछ बहुत गलत हो रहा है। वह अभी तक पूरी ताकत से 60 मिनट से दौड़ रहा था, लेकिन उसे थकान का एक भी निशान महसूस नहीं हो रहा था। अगर कुछ था तो जितना वह दौड़ता उतना ही अच्छा महसूस करता। ट्रेनिंग ग्राउंड के हर चक्कर के साथ उसका शरीर थोड़ा हल्का और तेज महसूस हो रहा था। यह सच में एक अजीब अनुभव था। उसने अब तक अपने टूटे हुए शरीर को ठीक करने के लिए सिर्फ वह आम नेक्टर पिया था। उसने सिर्फ कासल के आसपास हल्की वॉक की थी। इस वक्त तक सोर्ड सेंट ने भी इस अजीब बात को नोटिस कर लिया था। वह तो बस यंग लॉर्ड की पूरी फिजिकल हालत जांचना चाहते थे। उन्हें ज्यादा उम्मीद नहीं थी, फिर भी बच्चे ने बहुत ज्यादा ताकत दिखाई। लूशियन की पिछली हालत को देखते हुए इस तरह का प्रदर्शन हर तर्क के खिलाफ था। उसके शरीर से पसीने की एक बूंद भी नहीं गिरी थी। उसकी सांस एक शांत झील की तरह ठीक थी। कई सालों से माना की ट्रेनिंग करने वाले नाइट्स के लिए भी इतना शांत रहना अनोखी बात थी। दूर से चुपचाप देखते हुए बेचैन होते हुए सोर्ड सेंट को कुछ समझ आया। उनके आने से पहले यंग लॉर्ड ध्यान की हालत में बैठा था। अपने शक को पक्का करने के लिए मास्टर आइजन एक ही झटके में मैदान में आ गए। उन्होंने लूशियन को रुकने का हुक्म दिया और एक्सरसाइज खत्म कर दी। यंग लॉर्ड को चिंता हुई कि कुछ हो गया है या उसने कुछ गलत कर दिया है। उसके सामने सोर्ड सेंट अपने पूरे शरीर से शुद्ध माना निकाल रहे थे। ईजान आगे बढ़ने से पहले यंग लॉर्ड से एक बात पूछना चाहते थे। उन्होंने पूछा कि लूशियन ने पहले अपने शरीर और दिमाग को शांत करने के लिए जो एक्सरसाइज की थी वह सर्कुलेशन थी, सिर्फ ध्यान नहीं। अपनी प्रैक्टिस छुपाने का कोई फायदा न देखकर यंग लॉर्ड ने सोर्ड सेंट के शक को सही बताया। वह माना सर्कुलेशन का इस्तेमाल करता है क्योंकि अपने विचारों को साफ करने के लिए इससे बेहतर कुछ नहीं है। पक्का होने के बाद आइजन ने इजाजत मांगी लूशियन की फिजिकल हालत की जांच करने के लिए थोड़ी देर के लिए। उन्होंने लड़के का हाथ पकड़ा और लूशियन को हिले बिना रहने को कहा, भले ही उसे कुछ अजीब महसूस हो। पूरी महारत और कंट्रोल के साथ
मास्टर आइजन ने धीरे धीरे अपनी माना को यंग लॉर्ड की कलाई में घुसाया। ऐसा करने से उन्हें लड़के के सर्कुलेशन पाथ्स तक पहुंच मिल गई। जांच बहुत देर तक चली, जो थोड़ी बेचैन करने वाली थी। आखिर में सोर्ड सेंट ने लूशियन की इतनी ज्यादा ताकत का राज ढूंढ लिया जैसा बूढ़े आदमी को उम्मीद थी। यंग लॉर्ड लूशियन पहले ही सर्कुलेशन के आखिरी स्टेज तक पहुंच चुका था। वह दोनों लगभग एक ही लेवल पर थे। लेकिन यह सिर्फ इतना ही नहीं था। इस लड़के ने उस हद को छू लिया था जहां तक आइजन जैसे सोर्ड सेंट भी कभी नहीं पहुंच पाए थे। यह बच्चा उससे भी आगे एक नया रास्ता खोल रहा था जो पहले नामुमकिन लगता था। जांच पूरी करने के बाद आइजन एक पल के लिए चुपचाप खड़े रहे। उन्होंने धीरे से अपनी माना को वापस अपने शरीर में खींच लिया और यंग लॉर्ड का हाथ छोड़ दिया। कांपते हाथों से उन्होंने पूछा कि लूशियन कब से सर्कुलेशन की प्रैक्टिस कर रहा था और वह इस प्रोसेस के आखिरी स्टेज तक कब पहुंचा। यंग लॉर्ड सच में इस अजीब सवाल से हैरान था। उसे बिल्कुल नहीं पता था कि उसने क्या हासिल कर लिया है। सोर्ड सेंट के जांच के मुताबिक उसकी माना की शुद्धता सर्दियों के मैदान में ताजी बर्फ जैसी थी, बिल्कुल साफ और बेदाग। उसका कोर माना की कार्यक्षमता को बढ़ाने के लिए बिल्कुल सही बना था, जैसे हमेशा चलता रहने वाला पानी का पहिया। उसने एक ऐसी दुनिया को छू लिया था जहां तक सिर्फ कुछ ही योद्धा पहुंच पाते हैं। कुछ लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी ट्रेनिंग की है, फिर भी वह कभी उस तक पहुंचने की उम्मीद नहीं कर सकते। लूशियन को कुछ ऐसी ही उम्मीद थी, लेकिन उसने यह नहीं सोचा था कि वह पहले ही पूरा होने के इतना करीब था। अगर ऐसा है तो अब अपने नए मास्टर से कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं है। उसके पास अपनी हालत के बारे में बहुत सारे सवाल थे, ऐसे सवाल जिनका जवाब सिर्फ सोर्ड सेंट जैसा कोई दे सकता था। लूशियन ने बताया कि लगभग 1 महीने पहले उसने खुद ही अपनी माना को सर्कुलेट करना शुरू किया और पाया कि उसके सारे रास्ते शुरू से ही खुले हुए थे। उसने सुना था कि सर्कुलेशन में दर्द और रुकावटें होती हैं, फिर भी उसे कोई रुकावट या तकलीफ महसूस नहीं हुई। इस बच्चे ने सोर्ड सेंट की उम्मीदों से कहीं ज्यादा कर दिखाया। खुद को जीनियस माने जाने वाले वह कई दशकों की मेहनत के बाद ही इस मुकाम तक पहुंचे थे। यंग लॉर्ड को देखकर शायद वह पौराणिक तलवारबाज जो पहाड़ों को चीर सकते थे और समुंदर को अलग कर सकते थे, वह सिर्फ कहानियां नहीं थे। शायद वह सच में थे, मुझे नहीं पता। शायद वह सच में थे। हाइजन गंभीर हो गए और उन्होंने साफ साफ बात करने की इजाजत मांगी, भले ही यह बेअदबी लगे। उन्होंने पूछा कि क्या यंग लॉर्ड लूशियन वल्डेक घराने के उत्तराधिकारी होने का दावा छोड़कर कोई अलग रास्ता अपनाना चाहेगा। लूशियन बूढ़े आदमी के इस सुझाव से घबरा गया। वह अपनी नई मिली उत्तराधिकारी की पोजीशन क्यों छोड़ेगा। उसे चिंता हुई कि शायद उसके शरीर में कुछ गलत है, शायद वह तलवार की तकनीक नहीं सीख सकता या माना का इस्तेमाल करने पर कुछ बुरा हो सकता है। आइजन ने उसे यकीन दिलाया कि उसकी चिंताओं के बिल्कुल उल्टा है। उन्होंने साफ साफ कहा कि लूशियन का शरीर एक आदर्श शरीर का सबसे अच्छा उदाहरण है। वह न सिर्फ अपनी माना और शरीर की कार्यक्षमता को थ्योरी की हद से आगे बढ़ा सकता है, बल्कि उसमें उस ऊंचाई से भी आगे देखने और आम सोच को तोड़ने की भी काबिलियत है। दूसरे शब्दों में, अगर यंग लॉर्ड सिर्फ अपनी तलवार को तेज करने पर ध्यान देता तो वह अपनी स्वार्थ के कारण बहुत कुछ और कर सकता था। सोर्ड सेंट बनना उसकी पहुंच में बहुत कम समय में होगा। वह आदमी जो तलवारबाजी की ऊंचाइयों को चाहता था, उसके लिए सोर्ड सेंट बनने की बात सुनना एक सपना सच होने जैसा था। वह जानता था कि लूशियन का शरीर खास था, लेकिन यह उसके सबसे बड़े सपनों से भी कहीं आगे था। लायन हार्ट सोर्ड सीखने की किस्मत की वजह से उसने सोचा था कि उसे अपने नामुमकिन सपनों को सच करने का रास्ता मिल गया है। किसने सोचा होगा कि उसमें उस लेवल से भी आगे देखने की काबिलियत थी, तलवार की ऊंचाइयों तक का रास्ता। यह देखते हुए कि आइजन उसे परिवार और सोर्ड सेंट बनने के बीच चुनने को कह रहे थे, न कि दोनों रास्तों पर एक साथ चलने को, तो यह काम सच में बहुत मुश्किल होगा। मास्टर आइजन ने पक्का किया कि वह सिर्फ एक रास्ते पर ध्यान दे सकता है। साफ साफ कहूं तो इस बूढ़े आदमी के पास इस दुनिया में ज्यादा समय नहीं बचा है। सर्कुलेशन की ताकत की वजह से वह लगभग 100 साल का होने के बावजूद भी अपनी बूढ़ी हड्डियों को हिला सकता है। लेकिन समय सबके लिए आता है। वह अब अपने शरीर के धीरे धीरे बूढ़े होने से इनकार नहीं कर सकता। अगले सोर्ड सेंट को सब कुछ देने के लिए जब तक वह सांस ले रहा है, सिर्फ तलवार पर ध्यान देना भी मुश्किल से काफी होगा। लूशियन की याददाश्त सही थी। सोर्ड सेंट 8 साल में गुजरने वाले थे। यह सच है कि उनके पास ज्यादा समय नहीं है। अपने दिल में लूशियन मास्टर आइजन का ऑफर मानकर सिर्फ तलवार पर ध्यान देना चाहता था। लेकिन आने वाला एज ऑफ केओस एक ऐसी दुनिया लाएगा जहां सिर्फ लड़ाई की ताकत से काम नहीं चलेगा। जो लोग उस बड़े हंगामे से बच पाएंगे जो पूरे कॉन्टिनेंट में फैल जाएगा, उनके पास सही अधिकार और शराफ्त होनी चाहिए। भले ही जिस पल का उसे इंतजार था, उसने दरवाजा खोल दिया था। उसे बड़ी तस्वीर के बारे में सोचना होगा। उसने सर ईजान से माफी मांगी। उसने आखिर में अंत तक वाल्डेक रहने का फैसला किया। सोर्ड सेंट ने उसे उसकी मौजूदा हैसियत से कहीं ज्यादा बड़ा ऑफर दिया था, एक जिम्मेदारी जिसे वह नहीं मान सकता था। शुक्र है बूढ़े आदमी उसकी हिचकिचाहट समझ गए। वह ही थे जिन्होंने बच्चे को ऐसी मुश्किल हालत में डाला था। उन्होंने अफसोस किया कि उन्होंने अपनी जवानी बर्बाद कर दी और अब मौत के करीब आकर लालची हो रहे हैं। किसी तरह से वह लूशियन के जरिए अपनी एक लंबी विरासत छोड़ना चाहते थे जब वह चले जाएंगे। बूढ़े आदमी को अपनी लंबी जिंदगी और विरासत पर सोचते हुए देखकर लूशियन के दिमाग में एक ख्याल आया। उसने सोर्ड सेंट से पूछा कि अगर उन्हें मार दिया जाए तो वह क्या करेंगे। अगर कोई और असली टैलेंट वाला इंसान सामने आए, उसके अलावा कोई और। वाल्डेका स्टेट से दूर जंगल के बीच में एक तेज दौड़ते घोड़े की आवाज सुनाई दी। उस ताकतवर घोड़े पर एक नौजवान बैठा था जिसने शाही कपड़े पहने थे।
उसकी घुड़सवारी की ट्रेनिंग एक अटेंडेंट के तेज दौड़ते हुए खुले मैदान में आने से रुक गई। अटेंडेंट हाँफते हुए वाल्डेक परिवार के तीसरे बेटे के बारे में खबर देने लगा। नौजवान शरीफ आदमी ने अपने घोड़े को गुस्से से रोका। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जो अजीब कहानियां उसने सुनी थी वह सच में सही थी। वाल्डेक घराने का चौथा बेटा जोशुआ वाल्डेक यह मानने को तैयार नहीं था कि उसके बेवकूफ भाई को घराने के मुखिया के पद के लिए नया उम्मीदवार माना गया है। उसके अटेंडेंट ने बताया कि अफवाहें पक्की हो गई हैं। हिज हाइनेस ग्रैंड ड्यूक ने अभी अभी यह ऐलान किया है। और तो और यंग लॉर्ड लूशियन सरीजान की देखरेख में तलवारबाजी की ट्रेनिंग कर रहा है। जोशुआ बहुत गुस्से में था। पूरी जिंदगी उसने अपने भाई को सिर्फ एक परेशानी ही समझा था। अपने दो बड़े भाइयों के बीच दबकर सपोर्ट बनाना पहले ही मुश्किल था, अब तो न्यूट्रल ग्रुप्स के पास भी सपोर्ट करने के लिए एक नया ऑप्शन आ गया है। उसे तो अच्छा लगता अगर लूशियन अपने कमरे में ही सड़ता रहता। उसके अटेंडेंट ने उसे अपनी जुबान संभालने की सलाह दी। जोशुआ शांत कैसे रह सकता था जब उसने मुश्किल से जो सपोर्ट इकट्ठा किया था वह किसी भी पल डगमगा सकता था। यह बात ही गुस्सा दिलाने वाली थी कि उसे लूशियन को अपना बड़ा भाई कहना पड़ता था, जबकि उनके बीच सिर्फ कुछ महीनों का ही फर्क था। तीसरे यंग लॉर्ड के उत्तराधिकारी उम्मीदवार होने की खबर ने उसे परेशान कर दिया था। कोई ना कोई तरीका तो होना चाहिए जिससे वह भी अपनी काबिलियत दिखा सके। क्योंकि लूशियन ने हाल ही में तलवार सीखना शुरू किया था, उसे जल्दी ही एक स्पारिंग पार्टनर की जरूरत पड़ेगी। उसने अपने अटेंडेंट को 2 तेज तलवारें तैयार करने को कहा। जोशुआ को वह लकड़ी की बकवास नहीं चाहिए थी, उसे असली स्टील चाहिए था। उसे बस अपने कमजोर बड़े भाई को दिखाना होगा कि कुछ नहीं बदला है। छोटा भाई सोचता है कि वह मेन कैरेक्टर है। ट्रेनिंग ग्राउंड में वापस लूशियन स्वॉर्ड सेंट को एक दूसरे चेले का आइडिया दे रहा है। भले ही उसके दिमाग में जो सबसे अच्छा उम्मीदवार था उसे ढूंढने में थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन उस आदमी का टैलेंट इस देरी की भरपाई कर सकता है। उसने वादा किया कि वह एक ऐसा स्टूडेंट लाएगा जो सर आइजन की विरासत को अपनाने के लायक होगा। 100 साल आगे भी बूढ़े आदमी नहीं चाहते थे कि अनजाने में यंग लॉर्ड पर इतना बड़ा बोझ छोड़ जाएं। उनके लिए इतना ही काफी था कि इतना टैलेंटेड बच्चा उनके बारे में इतना अच्छा सोचेगा। स्वॉर्ड सेंट ने अदब से यंग लॉर्ड का शुक्रिया किया उसकी अच्छी बातों और ऑफर के लिए। जैसा उम्मीद थी, लूशियन का सुझाव उस अनुभवी योद्धा को बेकार लगा होगा। जिन्हें मशहूर तलवारबाज कहा जाता है वह भी उनकी नजर में नहीं आते। यह तो आम बात थी कि सर आइजन को लूशियन के इस दावे पर शक होगा कि वह उनके जैसा ही कोई टैलेंटेड इंसान लाएगा। भले ही स्वॉर्ड सेंट ने इस आइडिया को मना कर दिया, छोटा मालिक देना चाहता है। अगर लूशियन वाल्डेक का शरीर एक खास शरीर है जिसे स्वॉर्ड सेंट ने पहचाना है, तो कोई और भी होना चाहिए जो उसकी टक्कर का हो। पहले उसका शरीर कमजोर होने और तलवार चलाने की सही ट्रेनिंग न मिलने के बावजूद वह एक ऐसे आदमी को जानता था जो पूरे हथियार वाले सिपाहियों की बहुत सारी टुकड़ियों को मार सकता था, पलक झपकते ही। सिर्फ अपनी समझ और हुनर से वह जंग के मैदान में तलवार की तरह सब पर हावी हो जाता था। उसकी तलवार ने बहुत सारे दुश्मनों का खून बहाया, भले ही वह पैदाइश से ही कमजोर था। एक आदमी जिसकी लूशियन बहुत इज्जत करता है वह है स्वॉर्ड डीमन, फीलिक्स। छोटे मालिक ने फीलिक्स को अपने साथ लेने का सोच लिया था। अगर उसको और सुधारा जाए तो वह उसका सबसे ताकतवर आदमी बन सकता है। उसे सर ईजान से सिखाने के लिए लाना सही रहेगा। पुरानी बातों को छोड़कर लूशियन की अपनी ट्रेनिंग पीछे नहीं रह सकती। स्वॉर्ड सेंट ने एक प्रैक्टिस करने वाला पुतला निकाला और उसे एक लकड़ी की तलवार दी। तलवार चलाने के सही तरीके सिखाने से पहले बूढ़ा आदमी देखना चाहता था कि लूशियन का अभी कितना हुनर है। लकड़ी के पुतले पर उसे एक सीधा वार, एक आड़ा वार और एक तिरछा वार उसी तरतीब से करना था। माना घुमाने की प्रैक्टिस का अनुभव होने की वजह से माना को कंट्रोल करना उसके लिए आसान होना चाहिए। आखिरी वार के लिए स्वॉर्ड सेंट चाहता था कि लूशियन पूरी ताकत से माना से भरा हुआ जानलेवा वार करे। नए शरीर में पहली बार तलवार पकड़ना एक अजीब अनुभव था। उसे अपनी ताकत को कुछ हद तक सोच समझकर कंट्रोल करना होगा। शुक्र है कि पुराने लूशियन को बचपन में तलवार चलाने की शिक्षा मिली थी। लकड़ी की तलवार को मजबूती से पकड़कर उसने लकड़ी के पुतले पर ध्यान लगाया। उसकी नजर तेज हो गई और उसके शरीर की सभी नसें तन गईं। पूरी ताकत और तरीके से उसने एक बहुत ही ताकतवर सीधा वार किया। तुरंत उसके बाद उसने परफेक्ट वार के साथ एक आसान आड़ा वार किया। तीनों तरह के वार पूरे करने के लिए तबाह करने वाले तिरछे वार ने बुनियादी बातों को खत्म किया। आखिर में वह वार करने की तैयारी करने लगा जो स्वॉर्ड सेंट असल में देखना चाहता था। लूशियन ने अपनी साफ माना को तलवार में भर दिया, जिससे उसकी लकड़ी स्टील की तरह सख्त और तेज हो गई। उसकी आंख वार की दिशा को जानलेवा सही तरीके से नाप लिया। उसने लकड़ी के पुतले को ऐसे देखा जैसे वह उसका कर्जदार हो। लकड़ी की तलवार को नीचे से ऊपर की तरफ घुमाते हुए उसने दूर से ही पुतले का सर काट दिया। जानलेवा वार से अरीना में सन्नाटा छा गया। जैसे ही कटा हुआ लकड़ी के पुतले का सर जमीन पर गिरा, 4 वारों में उसने स्वॉर्ड सेंट को दिखा दिया कि उसके अंदर बहुत हिम्मत है। यह सब दिखाने में उसकी पूरी ध्यान और ताकत लग गई। अपने नए शरीर को हद तक इस्तेमाल करने की यह पहली बार थी, इसलिए वह अपने काम से खुश नहीं था, लेकिन एक नए सीखने वाले के लिए इतना बुरा नहीं था। लूशियन ने सोचा कि क्या सर ईजान अब और भी ज्यादा सख्त हो जाएंगे। हैरानी की बात यह थी कि बूढ़े आदमी ने कोई भाव नहीं दिखाया। हल्के से हंसते हुए उसने माना कि छोटे मालिक ने उसे एक बार फिर हैरान कर दिया। उसकी परफॉर्मेंस को शब्दों में बताने के लिए उसने उसे बिल्कुल बेकार बताया।
छोटे मालिक ने सोचा कि उसे तारीफों से नहला दिया जाएगा, लेकिन उसे सिर्फ एक सीधा अपमान मिला। सर आइजन को वजह नहीं पता, लेकिन लूशियन तलवार चलाते वक्त बुरी आदतों से भरा हुआ है। ऐसा लगता था जैसे उसने बुनियादी नियम, तलवारबाजी की सबसे बुनियादी बातें कभी सीखी ही नहीं। सीधे शब्दों में, वह एक किराए के सिपाही की तरह तलवार चलाता है जो सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए लड़ता है। वह सिर्फ ताकत और रफ्तार पर ध्यान देता है। उसके शरीर और माना के बीच संतुलन नहीं था। इन्हीं वजहों से तलवार की असली तेजी कम हो जाती है और हर हरकत के बीच बड़े खाली जगह बन जाते हैं। इसके अलावा उसे आखिरी वार के लिए तलवार में माना भरने में शर्मनाक हद तक ज्यादा समय लगा। उसने माना को तलवार में 1 या 2 सेकंड में डाला, ज्यादा से ज्यादा। हमें यह समझना होगा कि वह 1 या 2 सेकंड की कमजोरी एक अच्छे दुश्मन के लिए उसका सर काटने के लिए काफी ज्यादा समय है। सोर्ड सेंट के मामले में उसे छोटे मालिक का सर काटने के लिए उसके एक छोटे हिस्से में ही काफी है। इस पहले सबकट के लिए लूशियन को लड़ाई में सिर्फ कुछ सेकंड की अहमियत समझनी होगी। वह छोटा सा पल जीत और मौत के बीच का फैसला करने वाला हो सकता है। लूशियन को पता भी नहीं चला कि बूढ़ा आदमी कब हिला, जब तक उसकी लकड़ी की नोक लूशियन की गर्दन को छू नहीं गई। लूशियन को यह बात समझनी पड़ी कि इस काम में अलग अलग दर्जे होते हैं। वह एक बेवकूफ था। वह दूसरी बार मर सकता था बिना पता चले। वह एक बड़े घर के छोटे मालिक की मीठी जिंदगी के मजे करने में बहुत ज्यादा बिजी था, जिसने उसे लापरवाह बना दिया था। पूरी ईमानदारी से लूशियन ने कसम खाई कि इस कीमती सबकर को दिल से अपनाएगा और अपनी बुरी आदतों और सोच को पहले ठीक करने के लिए दिन रात मेहनत करेगा। सर ईजान ने समझदारी से सोचा कि एक अच्छा शरीर भी कभी सब कुछ नहीं कर सकता। सिर्फ ताकत के बल पर एक अनुभवी माना इस्तेमाल करने वाले को नहीं हरा सकते। शरीर और माना के बीच तालमेल न होने से ताकत बर्बाद होती है। यह कमजोरियां पैदा करता है और मुश्किल को बुलाता है। तलवार की असली ताकत निकालने के लिए अंदर और बाहर की ताकतों को एक साथ मिलकर चलना चाहिए। असली ताकत उसी तालमेल से पैदा होती है। दिखाने के लिए बूढ़े आदमी ने लकड़ी के पुतले पर एक आसान बिजली की तरह तेज वार किया। पहले तो लगा कि उसके वार ने पुतले की सतह पर एक भी खरोंच नहीं छोड़ी। फिर अचानक पूरा पुतला फट लाखों छोटे टुकड़ों में पूरे अरीना में बिखर गया। और यही वह तलवार का रास्ता है जिस पर छोटे मालिक को अब से चलना होगा। उनकी पहली ट्रेनिंग के बाद कई दिन बीत गए हैं। गुरु और चेला पुतले की प्रैक्टिस से असली लड़ाई पर आ गए हैं। जब लूशियन हर वार पूरी ताकत से करता है, सर ईजान सिर्फ एक हाथ से रोकता है। एक हाथ से लड़ने के बावजूद बूढ़ा आदमी उसे सिखाने और करने का तरीका सिखाता रहता है। वह छोटे मालिक को बार बार याद दिलाता है कि माना का बहाव रुकना नहीं चाहिए। शारीरिक ट्रेनिंग से हरकतें तेज होती हैं। लक्ष्य यह है कि माना को सांस लेने की तरह अपने आप कंट्रोल करने का लेवल हासिल किया जाए। माना का इस्तेमाल करके शरीर को लगातार ताकतवर बनाते हुए उसे इतनी ताकत बचानी चाहिए जो किसी भी पल कहीं और इस्तेमाल की जा सके। अगर वह सही जगह पर सही समय पर पूरा ध्यान लगा सके तो लूशियन को कोई रोक नहीं पाएगा। बूढ़े आदमी ने पिछले कुछ दिनों में जो कुछ भी सिखाया था सब कुछ इस्तेमाल करते हुए छोटे मालिक ने हिम्मत से ऊपर से वार किया, लेकिन उसे एक बार फिर रोक दिया गया। सर आइजन तत्वों को पूरे तालमेल में रखने और तलवार के असली मतलब के बारे में बोलता रहा, जबकि शांति से अपने चेले को एक तरफा लड़ाई में हरा रहा था। एक परफेक्ट रोक ने लूशियन को अरीना के दूसरे किनारे पर वापस उड़ा दिया। उसने बूढ़े आदमी पर एक बार फिर हमला करने का सोचा, लेकिन लगातार पूरी ताकत लगाने की थकान आखिरकार उस पर हावी हो गई थी। जब वह सांस लेने की कोशिश कर रहा था, सोर्ड सेंट ने अपनी ट्रेनिंग तलवार में माना भर दी और अपने बेचारे चेले को चुनौती दी कि जितना हो सके उतना बचाव करे। इस बार सर आइजन अपनी छोटी सी लड़ाई के दांव को थोड़ा बढ़ाना चाहता था। लूशियन को दुश्मन की रफ्तार और दिशा का हिसाब लगाना होगा, फिर उसके जवाब में सही मात्रा में ताकत लगानी होगी। काम को समझने के लिए कम समय था, इसलिए सोर्ड सेंट उस पर बहुत तेज रफ्तार से हमला किया। छोटा मालिक शांत रहा और अपने गुरु की शिक्षा याद की। उसे प्रकृति के साथ एक होना चाहिए, जैसे बहता हुआ पानी। इससे वह शायद दुश्मन की कमजोरी को पकड़ सके। अगला काम है बर्बाद होने वाली ताकत को कम करके ज्यादा से ज्यादा ताकत लगाना। उसे रफ्तार से कभी घबराना नहीं चाहिए। उसकी आंखें आगे टिकी होनी चाहिए। जो सबका उसके शरीर और दिमाग में उतार दी गई थी, वह आखिरकार रंग लाई जब उसने रिकॉर्ड समय में अपनी लकड़ी की तलवार में माना भर दी। सर आइजन के तबाह करने वाले वार को सही एंगल और सही समय पर हराते हुए वह अपने सर पर निशाना लगाई गई तलवार को सफलता से रोक पाया। जब से उसने तलवार चलाने का सही तरीका सीखना शुरू किया था, पहली बार उसने बेबस महसूस नहीं किया। जीनियस की परफेक्ट मैना और सोर्ड सेंट की बिना मेहनत वाली ताकत टकराई। एल्डर आइजन ने टक्कर को रोके रखा जब वह छोटे मालिक का जायजा ले रहा था। काफी देखने के बाद उसने धीरे से अपनी लकड़ी की तलवार हटा ली, टक्कर के असर को कम करते हुए। उसने दिन खत्म करने का फैसला किया और ट्रेनिंग सेशन खत्म कर दिया। अभी के लिए लूशियन को आज जो एहसास हुआ उसे अपनी रूह में उतार लेना चाहिए। अगर वह ऐसा कर सकता है तो उसे एक नंबर का तलवारबाज माना जाएगा। छोटा मालिक अजीब तरीके से हंसा। इस बूढ़े आदमी की हिदायतें कहना आसान है, करना मुश्किल। एहसास को अपनी रूह में उतारने की बात छोड़ दो। वह अपने पैर भी महसूस नहीं कर पा रहा था, जिससे वह अजीब तरीके से गिर गया। इतनी सख्त ट्रेनिंग से पूरी तरह से थक चुका था। छोटे मालिक ने अपने गुरु का दिल से शुक्रिया किया। उनके आसपास अरीना थोड़ा टूट गया था। आजकल मजदूरों को लगातार बुलाया जाता है ताकि ट्रेनिंग की जगह पर हुए नुकसान को ठीक किया जा सके।
हर बार जब मजदूर आते हैं तो जगह और भी खराब दिखती है। वह सोच भी नहीं सकते थे कि छोटा मालिक किस तरह की ट्रेनिंग कर रहा है जिससे इतनी तबाही हो रही है। सोर्ड सेंट के साथ अभी अभी लड़ाई खत्म करके लूशियन को 1 मिनट के लिए बैठना पड़ा ताकि वह इतनी मुश्किल रफ्तार से ठीक हो सके। उसे बस शुक्र था कि वह आज के सेशन में बच गया। किसने सोचा होगा कि बूढ़े आदमी का सख्त तरीका आखिरकार उसकी जिंदगी भर की बुरी आदतों को मिटा देगा जो उसने किराए के सिपाही के दिनों में जमा की थी। अगर हर दिन अरीना में तकलीफ देना ही उसे तोड़कर फिर से बनाने के लिए जरूरी है तो ऐसा ही सही। दर्द सिर्फ उसकी बातों को जल्दी समझने को तेज करता है। जितना ज्यादा वह सर ईजान को देखता है उतनी ही सोर्ड सेंट के लिए उसकी इज्जत और बढ़ती जाती है। यह बूढ़ा आदमी लगातार ऐसी मुश्किलें पैदा करता है जो छोटे मालिक के अभी के हुनर के हिसाब से बनी है ताकि वह एक परफेक्ट जवाब और तेज हिदायतों के साथ काम कर सके। लूशियन अच्छे से जानता है कि सर आइजन जो करता है वह कहना बहुत आसान है, करना मुश्किल। वह अपने चेले के शरीर को लगातार और सही तरीके से समझता है। सिर्फ शरीर को उसकी शिक्षा से ढलने देना हर दिन असली तरक्की ला सकता है। अब तक लूशियन सोचता था कि एक अच्छी तलवार चलाने का राज एक ऊंचे दर्जे के लिए लगातार मेहनत करना है। उसने संतुलन, बची हुई ताकत और बहाव के बारे में कभी नहीं सोचा था जैसे अब सोचता है। इस काम की सबसे जरूरी चीज उसके अंदर पहले से ही थी। अगर उसे यह शिक्षा अपनी पिछली जिंदगी में पता होती तो बातें जरूर अलग होती। कमांडर इन चीफ के खिलाफ अपनी आखिरी टक्कर में उसकी तलवार उस आदमी के बहुत करीब जा सकती थी। अब भी उसे अपनी मौत और हार की साफ साफ बातें याद हैं। अपने दिमाग में एक नकली लड़ाई करते हुए वह बिना लड़े हार नहीं मानता। शायद वह कमांडर को तलवार की ज्यादा अच्छी समझ से हैरान भी कर सकता था। उसकी बड़ी हार का दाग है लूशियन के दिमाग में अब भी है। जब वह काफी ठीक हो गया है उसे लगता है कि अपनी ट्रेनिंग यहाँ रोकना बेकार होगा। अगर उसे आसपास कोई सही दुश्मन मिल जाए तो शायद वह अपनी तरक्की को एक ज्यादा सही दुश्मन के खिलाफ नाप सके। भगवान ने तुरंत उसे दे दिया जो वह ढूंढ रहा था। उसका छोटा भाई जोशुआ वाल्डेके एक नौकर के साथ ट्रेनिंग की जगह में चलता हुआ आया। लूशियन को नजरअंदाज करते हुए जोशुआ ने सर ईजान को इज्जत दी। इस लड़के में हिम्मत थी कि वह खुद को सोर्ड सेंट का चेला कहने लगा बिना किसी बात के। सोर्ड सेंट दोस्ताना रहा और पूछा कि चौथे छोटे मालिक ने उसे अचानक क्यों मिलने आए। उसने नम्रता से कहा कि जोशुआ बाद में आए क्योंकि वह छोटे मालिक लूशियन की ट्रेनिंग में बिजी है। बदतमीज बच्चे का नौकर अपने छोटे मालिक को अंदर घुसने और सबका ध्यान अपनी तरफ करने से रोक नहीं पाया। कई शब्दों में जोशुआ ने घोषणा की कि क्योंकि उसका बड़ा भाई ट्रेनिंग के लिए तैयार हो गया है वह सिर्फ प्रैक्टिस में मदद करने आया है। एक छोटा भाई होने के नाते जिसे तलवार चलाने का ज्यादा अनुभव है। उस छोटे बदतमीज की बेइज्जती भरी मुस्कुराहट से यह साफ था कि वह सिर्फ बकवास कर रहा है। फिर भी लूशियन बहुत खुश था। परफेक्ट दुश्मन अभी अभी आया था। वह आखिरकार अपनी तकलीफ को आगे दे सकता है जो उसने पिछले कुछ दिनों में सही थी। सोर्ड सेंट अपनी जगह पर खड़ा रहा। चौथे छोटे मालिक की अचानक की रिक्वेस्ट से हैरान था। यह बच्चा लूशियन की ट्रेनिंग में कैसे मदद कर सकता है। जोशुआ अपने भाई के खिलाफ लड़ाई के लिए दरख्वास्त करना चाहता है ताकि दोनों की महारत को माना घुमाने के असली इस्तेमाल में नाप सके। उसकी मुस्कुराहट मासूम लग रही थी लेकिन कोई भी समझदार आदमी बता सकता था कि वह उस मुस्कुराहट के पीछे चाल चल रहा था। उसने यह भी कहा कि अभी के समय को देखते हुए उनके पास भाइयों की तरह मिलने का समय नहीं है। अगर अभी जैसे समय पर जब दोनों फ्री हों नहीं मिलेंगे तो दूसरा मौका मिलना मुश्किल होगा। जोशुआ ने माना कि उसकी दरख्वास्त बदतमीजी लग सकती है लेकिन वह बस एक छोटा भाई है जो बड़े भाई के साथ थोड़ी देर लड़ना चाहता है। जोशुआ की इस बात को सुनकर लूशियन अपनी हंसी मुश्किल से रोक पाया। इस घर के बच्चे सच में बातों के धनी थे। लड़के को मिलने जुलने और भाइयों के रिश्ते को बहाना बनाते हुए सुनना हंसने वाली बात थी। जोशुआ बिना बताए आ गया और एक असली तलवार ले आया एक बड़े भाई के सामने जिसे अभी पूरे 1 हफ्ते की सही शिक्षा भी नहीं मिली थी। यह इतना बेशर्म और साफ था कि लगभग मासूम लग रहा था जबकि उसका मकसद साफ तौर पर एक दुश्मन को हराकर अपनी जगह पक्की करना था। बड़े भाई की मदद करने के बहाने के पीछे छुपकर उसे लगता है कि वह अपना रास्ता बना सकता है। अगर सोर्ड सेंट देखता है तो यह लड़ाई और उसके नतीजे को और ज्यादा अहमियत देगा। लूशियन की इज्जत इतनी गिर चुकी थी कि एक नया लड़का जिसके अभी बाल भी ठीक से नहीं आए थे उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। छोटा मालिक सर आइसन का उत्तराधिकार की लड़ाई पर क्या रुख है वह जानता है। जोशुआ ने अभी अभी बूढ़े आदमी को मुश्किल में डाल दिया अपने इज्जतदार गुरु को और मुश्किल में डालने से रोकने के लिए लूशियन ने आगे बढ़कर अपने छोटे भाई का प्रस्ताव मान लिया। उसने शुरू में बेवकूफ बनने का नाटक किया और घर के सबसे छोटे की तारीफ की कि उसका इतना अच्छा और तारीफ के लायक दिल है। फिर उसने शरारत से जोशुआ की बातों को गलत साबित किया। वह ऐसी खराब हरकत को नजरअंदाज नहीं कर सकता। ऐसी बेकार बातें इस घर में नहीं चलेंगी। इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। घर के इस नादान बच्चे को खुद सिखाने के लिए लूशियन अरीना में उतरने को तैयार है लेकिन आज आखिरी दिन है जब वह ऐसी बचकानी हरकतों को बर्दाश्त करेगा। वह इस लड़के को कभी माफ नहीं करेगा अगर वह उसके गुरु को और मुश्किल में डालता है। सोर्ड सेंट समझ गया था कि उसके चेले ने जोशुआ की असली नीयत को पहचान लिया है और उसने सीधे सीधे इस बकवास को खत्म करने का फैसला किया। आखिर में खून का रिश्ता ऐसा होता है जो तोड़ा नहीं जा सकता। सर आइजन ने अपनी अनुमति दे दी, भाइयों को लड़ने दिया, लेकिन यह आखिरी बार होगा। अगर उसे लड़ाई बहुत खतरनाक लगी तो वह तुरंत बीच में आकर रोक देगा।
चौथे और तीसरे छोटे मालिक दोनों ने कसम खाई कि स्वॉर्ड सेंट के नियम याद रखेंगे। लूशियन ने जोशुआ के सर को खतरनाक तरीके से सहलाया और सबसे छोटे के साथ एक अच्छी लड़ाई की कामना की। एक नकली हंसी के साथ चौथे छोटे मालिक ने छिपी हुई दुश्मनी के साथ जवाब दिया। दोनों लड़ने वाले स्टेज पर आ गए, एक दूसरे के सामने खड़े हो गए, जबकि स्वॉर्ड सेंट बीच में खड़ा था। उसने लड़कों को याद दिलाया कि यह लड़ाई एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं है, बल्कि बस एक लड़ाई है यह देखने के लिए कि उन्होंने क्या सीखा है। लूशियन को लड़ाई को सीखने के इरादे से करना चाहिए, क्योंकि यह उसकी पहली असली लड़ाई है। जोशुआ को दूसरी तरफ एक बड़े के रूप में जिम्मेदारी लेनी चाहिए, जिसने तलवार का रास्ता पहले अपनाया था। बूढ़े आदमी ने उनसे लड़ने की गुजारिश की, बिना हाउस वर्ल्डेक के इज्जतदार नाम पर कोई दाग लगाए। रेडी होने का इशारा देने के लिए दोनों भाइयों ने अपनी तलवारें निकाल ली। अपनी अपनी तलवारों की मुट्ठियों को पकड़कर दोनों यंग मास्टर्स ने एक दूसरे को ध्यान से देखा। जोशुआ को लूशियन का बड़े भाई जैसा बिहेव करना और अपने लिए खड़े होना अच्छा नहीं लगता था। जब भी लूशियन यह बोलता था कि वह बड़ा है, जोशुआ को बुरा लगता था। उसे यह कुछ महीनों का फर्क बिल्कुल पसंद नहीं था, जिसकी वजह से लूशियन उसका बड़ा भाई बन गया था। कम से कम उसने मुश्किल काम तो कर लिया था। वह अंदर आ गया था और इस लड़ाई के बाद वह लूशियन को ज्यादा बोलने से रोक सकता था। जोशुआ के दिमाग में यह इस बारे में नहीं था कि कौन पहले पैदा हुआ, यह इस बारे में था कि कौन सच में ज्यादा टैलेंटेड है। इस वक्त वह अपनी नफरत और गुस्से को मुश्किल से छुपा पा रहा था। वह ऐसे चेहरे बना रहा था जो कोई अपने सबसे बड़े दुश्मन के लिए भी नहीं बनाता। अपना पूरा ध्यान अपने हाथों में पकड़ी स्टील की तलवार पर लगाते हुए उसे उसकी ठंडी और भारी एहसास से बहुत अच्छा लगा। उसे 2 महीने और पूरी जिंदगी हो गई थी जब उसने आखिरी बार कोई असली हथियार पकड़ा था। अगर वह उसके मर्सिनरी वाले दिन होते तो वह शायद किसी अमीर लड़के को हराने के लिए हर तरह की गंदी चालें चलता, लेकिन आज वह वाल्डेक फैमिली के तीसरे यंग लॉर्ड के लायक स्टाइल से गर्व के साथ लड़ेगा। अगर लड़ाई के जोश में वह अपनी पिछली जिंदगी में सीखी हुई कोई तलवार की टेक्निक इस्तेमाल कर लेता है तो बूढ़ा आदमी जरूर नोटिस कर लेगा। भले ही जोशुआ एक बुरा और चालाक सांप है, लूशियन को याद रखना चाहिए कि यह छोटा वाला अभी सिर्फ एक मासूम बच्चा है जिसे अभी तक दुनिया की असलियत नहीं पता। वह सच में इस लड़ाई को बड़े भाई की तरह सही रखना चाहता था। फिर भी जोशुआ ने बुरी बातें बोलने का फैसला किया। पूछा कि उसकी पहले वाली हिम्मत कहाँ चली गई थी। चौथे यंग मास्टर ने उसकी चोरी चोरी वाली नजरों को डर समझा। उसने सोचा कि असली तलवार हाथ में होने पर फैमिली की शर्मिंदगी को अब गर्मी लग रही होगी। उसने यह भी कहा कि भले ही असली तलवार की लड़ाई में बड़े हादसे होते हैं, ऐसे हादसे तभी होते हैं जब लड़ने वालों की स्किल्स बराबर की हो। उस छोटे कमीने ने सुझाव दिया कि वह लूशियन को थोड़ी ट्रेनिंग दे सकते हैं वुडन तलवार से बदलकर, लेकिन उसकी जरूरत नहीं होगी। वह सच में इस पूरे मामले को सही रखना चाहता था। लेकिन ऐसा लगता है कि जोशुआ सच में असली दर्द महसूस करना चाहता था। एक भाई के लिए जो बात नहीं सुनता, एक अच्छी मार ही एक इकलौता इलाज है। एक बार फिर उसने उस छोटे कमीने को सबसे छोटा कहा, हर शब्द को जोर देकर बोला ताकि उसे ज्यादा से ज्यादा बुरा लगे। आसानी से गुस्सा होकर जोशुआ ने अपना वजन अपने निचले शरीर पर डाला, हमला करने के लिए तैयार। वह तेज हुआ और तेज और भारी कदमों से दूरी कम करने की कोशिश की। उसकी एक ही इच्छा थी कि वह लूशियन को उसकी बातों पर पछतावा कराए, पूरी तरह से मार पीट करके। लूशियन ने अपनी बॉडी को कस लिया और हमले का इंतजार किया। जैसा सोचा था, अपने भाई को खुद पर पाबंदियां लगाकर सबका सिखाना आसान नहीं होगा। आखिर में जोशुआ ने भी स्वॉर्ड सेंट से सीखा था। उसके बेसिक्स और चलने का तरीका बिल्कुल भी हल्का नहीं था। इसके अलावा लूशियन अभी भी थका हुआ था, क्योंकि उसने सर ईजान के साथ पहले वाली लड़ाई में अपनी ज्यादातर माना खर्च कर दी थी। अच्छी बात यह थी कि जोशुआ की अनुभव की कमी छुपी नहीं थी। वह इतनी हल्की बातों पर इतनी आसानी से गुस्सा हो गया। लूशियन तैयार हुआ और अपने निचले शरीर में माना भर दी। उसने स्वॉर्ड सेंट की सीख को सही से लागू किया, जिसमें पावर और माना को एक साथ घुमाना था, जबकि वह अपने गुस्से वाले छोटे भाई से सिर्फ कुछ मीटर्स दूर था। एक पैर में माना भर लेना काफी होगा। जब वह आखिर में आगे बढ़ा तो उसकी तेज रफ्तार से बंदूक चलने जैसी तेज आवाज आई। जोशुआ को स्पीड की लड़ाई में सीधे हराकर लूशियन उस पल भर के मौके को अपना बना लेगा। सर आइजन की आंखें चिंता से बड़ी हो गईं। जोशुआ के सेवकों के जबड़े जमीन पर गिरने वाले थे। अपने छोटे भाई के ऊपर झुकते हुए लूशियन ने जोशुआ को दांत पीसने और जितना हो सके उतना रोकने के लिए कहा। ऐसा न करने पर उसकी जुबान जा सकती थी। लूशियन की तलवार ने पूरा घुमाव लिया, जिसे रोका नहीं जा सकता था, और वह अपने छोटे भाई को बुरी बातें भी बोल रहा था।